मरगला में आज ATF सदरन पंजाब और सिंध की टीमें आमने सामने हैं। क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी 2022 के ये तीसरे राउंड का मुकाबला है और तीसरे राउंड के इस मैच को आप बराह रास्त देखेंगे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से। और ये पहले दिन की सूरत हाल 259 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर ATF सदरन पंजाब ने। और कल के दिन की ख़ास बात उस्मान सलाहुद्दीन की उम्दा बैटिंग थी। सिर्फ 11 रन की कमी से वो अपनी फर्स्ट क्लास सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके। 47 रन उमर सिद्दीक ने बनाए और आखिर में अली उस्मान और मोहम्मद इलियास ने अच्छी बैटिंग की, जो दोनों बॉलर्स हैं, और अपनी टीम को सरनिगू नहीं होने दिया। 259 पर 7 खिलाड़ी आउट हैं ATF सदरन के। उस्मान सलाहुद्दीन काफ़ी अरसे के बाद एक्शन में नज़र आए और अच्छे लगे। मैदान के दोनों जानिब स्ट्रोक्स खेलते हुए नज़र आए। शुरू में थोड़ा सा स्ट्रीकी टच था, लेकिन बाद में विकेट के सामने रन्स बनाने लगे। ऑफ साइड में फास्ट बॉलर्स को बड़ी महारत के साथ खेलते हुए नज़र आए। ये इनका सिग्नेचर कवर ड्राइव था। बैकफुट पर भी हमेशा की तरह मजबूत लगे और जमा मर्दी से उन्होंने सामना किया ऑफ स्पिनर अबरार का। जहाँ तक बॉलिंग का ताल्लुक है, सिंध की मीर हमजा ने एक खिलाड़ी को आउट किया। उन्होंने 16 ओवर्स किए, 56 रन दिए। गुलाम मुदस्सिर ने 58 रन दिए, उन्हें कोई विकेट नहीं मिली। मोहम्मद उमर ने खाने के वक्फे के बाद बड़ा अच्छा स्पेल किया था और 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। अबरार अहमद ने जो 3 विकेटें हासिल की, उसमें से 2 उन्होंने एक ही ओवर में ली। फवाद आलम भी गेंद को टर्न करने में कामयाब हुए और 1 विकेट भी उनको मिली। अबरार अहमद ने पहली कामयाबी हासिल की और स्वीप करते हुए आगा सलमान आउट हुए। फिर बड़ी तेज़ गुगली थी, शारून उसका सामना नहीं कर सके, बगैर रन बनाए आउट हुए अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू पर। मोहम्मद इमरान तीसरा शिकार थे मिस्ट्री स्पिनर का। अबरार ने अपनी इस कामयाबी की बाबत बात की हमारे साथी अली यूनुस से। आइए आप तक पहुंचाते हैं। इमरान, बहुत शानदार स्पेल रहा कल आपका। क्या डिफरेंट कर रहे थे कल इस पिच पे जो हमें देखने को मिला? अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? बस यही कर रहा था कि कोशिश यही थी कि यार वेरिएशन का इस्तेमाल करूं और ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन को यूज़ कर रहा था। सम टाइम आपको पेस से बॉल करना पड़ रहा है, कभी फ्लैट से, क्योंकि पिच कभी स्लो हो रहा था, कभी मिक्स, यानी आपको मिक्स बॉलिंग करनी पड़ती है इन पिचों पे। अब पाकिस्तान टीम के से आप होके आए हैं, तो आपको क्या फ़र्क लगा उस क्रिकेट में, इस वर्क में, और क्या आपने वहाँ से जो सीखा है यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं? अली भाई, यही सीखो, आपको डे बाय डे इम्प्रूव करना पड़ता है। आप खेलो ना खेलो डजेंट मैटर, आपको चाहिए कि आप बाहर बैठ के कितना सीखते हो। तो चाहे 4 डे हो, चाहे 5 डे हो, कोई सी भी क्रिकेट हो, तो हमारा काम है कि हम डे बाय डे इम्प्रूव करें। आपने इस पिच के बारे में बात की कि ज़्यादा पेस नहीं थी, तो आपको क्या थोड़ा एयर बॉलिंग करनी पड़ रही थी इसमें? जी, ज़्यादातर मैं एयर ही दे रहा था, और ये कि आपको लाइनों लाइन से बॉलिंग करनी पड़ती है। और अगर हम इस मैच की आप बात करें तो आपको कहाँ जाता हुआ लग रहा है ये मैच? कितनी जल्दी आप रैप अप करना चाहेंगे? इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द आउट करेंगे और फिर जाके थोड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे कि मैच जीतने पे जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू। अबरार अहमद को आपने सुना, अपनी जो डेवलप होती वैराइटीज़ हैं उनसे आगाही पेश कर रहे थे। पिंडी की पिच कल खासी सब्ज पोश थी। आज दूसरे दिन वो किस आलम में है ये हम जानते हैं शाह फैसल से। Lack of pace has been the issue on this pitch here at the Pindi Cricket Stadium. We've seen plenty of grass, the bounce has been good, but lack of pace has really meant that the batters could adjust whatever movement they had, and that meant that we've seen fewer wickets on the first day here. But if you look closely at this day 2 pitch, left-arm bowlers Ghulam Mudassir and Mir Hamza bowled quite a lot. If you can see this one patch right here, but there is another one which is further down. If I come closer, this is where the inside of this patch is on the off-stump line, which means that someone like Abbas, if he can find these areas consistently, can make life hard for the batters. But overall, without that much pace in the pitch, batters still can have a good day.
दोनों टीमों की मैदान में आमद है। सिंध की टीम ने कल अच्छी बॉलिंग कारकर्दगी दिखाई और पहले दिन इनका बल्ला भारी रहा, 7 विकेटें इन्होंने हासिल की। और आज ये देखना है कि अबरार अहमद जो हैं, अगर उनसे नई गेंद कराई जाती है, वो आदी हैं T20 क्रिकेट में नई वाइट बॉल इस्तेमाल करने के, तो वो इन टेल एंडर्स पर कैसा तासुर छोड़ते हैं। उनकी पहली ख्वाहिश यही होगी कि वो अपना 5 विकेट हॉल मुकम्मल करें। ये कल शाम के 2 नॉट आउट बैट्समैन अली उस्मान और उनके हमरा मौजूद हैं मोहम्मद इलियास, जिन्होंने एक बड़ा ज़ोरदार छक्का भी लगाया था सामने की जानिब। तो मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में अली यूनुस आ चुके हैं, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं और गुड मॉर्निंग भी। बहुत शुक्रिया तारिक भाई एंड गुड मॉर्निंग टू यू टू, और सब सुनने वालों को, देखने वालों को। बहुत एक्साइटिंग दिन होने वाला है, स्पेशली जैसे आपने कहा कि अबरार अहमद के लिए, क्योंकि बॉल अभी रिलेटिवली नया है, तो इनको वो जो अर्ली मदद है वो बिल्कुल हासिल होगी। और दोनों टेल एंडर्स बैटिंग कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि शायद 5 विकेट्स लेने की तरफ जाएंगे और डिज़र्व करते हैं, क्योंकि बहुत शानदार बॉलिंग की है कल। और उतनी ही शानदार अली उस्मान ने साथ निभाया है, 35 रन पर नॉट आउट हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, लेकिन कल बहुत ही शानदार बैटिंग रही, साथ निभाते रहे उस्मान सलाउद्दीन का। और एंड पे आके मोहम्मद इलियास ने एक कैमियो खेली जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। 22 बॉलों का सामना किया उन्होंने, तो एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप हो गई थी ये दिन के आखिर में कल, तो काफ़ी पेस के साथ बैटिंग की। लेकिन सारी नज़रें होंगी वो अबरार अहमद पे होंगी। यह बहुत ही लंबा स्पेल किया था इन्होंने, 32 ओवर्स का इनका स्पेल था, जो चाय और खाने के वक्फे के दोनों तरफ जारी रहा। एक एंड को इन्होंने कप्तान के लिए पकड़ कर रखा, दूसरे एंड पर फिर फास्ट बॉलर्स निस्बतन तरोताज़ा रहे। तो 259 इस वक्त स्कोर है। पहला हदफ यही होगा ATF सदर्न पंजाब का कि वो 300 तक स्कोर को ले जाएं और अपना तीसरा बैटिंग पॉइंट पा लें 100 ओवर तक। और पहली गेंद पर ये ऐलान जंग किया है, तो बहुत बड़ा छक्का यहाँ पर लगाया। इलियास जारहाना बैटिंग करने की शोहरत है और वो उन्होंने दिखा दिया है कि क्यों है। जी हाँ, बिल्कुल सिचुएशन को खातिर खा में नहीं लाए। पहला बॉल हो, आखिरी बॉल हो, ये रन्स की तरफ जाते हैं। कल भी हमने देखा था आखिरी बॉल तक अटेम्प्ट करते रहे, और आज तो शानदार तरीके से दिन का आगाज़ किया है। और हम समझ सकते हैं कि अब आगे आने वाले ओवर्स कैसे होंगे अगर इलियास ठहर जाते हैं तो। बहुत शानदार बैटिंग फॉर्म में है इलियास, अपनी वाइट बॉल जो फॉर्म है बॉल की उसको कंटिन्यू करते हुए रेड बॉल में भी। यान की जो बैटिंग की दिफाई सलाहियतें हैं वो हमने नहीं देखी हैं, लेकिन ये अग्रेसर का किरदार अदा करते हैं। गुगली की थी और इसे कट कर दिया बैकफुट से, खुरा मंजूर नहीं पहुंच पाएंगे। 4 रन्स, बिल्कुल संभलने का मौका आज नहीं दिया मिस्ट्री स्पिनर को, और ये हमला बोल दिया है पहली 2 गेंदों पर। ये देखिए गिरने का इंतजार किया, ऑफ द विकेट ये खासी सुस्त आई गुगली। ये अच्छे तरीके से लेंथ को परख लिया था और प्लेसमेंट भी शानदार की। बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है इलियास। पहला बॉल आगे गिरा हुआ था तो सामने दे मारा, दूसरा थोड़ा पीछे था और कट कर दिया। ये अच्छी क्रिकेट है, बहुत ही शानदार क्रिकेट दोनों बैटर्स की जानिब से। और जैसे आपने कहा आते ही अटैक कर दी, ये अच्छी मूव है ये, क्योंकि अगर आप रोकते रहेंगे तो अपने विकेट कभी भी गंवा देंगे। बेहतर है कि मैक्सिमम रन्स किए जाएं। 100 ओवर में अगर 300 रन्स करते हैं तो एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट भी मिल जाएगा बैटिंग का, तो नजरें होंगी उस तरफ इनकी भी। 2 बॉलिंग पॉइंट्स कल सिंध की टीम को मिले और 2 जो बैटिंग पॉइंट्स से वो ATF सदर्न पंजाब ने अपने नाम लिखे 250 रन 100 ओवर्स पहले बनाकर। फिर ये अच्छी गेंद थी, खासी वैरायटी इन्होंने डेवलप की है, ख़ास तौर पर इस सीज़न में गिरफ्तार कदरे बढ़ी है। और हमने यही देखा कल जो गुगली थी वो खासी तेज़ी के साथ स्पिन करने में कामयाब हुए थे, जो कि पहले इनका खासा नहीं था। ये लेग ब्रेक थी। यहाँ पिच से ज़्यादा मदद इनको हासिल हुई नहीं है, तो इन द एयर उन्होंने तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश की है और गुगली पर बहुत ज़्यादा अब कंफर्टेबल हो गए हैं। एक और कट शॉट दूसरे रन के लिए आसानी से पलट आएंगे।
अंपायर ने ओवर ख़त्म करार दिया। ये आज का जो पहला है, हालांकि हमारे जो स्कोरर हैं उनके मुताबिक अभी एक गेंद रहती थी, लेकिन अंपायर के काउंटर पर ये ओवर मुकम्मल करार पाया 272 पर 7। वो पंजाब का मैच आ रहा है, मीर हमजा सुबह का आगाज़ करेंगे मीडिया सेंटर एंड से। कल जब नई गेंद दूसरी ली गई थी तो उस वक्त तक तकरीबन ये थके थके नज़र आए थे। कल इनका दूसरा स्पेल वाकई ही वो इनको जेब देता था, लेकिन आज निस्बतन सुबह के वक्त तरोताज़ा होंगे। ये बैट्समैन को परेशान करने की बराबर अहलियत रखते हैं। इस टीम के ये अटैक लीडर हैं, सालार हैं इस बॉलिंग अटैक के। यहाँ बहुत ही कंसिस्टेंट बॉलर हैं ये, एक लाइन और लेंथ पे बॉलिंग पूरा दिन करवा लीजिए इनसे। इस तरह के बॉलर हैं, थकते नहीं हैं, काफ़ी जानदार बॉलर हैं। कल बहुत शानदार बॉलिंग की थी, इनफैक्ट इस पूरे सीज़न में ये अभी तक बहुत ही कमाल बॉलिंग की है। इस बार बोल्ड कर दिया, कोई जवाब नहीं था सिंध स्विंगर का। इलियास के पास पिछले ओवर में स्पिनर पर पिल पड़े थे, लेकिन उनके दिफा को पाश पाश किया और मीर हमजा अपनी दूसरी गेंद पर ये विकेट ले उड़े। यहाँ बहुत ही शानदार स्विंग बॉलिंग, पड़ने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ आया बॉल और इलियास शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बहुत ही शानदार डिलीवरी और लेंथ बहुत कमाल करी। टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप जब बॉलर हिट करता है तो वो बहुत शानदार फॉर्म में होता है, और यही ऐसा ही आगाज़ सिंध की टीम एक्सपेक्ट कर रही थी अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर से। एक इंपॉर्टेंट विकेट, एक इंपॉर्टेंट वक्त पे 39 रन बना सके मोहम्मद इलियास। 272 पर 8 ATF सदर्न पंजाब। दो सौ बहत्तर पर आखिरी विकेट गिरी। पिछले ओवर में 11 रन्स बने थे, लेकिन मीर हमजा ने फ़ौरन ही उसकी तलाफ़ी कर दी। मोहम्मद अब्बास पहुंच गए हैं, 780 रन्स बनाए हुए हैं। 6.44 के औसत है, लेकिन इस पर नहीं जाइए क्योंकि ये विकेट पर ठहरना जानते हैं, साथ दे सकते हैं अगर दूसरे एंड पर रन्स बन रहे हों, उम्मीद हो। लेकिन उनका सामना है मीर हमजा से, जो कि बहुत ही शानदार बॉलिंग कर रहे हैं और चाहेंगे कि जल्दी जल्दी इस इनिंग का इख्तिताम किया जाए। ज़्यादा रन्स भी ठीक नहीं होंगे इस पिच पे। विकेट के दोनों जानिब गेंद को मूव कराने की अहलियत मौजूद है मीर हमजा के, और बहुत ज़्यादा स्टंप्स के पास से आकर ये बॉलिंग करते हैं। इस वजह से बैट्समैन को खेलने पे मजबूर करते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ आखिरी विकेट जो उन्होंने हासिल की इलियास की, वो हमें देखने को मिला। काफ़ी करीब से बॉल किया था और खड़े खड़े रह गए। फुटवर्क बिल्कुल ना होने के बराबर रहा। शायद आउट स्विंगर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन बॉल थोड़ा सा अंदर की तरफ आया और अपने विकेट गंवा दिए इलियास ने। अच्छे रिदम में
लग रहे हैं। और अगर आपको सुबह बॉलिंग क्रीज पर पहुंचते ही विकेट मिल जाती है तो उसके बाद आपके हौसले और ज़्यादा जवान हो जाते हैं। मीर हमज़ा जो है लेफ्ट आर्म स्विंगर हैं और गो टू बॉलर हैं ये सऊद शकील के। सुहेल खान नहीं है, ताबिश खान। स्विंग बॉलर्स हमेशा से अच्छे रहे हैं सिंध के पास। एक और अच्छी गेंद, अपना पहला रन हासिल किया मोहम्मद अब्बास ने। एक 70 की दहाई में सिंध के पास स्विंग बॉलर होते थे, बहुत छोटे रन अप से लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलिंग करते थे। लियाकत भैया पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच भी खेले थे 1978 के इंग्लैंड के दौरे पर। हबीब बैंक के लिए वो नई गेंद करते रहे। और बाद में बहुत अच्छे कोच भी थे हबीब बैंक के। मीर हमजा का एक कामयाब ओवर इख्तिताम पजीर हुआ 273 पर 8 ATF सदर्न पंजाब। या 47 रन की अच्छी पार्टनरशिप रही मोहम्मद इलियास और अली उस्मान के दरमियान। अली दरअसल जो है दो पार्टनरशिप्स में शामिल रहे। पहले उस्मान सलाहुद्दीन के साथ उन्होंने मज़ाहमत की, स्कोर को 178 से 225 तक लाए और फिर इसे 272 तक पहुंचाया। उन्होंने इलियास के साथ मिलकर खुद अभी भी नॉट आउट हैं 37 रन पर। या बहुत अच्छा खेला है, स्पेशली इब्रार को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, उनकी गुगली को बहुत अच्छे तरीके से रीड किया है। ये खासियत रही अली उस्मान की उनकी सक्सेस की इस इनिंग में, क्योंकि खुद भी स्पिनर हैं और अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। इब्रार को कोशिश कर रहे हैं कि हर बॉल को गुगली की तरह खेलें और यही उनकी कामयाबी का राज रहा है इस इनिंग में। अक्सर हम देखते हैं ये जब तवील दौरानिया खेल होता है, इसमें जो फास्ट बॉलर जब बैटिंग कर रहा हो तो वो फास्ट बॉलर को खेलना पसंद नहीं करता, लेकिन जो स्पिनर होता है अगर वो बैटिंग कर रहा हो तो वो स्पिनर दूसरी टीम के स्पिनर के सामने उसको एक पसंद होता है चैलेंज करना और शॉट्स खेलना ज़्यादा महसूस होते हैं। अली उस्मान ने यही किया है। जानते हैं कि किस तरह का एक माइंड रीड करते हैं, उनको आइडिया होता है एज अ स्पिनर के अगला बॉल किस तरह का डालने वाले हैं, क्या सिचुएशन चल रही है। इस वजह से शायद वो कंफर्टेबल होते हैं स्पिनर को खेलते हुए। लेकिन फास्ट बॉलर कभी खुश नहीं होते हैं फास्ट बॉलर को फेस करते हुए, ये बात तो मैं जानता हूँ। और स्पेशली कई दफ़ा तो हमने ये देखा है दो फास्ट बॉलर्स में आपस में मुआहदा होता है कि आप हमें शॉर्ट पिच नहीं करेंगे, मैं भी नहीं आपको करूँगा, बाउंसेस नहीं किए जाएंगे। तुम हमारे भाई, हम तुम के कदरदान। बिल्कुल। अहमद बशीर को भी यही उम्मीद होगी। ये एक और फास्ट बॉलर हैं जो 11वें नंबर पर आएंगे खेलने को। बाजार लगता है इमरान रफ़ीक जो हैं ये भी बल्ला हेलमेट रख के बैठे हुए हैं, लेकिन ये टीम में नहीं है कि स्क्रीन के दाएं जानिब। और ये विकेट मिल गई। अबरार अहमद ने बिल्कुल दिफा तोड़ के रख दिया मोहम्मद अब्बास का। और हमने देखा है सदर्न पंजाब के जो बड़े बड़े बैट्समैन थे वो नहीं समझ सके अबरार की मिस्ट्री स्पिन को। तो अब्बास जो है इस बार इस गुगली पर लाजवाब हो गए। जी हाँ, बहुत ज़्यादा गैप बैट और पैड के दरमियान से, और यहाँ पे अब्बास को शायद थोड़ा सीखना चाहिए था अली से। जिस तरीके से वो खेल रहे थे अबरार को, एक ही रन बना सके और अपनी विकेट गंवा दी। 273 पर 9 ATF सदर्न पंजाब।
अहमद बशीर 32 मैचों में इनका बॉलिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन इनकी जो बैटिंग के हालात हैं वो ज़्यादा कोई खुशकुन नहीं है। अबरार अहमद, सुनहरी मौका है 5 विकेटें हासिल करने का। एक गेंद बाकी है, 11वें नंबर का बैट्समैन आपके सामने हो तो आप सारे जतन करेंगे। ऐसे 3 पॉइंट, शॉर्ट लेग, लेग स्लिप। उमर यूसुफ आ गए स्लिप पोजीशन पर। ये गेंद ज़्यादा पीछे रह गई और वक्त मिल गया इससे टालने का अहमद बशीर के लिए। विकेट मेड इन ओवर। अबरार अहमद का बड़ी उम्दा बॉलिंग इस नौजवान 23 साला स्पिनर की, 273 पर 9। जी अब्बास आखिरी आउट होने वाले प्लेयर। देखिए बहुत बड़ा गैप, ऐसे जैसे लेग स्पिन को खेल रहे थे, उनको अंदाज़ा होना चाहिए था कि अबरार अहमद की वैरायटी उगली है और वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल चेक नहीं कर सके और अपने विकेट गवा बैठे। और अली, अगर इनको अंदाज़ा होता तो ये फिर शायद 5वें 6ठे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आते। जी आप कह सकते हैं, लेकिन शायद उनके साथ अली उस्मान बैटिंग कर रहे हैं, वो भी निचले नंबर के बैटर हैं, कुछ थोड़ा उनसे ही सीख लेते, कोई थोड़ा ख्याल कर लेते। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि सदर्न पंजाब की ये कोशिश है कि जल्दी जल्दी विकेट्स गंवाएं और जो अर्ली एडवांटेज है विकेट का बॉलिंग में हासिल किया जाए, क्योंकि उनके अप्रोच से तो यही लग रहा है कि टाइम ना ज़ाया किया जाए और जल्द से जल्द बॉलिंग की जाए। 2 फील्डर स्लिप पोजीशन पर मौजूद हैं। कट किया, रन यहाँ पर दस्याब था लेकिन इसे लेने से इनकार कर दिया। अब एक सीनियर, एक सरकर्दा बैट्समैन की तरह अली खेलना चाहेंगे। दूसरे एंड पर टेल एंडर मौजूद हैं, तो ये दरअसल अब कुछ बैटिंग के नखरे उठाना चाहेंगे। टेल एंडर के साथ खेलते हुए जो बैट्समैन उठाते हैं कई बार। देखिए वही बात है कि वक्त वक्त की बात है, कभी आप उस तरह एंड पे होते हैं और बैटर खेल रहा होता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि नाजो नखरे उठा सकते हैं क्योंकि इस वक्त उन्होंने बैटिंग शानदार की है, अफोर्ड कर सकते हैं। एक बार फिर गेंद सीधी जाएगी उमर यूसुफ के पास और रन लेने की फिर से कोशिश इन्होंने की नहीं। ये दरअसल आप बावर कराना चाह रहे हैं कि इनको टेल के साथ बैटिंग करने का फन आता है, लेकिन दूसरी जानिब क्या सिंध की ये कोशिश होनी चाहिए कि इनको 1 रन दिया जाए और दूसरे एंड पर ही अटैक किया जाए? क्यों ना, सुबह का वक्त है, ये भी अभी सेट नहीं है, तो इनकी विकेट लेने की कोशिश की जाए। देखिए फील्ड तो सेट है अकॉर्डिंगली, डीप स्कोर लेग है, लॉन्ग ऑन भी पोजीशन में है, मिड ऑफ का फील्ड ऑल दो अप है, लेकिन सिंगल देने की कोशिश वो कर रहे हैं क्योंकि अली ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया बॉलिंग को, टेक्निकली बहुत करेक्ट हैं, ज़्यादा अटैकिंग अप्रोच अपनाई नहीं है, करीब खेल रहे हैं बॉल को अपनी बॉडी के और अग्रेसिव हमें नज़र नहीं आए हैं, इसलिए वो शायद चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द अहमद बशीर को स्ट्राइक दिया जाए, सिंगल लिया जाए, वो आ जाए, अटैक किया जाए। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर आप इनको भी अटैक करेंगे, इनको आउट करने की कोशिश करेंगे तो भी बेहतर हो सकता है। इसको लेके जाने खेले 1 रन के लिए 3 गेंदें खेलना पड़ेंगी इस ओवर में अहमद बशीर को। दरअसल आप जब फील्ड खोल देते हैं, कोई भी बैट्समैन हो, हालांकि ये सेट नहीं थे अभी, ये आज के दिन का चौथा ही ओवर था, कल इन्होंने अच्छी बैटिंग की थी अली उस्मान ने, लेकिन जब आप इतने फील्डर्स को लॉन्ग ऑन, डीप स्क्वायर लेग, डीप पॉइंट, डीप थर्ड मैन पर आप दावत दे देते हैं तो एक एहसास भी आप दिला देते हैं कि हम आपको आउट नहीं करना चाहते, जिससे दिल बड़ा हो जाता है आपके मुखालिफ का, जो कि नहीं होना चाहिए। जी हाँ, इवन टेल एंडर भी अपने आप को बैटर समझना शुरू कर देते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी रेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अच्छा मौका है, 2 बॉलिंग करनी है मीर हमजा को और अब अटैक वापस आ गया, 3 स्लिप्स के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, ये हमें कल देखने को नहीं मिला था, लेकिन आज 3 स्लिप्स के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, शॉर्ट लेग भी अब इन प्लेस है। मीर हमजा के लिए अच्छा सीज़न की शुरुआत हुई है, ऑल्दो 20 वाला मैच इन्होंने मिस किया, लेकिन दोनों मैचेस जो खेले हैं बहुत शानदार बॉलिंग की है।
अच्छी कंसिस्टेंट स्विंग बॉलिंग की है। ज़्यादा पेस नहीं है लेकिन अपनी जो लिमिटेशंस हैं उनका पता है इनको, जानते हैं बॉलिंग करना कि इस पेस के साथ किस लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी है, और यही इनकी कामयाबी का राज है। 2-3 विकेट्स हर इनिंग में लेते ही रहते हैं। इसको अलग अंपायर के पीछे एक खिलाड़ी को लाया गया है, कवर का इलाका बिल्कुल खुला छोड़ा गया। डीप थर्डमैन पर फील्डर हैं, स्लिप्स की तादाद बढ़ाकर 3 कर दी गई। ऑफ साइड में बैट्समैन के सामने सिर्फ सऊद शकील मौजूद हैं शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर। तो वो चाहते हैं कि ड्राइव करें और इन स्विंग पर बोल्ड हूं, लेकिन यहाँ ये बाउंस आउट करने की कोशिश की, लाइन के बाहर थी। सरफराज अहमद खुश नहीं थे ज्यादा इस चाल से। 274 पर 9। रन्स मिलेंगे और ये पूरे ही 4 हो जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग लेग के फील्डर वाइड थे और कोई मौका नहीं था मीर हमजा के पास। और यही इस वक्त खेल का नाम होना चाहिए कि आप रन्स बनाएं। टीम की भी यही ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ विकेट पर खड़ा रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये गलत लाइन थी अबरार की जानिब से, लेग साइड से ब्रेक करने की कोशिश, लेकिन ये आसानी से 4 रन्स मिलेंगे जब भी आप यहाँ बॉल करेंगे। और जिस तरह की बैटिंग अली उस्मान कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसानी वाला गेंद है। 42 रन पर पहुंच गए और मैं चाहूँगा कि 50 रन वो मुकम्मल करें और 5 विकेट से बरार हासिल करें। एक और लेग ब्रेक ये बेहतर जगह पर गिरी। ने कैरम बॉल्स का कम इस्तेमाल किया है कल अबरार ने, और एक जो ये गेंद अक्सर जो वाइट बॉल जब इनके पास होती है उस पर विकेटें लेते हैं, और ये सीधी रह गई और नीची भी। अली उस्मान की बॉल बैटिंग का इख्तिताम, 42 से वो आगे नहीं बढ़ सके और अबरार ने 5 विकेटों का कारनामा सर अंजाम दे दिया। बिलाशुबा उन्होंने सिंध की जो बॉलिंग थी इसका बोझ अपने दोनों कंधों पर लिया। 23 साला मिस्ट्री स्पिनर्स हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल हिला कर रख दिया है सदर्न पंजाब की बैटिंग को दोनों दिन। यहाँ एक और गुगली, थोड़ा नीचे रह गया बॉल और बड़े हिट की लगाने की कोशिश में अली उस्मान अपने विकेट गवा बैठे। अनलकी रहे क्योंकि बहुत शानदार बैटिंग की। मैं चाह रहा था कि 50 रन मुकम्मल करते, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 42 रन ही बना सके। अच्छी फाइटिंग इनिंग रही है ये अली उस्मान की जानिब से। और दूसरी जानिब सिंध खुश होंगे क्योंकि जल्दी जल्दी चीज़ें रैप अप कर दी है इस इनिंग को। और यही शायद सऊद शकील कह रहे थे कि हमने हार्ड वर्क अच्छा कर लिया, अब इस दिन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। आसान नहीं होगा क्योंकि उनका सामना अब्बास के साथ होगा, जिसको जो लगता है कि इन कंडीशंस में बहुत ही बेहतरीन बॉलर साबित होने वाले हैं। आमिर बशीर के साथ सामना होगा उनका। ये दोनों बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। इलियास भी कमाल की बॉलिंग करते हैं और हम देख रहे हैं कि लाइट रोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी भी तारीफ़ की जाए इब्रार की वो कम है, क्योंकि बहुत ही शानदार, बहुत ही कंट्रोल्ड बॉलिंग की है। और पता लग रहा है कि जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट से होके आए हैं वापस, उनकी बॉलिंग में जो कंट्रोल है, जो वेरिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही शानदार रहे। यहाँ पे एक नाम उस्मान सलाउद्दीन का 89 रन बना सके, स्टैंड आउट करेगा। 42 रन की अच्छी इनिंग खेली अली उस्मान ने। इलियास की कैमियो रही, 39 रन उन्होंने बनाए। 47 रन की अच्छी इनिंग उमर सदीक ने शुरू में खेली थी और 278 रन पर ये इनिंग सिमट गई ATF सदर्न पंजाब की। जहां तक बॉलिंग का ताल्लुक है, 2 विकेटें हासिल की मीर हमजा ने। एक उन्होंने कल हासिल की थी, 1 विकेट उनको आज मिली। मोहम्मद उमर ने कल बड़ा उम्दा स्पेल किया, ख़ासतौर पर दूसरे सेशन में। फवाद आलम ने कल दूसरी नई गेंद के आने से पहले 5 ओवर्स किए और 1 खिलाड़ी को आउट किया। लेकिन
जो बॉलिंग के हीरो हैं सिंध के अबरार अहमद 37.3 ओवर 10 मेडन 94 रन और 5 विकेट। तो आज का दिन उनके लिए बड़ा यादगार रहेगा। एक बड़ी टीम के खिलाफ बड़े मकाम पर उन्होंने 5 विकेटों का कारनामा किया। यहाँ एक वक्फा आने को है जिसके दूसरी जानिब होगी सिंध की बैटिंग। दो 278 रन पर सिमट गई ATF सदर्न पंजाब की पहली इनिंग्स। आज इस 4 रोज़ा मैच के दूसरे दिन पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सिर्फ 19 रन का इजाफा किया टेल एंडर्स ने कल शाम के स्कोर 259 में। अली उस्मान आउट होने वाले आखिरी बैट्समैन थे
जिनने 42 रन बनाए। मोहम्मद इलियास ने आज एक छक्का चौका लगाया, लेकिन मीर हमजा ने जल्दी उन्हें चलता कर दिया। जैन अब्बास आउट होने वाले पहले बैट्समैन थे सदर्न पंजाब के, जिन्हें मीर हमजा ने ही कल आउट किया था। उसके बाद उमर सिद्दीक का ये अच्छा कैच लिया, रिबाउंड पर स्लिप के फील्डर खुर्रम मंजूर ने। फिर सलमान अली आगा गए, यहीं से अबरार का जादू जो है बढ़ चढ़ के चलना शुरू हुआ। शारून सिराज को उन्होंने बोल्ड किया गुगली पर। यूसुफ बाबर जो है खासे टेंटेटिव लगे, LBW आउट हुए। अबरार के हाथों इमरान रंधावा, और कल दूसरी नई गेंद के आने से पहले गेंद को टर्न किया, सॉफ्ट डिसमिसल था। और ये आज आउट होने वाले जो 3 थे, ये आप देख सकते हैं अबरार ने 2 बार अपने गुगली के फेर में लाए वो टेल एंडर्स को। खासी तेज गुगली थी जो नीचे भी रह गई। 5 विकेटें हासिल की इस नौजवान बासलाहियत स्पिन बॉलर्स ने। और आइंदा आने वाले दिनों में हम यकीनी तौर पर इनके मुतालिक और भी बहुत कुछ सुनेंगे। अबरार अहमद ने 94 रन के एवज ये कारनामा किया। 2 विकेटें उमर ने हासिल की और मीर हमजा ने भी 2 ही खिलाड़ियों को आउट किया। तो खासी दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि इस पिच से मदद मिलती है अगर आप अच्छी लाइन और लेंथ को अपनाते हैं। मोहम्मद अब्बास मौजूद हैं सदर्न पंजाब की सफ़ों में, जो कि बड़ा कामयाब काउंटी सीजन खेलकर हैम्पशायर से वापस आए हैं। तो वो यकीनी तौर पर एक सख्त चैलेंज पेश कर सकते हैं। नॉर्दर्न टीम अभी तक पहले नंबर पर है 2 राउंड्स के बाद, उसके 33 पॉइंट्स हैं। एक मैच उन्होंने सदर्न को हराया था फैसलाबाद में। बलोचिस्तान ने भी एक कामयाबी हासिल की, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को शिकस्त दी उनके होम ग्राउंड एबटाबाद में। सेंट्रल पंजाब सिंध को अभी तक कामयाबी का इंतज़ार है, और सदर्न और खैबर पख्तूनख्वा की भी यही सूरत हाल है, वो कंधे पर नज़र आ रहे हैं। तो आमद है मैदान में यहाँ सदर्न पंजाब के खिलाड़ियों की। हसन अली नामजद कप्तान है, लेकिन वो नहीं खेल रहे। इससे सलमान अली आगा यहाँ पर मौजूद होंगे। क़यादत की बागडोर उनके सिपुर्द की गई है, और यहाँ हम माइक सिपुर्द कर रहे हैं शाह फैसल के। उनके साथ होंगे एजाज अहमद। Thank you very much, Tariq. Very good morning to all the viewers. A very good first half an hour for Sindh. They wrapped up the tail very, very quickly. Thanks to Abrar Ahmed, who got 2 wickets, and the match is very, very nicely poised. 278. Just cast an eye to the bonus points count at the moment. Sindh has got 4 bowling bonus points by virtue of getting 8 wickets and then getting the team bowled out inside 300 runs. That means that they've got 4 points. And Southern Punjab, the ATF Southern Punjab, they got their second point when they got up to 250. They couldn't get up to 300, so they stand on 2 bonus points. And now both the teams are in the middle. This could be very, very exciting passage of play, because Muhammad Abbas is a very, very canny operator with the new ball. Salman Ali Agha, the skipper, and it's a good time to say, for the first time this morning, very warm welcome and a very good morning, Ijaz. Thank you very much. Good morning, everyone. Thanks, Faisal. Khurram Manzoor should be looking to improve his 11,000 runs. What a massive asset he has got, 56. So hope so that he will surely be getting something here from the surface, because I think that this has been Saim Ayub third match for him, 117 runs. So young and experienced, both onto the surface. Muhammad Abbas, look at that record, look at that average, 589 wickets for 20. Plays the call. Good run, good call from Khurram Manzoor. We've seen him do that against the bowlers like Abbas. He just advances down the pitch, just doesn't allow the ball to swing. Abbas is bowling from the media centre end. Have to be seen if it really works for him, because
was a little patch just outside the off stump for the right-handers from the pavilion end, but he's opted to bowl from this end. And this will be a test for Saim Ayub. Young Saim Ayub has made a good name for himself with the white ball, and then had a good start to his first-class career as well. We saw him score a half century here. 3 slips in a gully, a pass on the attack. Glorious. What a start for Saim Ayub. Just a little bit of width on offer, and he really pounced on it in a flash. Yes, exactly. He has shown his class here in this shot. Wait for that. Just waiting for that delivery and making it all use of it. 4 runs at deep backward point. Excellent shot. But look at that. 2 slips, gully, backward point. These are the protections. And he hasn't got any sort of fear for that. Wrong line. Bit of sloppy from Umar Siddiq. Abbas wouldn't like it. He likes to build a plan against the same batter. Rotation of strike could hamper his plans. Leg bye was the signal. But yeah, talking about Saim Ayub, he's very attacking player. He's got good range of strokes, especially square of the wicket on the offside. He's very good. Straight down the ground as well. Three slips in a gully for Khurram Manzoor as well. Abbas will do that. He will send you a tempter every now and then. Yes, Abbas should be looking to work out in his earlier overs, because when the ball is new, he should be trying to get some wickets earlier on. And that should be the corner. The slip corner and a slip and the gully where Abbas should be targeting, because he has got the ability to get something from the new cherry. That's his line. Khurram advanced quite a long way down the wicket. Probably that will mean that he just got outside the line. This is excellent from Abbas though. He will challenge you with that little in swinger. But batters have started to do that to him, because he's lost a yard of pace. And unless the wicketkeeper comes forward, Khurram Manzoor charged down the wicket and just reduced the angle. Might go towards offside. Wow. That direct hit almost caught Khurram Manzoor napping. This one goes past the outside edge, challenging both the edges. Abbas. Good start. 6 for none. Ahmed Bashir from the pavilion end. Close LBW shot on the 5th delivery of the over. And although he got hit on the back leg, but because of that movement, he got himself outside the line. But look at that. Very, very close call. Yes, happens. Because sometimes, well, a batter has been looking towards umpire and the bowler, and the fielders maybe trying to sneak those moments to their favour. Ahmed Bashir, 32nd match for him, 125 wickets. 5 times he has touched the 5 wickets all. Got to make use of this new ball. Got to bowl good areas. So that's exactly what Saim Ayub lost his wicket in the first game that we saw him here. Just fell over slightly.
And that little change of pace from Amir Yamin, I think it was, hit it straight to that mid-on fielder. Probably Ahmed knew that. He just three fielders on the onside. Mid-on, mid-wicket and fine leg. But the business area is behind square. 3 slips in a gully. Nice firm push down the ground. It's presented the full face of the bat. Will earn a couple of very handsome runs. Yeah, it gives really a good picture here. Well, we've been looking like 3 slips there. Still the batter has been trying to drive through. So that has been given a bit of the hint that the ball is not swinging here. They're so comfortable driving those deliveries. Just the check drive, Hijaz. I don't think they're going to go for big expansive drives early doors. That's the danger time. That will give the bowlers a chance. Third slip has come out pretty quickly. Good tight lines. Really won't want to give Saim any width. But you've got to lure him onto that front foot drive. That's the best chance for bowlers. We've seen this here at this Pindi Stadium pitch. Yeah, good time for the players to chat around in the earlier morning session. Well bowled, the spinner. And suddenly the air has lifted here. It's a good air blowing at Rawalpindi. Almost since a couple of minutes. So he's bowling with the wind. Might be a slight bit of helpful. Yeah, the wind is blowing from our left to right as we look at it. That means it will aid Ahmed Bashir's in swing to the left-hander, right swing to the imperious. Put the foot down. Yeah, this has been the best and quality batting here. Really at a top order, top class batting. Straight drive, look at the beauty. Look at the balance as well. He held the pose. Now there's a couple of photographers around. That's one for the album. Beautifully played. Very early doors, they've taken the slip out. Change of angle as well from Ahmed Bashir. A bit too soon to try all these tactics. 2 overs done, 12 for none. The battle resumes between Khurram Manzoor and Abbas. Umar Siddiq, remember, is not a regular wicketkeeper. Abbas at his very best will bowl these nagging lines, and that the in-swinger, he gets a lot of bowls and leg befores for his pace because he bowls wicket to wicket. Just a little bit of movement, just enough. He's lost the zip with his outswinger, probably still effective with the new ball, but with slightly older ball, that in-swinger becomes his biggest weapon. Yes, you're right. And these are the areas, these are the plans, what the captain has just narrated to his pacers, I think so. And he's been quite satisfactory face there. And I think so that Abbas has been given the plans to keep the ball towards offside by keeping those 3 slips and a gully. And so far he's operating exactly what they have planned. But wait and see when the wicket will be coming to their favour.
On the other hand, Khurram Manzoor is very, very experienced at this level. 15,000 runs, and you only get this far if you know your game inside out. And he exactly knows his method. He's seen this type of bowling before. Remember a few years back when we played in the winter, the first class cricket with the local made Duke ball. Abbas was almost unplayable. Khurram Manzoor was still around and he survived that. So this Kookaburra ball is probably not as challenging for him. That's experience. It teaches you a lot. Yes, exactly. It happens in first class cricket. Like Khurram Manzoor is there, though that he's on 1 and just 8 deliveries. But it's normally been liking with number of runs. And there you go. The Kookaburra ball, what it's been having in the hands of Abbas. Thank you. And I think so he's been fair enough with his job so far. I think Khurram Manzoor has got Abbas thinking. He's looking to get him out of his comfort zone, trying to make him do things that he's not used to. The only way they can keep Khurram Manzoor in the crease is if Umar Siddique decides to come up to the stumps. Like I was building up that he's not a regular wicket keeper. I mean, he's keeping wickets more and more in the last few years. He's got better at it. I don't know if he's got confidence to come up. Now the maiden, 12 for none. Look at the experience at the top of the order. 327 innings for Khurram Manzoor. Down the list for Quaid-e-Azam, 303 innings, 14,000 runs. And then Sarfraz, 255 innings, another 8,000 runs. Runs aplenty here. What, 30,000? More than that. Between the three of them, almost 36,000 runs. My math is not good, but I think it's, the point is, plenty of runs in that middle order. Well, Faisal, this first-class cricket has given lots of respect to the big number of players that every time when sitting here describing cricket, Brian Lara scoring 500 runs in a first class, then great Hanif Mohammed, 499 runs. These are the players, the caliber this first-class cricket has produced here over the years, and people, they are still talking about those legendary players. This lad is just at the beginning of his career. Plenty of potential for bigger and better things. That's Saim Ayub. And it's a good time for these young and experienced lot to whip up here, show their skills, because it's a social media era where you're scoring a century, your name is there all the time, the people in Pakistan and around the globe been watching you. So you earn more respect in the modern days. That's the angle Ahmed Bashir wants to create. Bring the ball in and then get it straightened. Ahmed Bashir is a good, honest cricketer. He's a very good bowler. He gives it his all. Like him is captain's delight, because they can throw the ball at any given time to him and expect nothing less than 100%. Yeah, I agree with you. So easy, so comfortable when he's running in. Knocked him over through the gate. That fuller length and that expensive drive created the gap, and Ahmed Bashir went right through that, knocking back the off stump. What a time to get a wicket earlier on, breaking through just on 12 runs. There you see
angling in beauty. Beautiful and earning the wicket here. Ahmed got his first. Saim Ayub departs at 10. And Sindh loses first at 12. Saud Shakil, the new man in, fresh from a big 100 in Faisalabad. The 158 he made in the previous round. He's in good form. He's one of those who's been knocking on the door to get into that middle order for Pakistan. He's been traveling around with the squad. Hasn't broken into that final 11. Big bumper season ahead. 5 test matches within 5 weeks, I think, later in December and January. And this man would love to stake a claim for that middle order slot. Very, very capable, very talented. Look at that average, very healthy average, best of 174. Look at the conversion rate as well, 1850s and 1200s. So when he does go past 50, it's more likely that he'll go past 100 as well. And a very attractive player. If he stays on the pitch, Ijaz, for any length of time, we'll have a treat. Yes, exactly. But on the other part, have a look onto the bowling line. They're really chipped in, fired up. Good delivery. You're right, Saud is a sort of player that you will love to see. But you need to keep that these bowlers, they are bowling perfectly. Have a look. Hey, look at that expensive drive. Look how far out his hands are. Playing out in front, created that gap. And Ahmed Bashir, good enough to go through that gap. Very loose, you have to say. Saim Ayub, when he looks at that replay, he'd be very disappointed with the stroke he played. Early doors on this pitch, you got to be tight. And he wasn't. Turn him around. Creating that angle. Saud survives. Good over from Ahmed Bashir. Sindh 12 for 1. Well, a wicket in 12 runs. Positive, being a bowling captain. But Khurram Manzoor, he's a sort of player. You will love to see him batting because he has got the varieties of shots. He can play the spinner well, he can play the pace as well. So let's see how he will be coping with the pace of Abbas. Khurram Manzoor has come out with a clear plan against Abbas. I think he's starting out outside of his crease and then he walks at him, cutting down the angles and also taking out that leg before out of the equation as well. Yes, you're right. And yeah, so far I think the ball's been still there, the newborn. They may go and try to get a couple of more wickets here. But I think that Saud and Khurram, they have got the better defensive shots to leave the offside deliveries. Oh, some sort of insect, I think, have been hovering there on the surface. But sorry, Jaz, I was going to say this should be a good contest. Abbas will move the ball
both ways to the left-hander. I don't think Saud's gonna employ the tactic that Khurram is employing against Abbas. Edged and gone. Salman Ali Agha in the second slip. That angle and a little bit of seam movement from Abbas is good enough to find the edge and neatly taken in the slip. Sindh struggling. Oh, this is really a wonderful bowling. Abbas comes up quickly, and look at that, uncertainty was there. Harder to go forward, but just getting an edge. Comfortably taken, well kept. It was just tipping in front of him, but Saud unable to disturb anyone here. 3 deliveries for him. Sindh loses the second on 13 runs. Southern Punjab on top here. They've made the new ball count. That was expected of Abbas. If you play him from the crease, he's likely to put you in a lot of trouble. Finally, Umair bin Yusuf coming down the stairs. Probably they didn't expect this to happen this quickly. But with Abbas around and the new ball, this is really crucial time for these Sindh batters. Umair bin Yusuf, another very, very talented batter. Very good red ball player. Used to open for quite some time, now has come down to middle order. You could tell Ijaz that he's been rushed, and that is not a good sign for him. I think so that sometimes you're not expecting the wicket to fall quickly, but you need to come in. So he's 13 on the card, loses 2. Some sort of pressure should be there. Sensing some sort of pressure, but really a middle order player needs to stick there, leaving all the pressure behind. Just play your normal cricket. Umair bin Yusuf, 31st game for him. 1700 runs, equalizing 550s, batted 174, so he can bat long. He's a better player than that average of 38, but his job is cut out here against Abbas. 3 slips in a gully. Inside edge onto the pad. This is what Abbas is aiming for. If you play him from the crease, he's going to pin you down on the crease. This time Umair was lucky, he got the edge. Yes, exactly. Deep in wicket. Just staying on into the box. Inside. Yeah, just there. That's why just half shout. But he's pitching those deliveries well. Keeping towards offside and also deceiving the batter. Plenty of catchers. Look at that ball zip off the wicket. Good use of the seam. Abbas sometimes doesn't bowl that conventional seam up delivery with a scrambled seam, but he produced an absolute beauty to get rid of Saud. Look at Saud, played it with hard hands, you have to say, although he didn't push out in front, but still that he could have dropped his wrist a little bit, but that's being ultra critical. That was just about the perfect delivery for a left-hander. Yes, a good cut. The ball was dipping down. Yes, he's still talking about that. And happy, surely increased the confidence. Bit of aggression from the fast bowler. That will give Umair some confidence. He found the middle of the bat. One thing you can see the difference already between the Sindh seamers and the ATF Southern Punjab seamers. Abbas is bowling full. Almost every delivery. Not a single delivery has been played off the back foot. Probably the one that
Syme played the very first delivery. But since then, he's been immaculate with his lengths. Oh, that jagged back. How did it miss the off stump? Oh my, hear me. Abbas is a real artist with the new ball. This is sensational. Exactly. Close, very close. Arcing there. Yeah, look at the wicket keeper. Where he took that. Only height saved him. Otherwise, that would have been another wicket for Abbas. This is experience. 13 for 2. Sindh after 5. We expected this from Abbas, and he's putting on a show here. And then, that's what I like the most. He's talking to Ahmed Bashir, who's a similar type of bowler to Abbas, probably a yard quicker because he's younger. But then, if you watch Abbas doing his business at the other end, there's surely plenty to learn for the youngster as well. Good shape, good length as well. First time, I think Ahmed is bowling to Khurram Manzoor. Yes, have a look. So comfortable, so easy. The pacers are here. Have another look. You will be watching this for the whole day and making all use of it. Definitely worth another look. The bounce saved him. Probably it went over the top of the off stump. And that's the Pindi pitch for you. The bounce. This is classical. Just majestic from Khurram Manzoor. Wait into the shot. Just a little caress down the ground for very handsome runs. Yeah, 2 fuller for him. Yeah, look at the beauty. You're just answering it to the perfection. He's covering the line and getting off to the ball. Exactly knew that we had to drive it, and all along the carpet, getting 4 runs. Outfield has been superb. It's good experience. There was good outswing on it, but Khurram Manzoor covered the line beautifully. Once again, fuller length. They are not budging on that length. And although Ijaz said the last one was too full, but I think his skipper wouldn't mind erring him on the fuller side. Don't mind giving away 4 runs, but if you can drag the batter out onto that front foot, just play him out in front like Syme did, that will create the gap and induce the error. Khurram is too experienced though. This is a good battle. Exciting cricket. This one was slightly shorter. You see how easy it was for Khurram to negotiate with that length. He's coming really very smoothly. Look at that, so easy, comfortable. Starting is run up, comes smooth, easy. Yeah, look at the eyes, on to the target. Good pumping of the arms. Slightly falls away, like he said. Good side-on action. Just a little bit of bent front knee. Doesn't use his maximum height. Just little tweaks in the action. Could really make him more effective. And although just falls away at the delivery start, his jump, he just moves away. That doesn't allow him to get closer to the wicket. There you go. But then he creates that angle, and if it straightens like he did, Khurram Manzoor just nods it. Nod of appreciation. Good absorbing stuff here at the Pindi Cricket Stadium. Sindh struggling, 17 for 2.
17 for 2 in 6.1 overs. Yes, Umair and Khurram, they should be looking to build a good partnership here in the middle. Yes, Sindh is already struggling there. They've just lost 2 wickets. There's a gutsy good bowling by the pacers of Southern Punjab. They have done a great job here, getting 2 quick wickets. Well, change of voices here. Test Director Yasir Hamid and Tariq Said will be joining you. Shukriya Ijaz. Great start for Southern Punjab. और क्या आला स्पेल कर रहे हैं दोनों. अब्बास लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, इस बॉलिंग अटैक को फ्रंट से लीड कर रहे हैं. और अहमद बशीर दूसरे हाथ पे ज़बरदस्त एफर्ट बॉलिंग कर रहे हैं. जिस तरह उन्होंने साइम को आउट, गेंद जो है वो अब्बास, हम सबको पता है कि अब्बास की 18 पर 2. जी मैच की रफ्तार जो है तारिक भाई बड़ी ही ज़बरदस्त है. विकेट्स के लिहाज से अगर बात करें, ये हम उस्मान सलाउद्दीन को देख रहे थे, उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, 88 की 89 रन्स किए. और जिस तरह विकेट्स गिर रही हैं, अब पता लग रहा है कि ये मैच रिजल्ट की तरफ जा रहा है. और आखिरी दिन जो है इसका रिजल्ट डेफिनेटली आ जाएगा. अहमद बशीर बड़ी उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं. अच्छा साथ दिया है मोहम्मद अब्बास का. उन्हें पवेलियन एंड से आकर दाएं हाथ के सीमर हैं और काफ़ी अर्से से खेलते हुए आ रहे हैं. अहमद बशीर बड़ी कम उम्री में ही इन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका मिल गया था. लाहौर से ताल्लुक़ है, बहुत ज़्यादा क्लब क्रिकेट खेली है और लंबे स्पेल करने का हुनर ये भी जानते हैं. जी अहमद बशीर काफ़ी अरसे से फर्स्ट क्लास सर्किट में भी हैं और इससे पहले वो KRL से खेलते थे और मेरे अगेंस्ट भी इन्होंने खेला हुआ है. उस वक्त से अब जो मुझे इम्प्रूव लग रहे हैं ये बॉलर लाइन लेंथ में. इन्होंने आज एक बहुत ही अच्छी विकेट हासिल की साइम अयूब की, जो कि इन्होंने पूरा डिसीव किया. वो बॉल जो था ये ड्राइव का बॉल नहीं था, रोकने वाला बॉल था, लेकिन ओवर एम्बिशियस शॉट साइम की तरफ से, लेकिन एक्सीलेंट लाइन और लेंथ. ये अभी ये इनका चौथा ही ओवर है तो सैंपल साइज बहुत कम है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नई गेंद के साथ ये वो अहमद बशीर डिफेंसिव बॉलर नहीं लग रहे जो कि इनकी साख रही है. ये ऑफ सिस्टम के बाहर ही ज़्यादातर ये बॉलिंग करते हैं, लेकिन अभी देखिए ऑफ द विकेट मूवमेंट थी और उसके बाद गेंद उछल कर गई. आसानी से विकेट कीपर ने इसे कलेक्ट किया. अच्छा रिदम है, ये देखिए. जी हाँ, लाइन और लेंथ और एक ही स्विंग पे रिलाई करते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करते. इन्होंने अपनी चीज़ें सिंपल की हुई हैं बॉलिंग में. बाहर ही निकाल रहे हैं, राइट हैंडर को बाहर निकाल रहे हैं और लेफ्ट हैंडर को अंदर लेके आ रहे हैं. एट टाइम्स ये चीज़ भी अच्छी होती है बॉलर के लिए, रिदम हासिल करने के लिए, कंसंट्रेशन हासिल करने के लिए, वो एक चीज़ पे फोकस करता है.
जिस तरह हमने डेल स्टेन को देखा, वो सिर्फ आउट स्विंग करते थे, बहुत कम इन स्विंग करते थे, सिर्फ आउट स्विंग पे फोकस रखते थे। या लेकिन अहमद जो हैं ये भी हमने देखा है कि स्टंप्स के बहुत ये कम कम ही करीब से आते हैं। ज़्यादातर ये तीसरा राउंड है, ज़्यादातर जो बॉलर्स यहाँ आउट स्विंग करते हुए नज़र आए, खुर्रम शहजाद भी थे, ये स्टंप्स के इतना पास आते नहीं है। डेल स्टेन जिस तरह आया करते थे, या मीर हमज़ा का जो अंदाज़ है, ये स्टंप्स के पास से आकर स्विंग बॉलिंग करते हैं। एक बार फिर देखिए आउट स्विंग करने की कोशिश की, लेकिन अंपायर से और स्टंप से ये दूर थे। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा आपने पॉइंट आउट किया। स्टंप से थोड़ा सा दूर रहते हैं ये बॉल करते हुए। इनको अगर थोड़ा सा पास आके करे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते हैं एट टाइम्स। हर बॉल ना करें, ओवर में 1-2 बॉल्स स्टंप के पास से करें, 4 बाहर से करें, तो उससे भी इनको एंगल मिल सकता है। खुर्रम मंसूर अपना बचाव करना चाह रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर इस मुश्किल फेज से वो निकल जाते हैं तो फिर रन्स हैं इस पिच में। पिछले ओवर की तरह इसमें भी एक ही रन बना, 19 पर 2। अबरार अहमद जिन्होंने 5 आउट किए आज, बहुत आला बॉलिंग की, टोटली प्रेशर में रखा साउदर्न पंजाब की बैटिंग को। क्वालिटी नज़र आई इनकी बॉलिंग में। मोहम्मद अब्बास बतसूर 4 स्लिप्स और पॉइंट के साथ आएंगे। बड़ी नपीतुली बॉलिंग मोहम्मद अब्बास की, और ये नमूना है लाइन और लेंथ का और बॉलिंग में दुरुस्ती का, जिसे हम एक्यूरेसी कहते हैं। बहुत ही कम आपने इतना एक्यूरेट बॉलर देखा होगा पाकिस्तान में। जहाँ तक पेसर्स का ताल्लुक़ है, ज़्यादातर हमारे जो बॉलर्स आते रहे हैं वो बहुत तेज़ बॉलिंग करते थे और खौफज़दा करके आउट करते थे या स्विंग पर आउट करते थे। जी हाँ, देखिए इस पिच पे जो इनको बाउंस मिल रहा है, ये डेफिनेटली इसको एंजॉय कर रहे होंगे। जो बॉल कैरी हम देख रहे हैं, विकेट कीपर ऑलमोस्ट अपनी चेस्ट हाइट पे इनके जो बॉल पीछे जा रहा है, अगर देखें तो बैली से ऊपर उसको कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे बैटिंग पिच होती है वहाँ पे तारिक भाई, इनका बॉल स्टम्प्स के अंदर घुसता है। यूँ जो लेग बिफोर ये करते हैं, अंदर लाते हैं, बॉल कट होके अंदर आता है, तो उस वक्त टाइम नहीं होता बैट्समैन के पास कि मैं क्या करूं, रोकूं, वो पाँव पे लग जाए तो वो आउट होता है। तो इसी तरह इन्होंने आउट किए टेस्ट क्रिकेट में भी, बैटिंग पिचेस पे ज़्यादा आउट किए। स्क्वायर ड्राइव पूरी तरह इख्तियार के साथ नहीं खेल सके उमैर बिन यूसुफ, और यहाँ तीसरा रन लेना चाहते हैं और पहुँच रहे हैं बैटिंग एंड की जानिब खुर्रम। उन्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आई क्योंकि दूसरा रन बड़ी तेज़ी के साथ हासिल किया था। यहाँ ज़्यादा ड्राइव करते हुए भी रन्स आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट ही मिलते हैं। ये अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। बॉल जब निकल गया तो फिर उसके बाद तेज़ भागे दोनों। ये पहले जैसी मोहम्मद अब्बास की रफ्तार नहीं रही। जब ये पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेले थे पहली बार 2016-17 के सीज़न में, तो बड़ी जल्दी इन्होंने शोहरत पा ली थी। जमैका के टेस्ट मैच में जब इनकी मिसबाह उल हक के साथ अच्छी बैटिंग पार्टनरशिप भी हुई और बाद में उस सीरीज़ में इन्होंने पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। बाद ये 2017
का जो सीज़न था उसमें भी इनको बड़ी कामयाबियां मिली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ख़ास तौर पर जो अबू धाबी का टेस्ट मैच था वो इनकी 12 विकेटों की वजह से याद किया जाता है। पाकिस्तान ने बड़े अरसे के बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी और लेकिन उसी टेस्ट मैच के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ जो अगली सीरीज़ थी ये उससे पहले पाकिस्तान आ गए थे और यहाँ से जब वापस गए यहाँ आकर भी इन्होंने कुछ मैचेस खेले और मुसलसल खेलते हुए आ रहे थे। फिर जाकर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेला तो वहीं ये गिर गए थे दुबई के मकाम पर अपने कंधे के बल। तो वो वैसी रफ्तार उसके बाद नहीं नज़र आई 22 पर। तो सिंध का बैटिंग कार्ड, खुर्रम मंजूर नॉट आउट 6, साइम अयूब 10 रन बना के आउट हुए, सऊद शकील कोई रन ना बना सके, सलमान अली आगा के हाथों अब्बास की गेंद पे आउट हुए कप्तान सऊद शकील। ये पहली विकेट अहमद बशीर की और ये बीच का बॉल था, अच्छा बॉल था, एज हुआ और कैरी हुआ स्लिप में, अच्छा कैच आगा अली सलमान का। बॉलिंग कार्ड मोहम्मद अब्बास 5 ओवर 10 रन 1 विकेट, अहमद बशीर 4 ओवर 11 रन 1 विकेट। पानी के वक्फे के बाद भी अहमद बशीर को अपनी बॉलिंग जारी रखना है। ये कर सकते हैं, 6 से 7 ओवर्स का स्पेल भी मुसलसल करने की अहलियत है इनके पास। तीसरे पेसर हैं मोहम्मद इलियास, उनकी रफ्तार निस्बतन बेहतर है और मोहम्मद इमरान रंधावा हैं, लेकिन बॉलिंग का जो बड़ा इन्हिसार है विकटें लेने का वो अब्बास और अहमद बशीर पर ही होगा। आगे चलकर लेफ्ट आर्म स्पिनर अली उस्मान को भी हम एक्शन में देखेंगे, लेकिन ये पार्टनरशिप अहमियत की हामिल है। उमैर और खुर्रम
ये दोनों ओपनिंग भी करते रहे, इन दिनों मिडिल ऑर्डर में खुद को आजमा कर देख रहे हैं उमर यूसुफ। और ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो ज़्यादा देर तक ये खुद को शॉट से दूर रख नहीं सकेंगे, क्योंकि बाउंड्रीज में अपने स्ट्रोक खेलकर रन्स बनाना पसंद करते हैं। इसलिए इनके सब्र का इम्तहान जो है लेने में कोई मुज़ायका नहीं है बॉलर्स की जानिब से। जी अच्छी आइडियल सिचुएशन है बॉलर्स के लिए। अगर फील्डिंग साइड को देखें, जिस तरह उमैर बिन यूसुफ की आपने बात की, अपने शॉट्स खेलते हैं तो उनको टीजिंग लेंथ पे बॉल करेंगे और यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कब वो अपनी शॉट्स पे जाएं। लेकिन टेक्निकली दुरुस्त हैं उमैर बिन यूसुफ। अगर शॉट सिलेक्शन को सही रखें तो वो एक अच्छी इनिंग्स खेल सकते हैं यहाँ पे। या इनकी सलाहियतों में किसी को शुबा नहीं है कि सिंध की इस बैटिंग लाइनअप में ये दो स्ट्रोक प्लेयर हैं, एक सऊद शकील और दूसरे उमैर बिन यूसुफ। बाकी जो ज़्यादातर आपको बैट्समैन मिलेंगे, साइम अयूब इसमें कोई शुबा नहीं, वो भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं, लेकिन वो आउट होकर वापस जा चुके हैं। लेकिन एट्रिशनल बैट्समैन हैं सिंध के, जो आपको बैट्समैन हैं इन दिनों वो रन्स जो हैं विकेट पर बहुत ठहर कर बनाते हैं, अपने रन्स चुनते हैं। ये गेंद पैड को लगती हुई गई, लेकिन बहुत बाहर थी लेग स्टंप के। जी हाँ, आइडिया अच्छा था अहमद बशीर का। बॉल अंदर लेके आए, सीधा रहा ये बॉल, लेकिन लेग स्टंप से बाहर जा रहा था। पहला बॉल हमने देखा कि अंदर लेके आए। और उमैर बिन यूसुफ डिसीव हो गए थे इस बॉल पे। लकी रहे कि लेग स्टंप के बाहर गया बॉल। यहाँ इन स्विंग की बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे थे उमैर बिन यूसुफ। खासी खबरदार होकर खेलें खुर्रम। इनके खिलाफ LBW की एक अपील भी मुस्तरद हुई थी। कल फील्डिंग के दौरान इनकी उंगली पर चोट आई थी और अभी भी ये झटक रहे हैं अपनी कलाई को और अपने पंजे को। बार बार लगता है तकलीफ का एहसास है। ये आप देखिए निचले हाथ पर खुर्रम को। ये इस नई गेंद को सी ऑफ करना चाहते हैं, एक टिपिकल फर्स्ट क्लास ओपनिंग बैट्समैन की तरह। खुर्रम जो कि बिल्कुल भी बुरा ख्याल नहीं है। ये मेडन ओवर रहा अहमद बशीर का। उनका उम्दा स्पेल जारी है 23 पर 2। मोहम्मद अब्बास का जो पहला स्पेल था वो 5 ओवर्स और मुहित रहा। अब उनकी जगह पर मोहम्मद इलियास आएंगे। और खुर्रम मंजूर के साथ आपने भी काफ़ी क्रिकेट खेली है PIA के दिनों में। इनके साथ ओपनिंग करना ये किस तरह का तजुर्बा रहता है? इनकी थोड़ा सा बैटिंग नफ्सियात के बारे में बताएं यासिर हमें। अच्छे प्लेयर हैं, डोमिनेट करते हैं बॉलिंग को अपनी शॉट से और पिच को ऑक्यूपाई करना जानते हैं एग्रेशन के साथ। अब काफ़ी सीनियर हो चुके हैं। जब ये उस वक्त आए थे नए नए तो ये था कि रन्ज़ों का बहुत हंगरी होते थे रन्ज़ों के लिए। अभी तक उनमें वो चीज़ नज़र आती है, हंगर फॉर द रन। तो उसमें वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो करते थे और खेलते थे, एग्रेसिव खेलते थे। बॉलर्स को एट टाइम चौके मारना और सिंगल्स लेना उनसे, और गुड एग्रेशन रनिंग जिसे कहते हैं, प्रेशर डालना फील्डिंग साइड पे, ये इनकी गेम का एक खासा था। और अभी भी मैं समझता हूँ कि जो भी इनिंग खेलते हैं इसी तरह खेलते हैं।
बैकफुट्स खेला, लेकिन सीधा फील्डर की जानिब कवर्स में शारून, जिनके फर्स्ट क्लास करियर का ये पहला मैच है, 0 पर आउट हुए। ये भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। बहुत तेज़ बॉलर नहीं है, आउटराइट तेज़ बॉलर इस लाइनअप में सदर्न पंजाब की। हसन अली नहीं खेल रहे और ये नो बॉल। अंपायर खालिद सीनियर का इशारा। हसन अली ज़रूर महसूस होते इस पिच पर बॉलिंग करके, इन कंडीशंस में मोहम्मद अब्बास और अहमद बशीर के साथ। जी हाँ, लास्ट मिनट में उनको अपनी ग्रोइन की इंजरी का जो है वो थोड़ा सा उन्होंने ख्याल किया। क्लोज कॉल थी। ये तो नो बॉल नहीं लगती है, ये जिस जाविये से हमने देखा है। अच्छी बॉल, लेंथ अच्छी थी और सीम के साथ गई। आखिर में स्विंग हुआ, लेट स्विंग, कीपर के पास पहुंच के। अगर ये अपनी लाइन लेंथ अच्छी रखें तो ये ट्रबल कर सकते हैं, लेकिन रिदम में बॉल करने पड़ेंगे इलियास को। हवा भी चल रही है और ये अच्छी गेंद थी और विकेट भी मिल गई। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा मोहम्मद इलियास को और पैड बिल्कुल सामने था उमर बिन यूसुफ, जिन्हें सेटअप किया। पिछली गेंद आउट स्विंग की और अगली गेंद पर स्टंप्स को हदफ बनाया। बड़ी शानदार बॉलिंग इलियास की, इन स्विंग पर विकेट मिली। जी हाँ, ऑफ द पिच अंदर आया बॉल पढ़कर और स्टंप्स के सामने हिट किया। उमर बिन यूसुफ को अनलकी रहे, बैट और पैड में गैप बना। 5 रन बना के आउट हुए, 24 पे 3। जहाँ फवाद आलम आए हैं नेक्स्ट बैट्समैन। सिंध की टीम एक दफ़ा फिर क्राइसिस का शिकार और हमेशा इन्होंने क्राइसिस में रन्स किए हैं सिंध के लिए। 45 सेंचुरीज स्कोर कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में फवाद आलम। बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड, कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। बॉल हिल रहा है, यहाँ पे इनको मेहनत से बैटिंग करनी पड़ेगी। फवाद आलम का बड़ा शानदार रिकॉर्ड है, 14,000 रन, 42 सेंचुरियाँ। अपनी 42वीं सेंचुरी इन्होंने ये बनाई थी पिछले हफ्ते पंजाब के खिलाफ इसी मैदान पर। 296 बेहतरीन स्कोर है और बेहतरीन रिकॉर्ड है फवाद आलम का। और इतनी अच्छी औसत जो है ये हमने पाकिस्तान क्रिकेट में ये कम ही देखी है। बड़े बड़े बैट्समैनों की ये 56-57 की जो औसत इतने ज़्यादा मैचेस में ये आपको शाज़ो नादिर ही देखने को मिलती है। ये अच्छे बैट्समैन का हम कह सकते हैं कि ये तुर्रा है। ग्रेट रिकॉर्ड। ये हमारे जो मिड विकेट और ख़ासतौर पर जो स्क्वायर लेग का कैमरामैन होता है, रन आउट के लिए यहाँ रखा जाता है। कई बार उनको भी गलतफहमी हो जाती होगी
कि उन्हें कैमरा 1 का काम करना पड़ेगा। फवाद आलम जब स्टांस पर खड़ा होते हैं। ये जी रिप्ले माहिर बिन यूसुफ स्टम्प्स के सामने, अच्छा डिसीजन खालिद का, बिल्कुल प्लम थे, विकेटों के सामने बॉल लगी उनको। इलियास ने अपने पहले ही ओवर में विकेट हासिल की। मोहम्मद इलियास क्योंकि बहुत लंबे कद के बॉलर नहीं हैं और ज़्यादातर गेंदों को स्किड करते हैं, और गेंद पिछले पाँव पे भी लगी थी, इसलिए भी फैसला इलियास के हक में आया 24 पर 3। It's been a terrific morning, full of action, full of drama, full of wickets. 3 wickets in the first session, first hour, going to Sindh, and now 3 wickets going to Southern Punjab. It's been that sort of a day. It's cloudy, it's windy, it's seeming, everything is happening. Nicely driven too. Shah Faisal alongside me. Action-packed day. This is what you want to see. The best of first-class cricket. Absolutely. The game has moved along very, very quickly this morning. Southern Punjab's innings came to a rapid close thanks to Abrar, and then masterclass of new ball bowling from Abbas. He led the way. Ahmed Bashir and Ilyas also chipping in, posing great threat for the Sindh batters. That experienced man is fighting hard, Khurram Manzoor. It's beautiful length. When you look at the bowling lineup of Southern Punjab, you can just tell that it's their natural length, just to bowling up to the batter, that full length deliveries. You look at Ilyas, Ahmed Bashir, Mohammad Abbas, all 3 seamers, and it has seemed a little, because they have pitched up to the batters, they've been successful. Yeah, the length has been terrific. And also, if you look around, we were just sitting outside, looks like a bowling morning. There's cloud cover, there's breeze. Magnificent bowling. That is quality. Ahmed Bashir is making the ball talk. Yeah, absolutely. That angle that he creates goes slightly wide of the crease. Batsmen always think that the ball is coming in, but then it straightens. Look at that jag away off the seam. Reminds me of Jimmy Anderson. He's that sort of bowler who will push the ball into the batter and then leave. He's that sort of a seamer. Conditions, as you said, suits him. And this man also. It's a sudden change in weather. It's cooler as well. We're almost to the middle of October. This part of the world, the weather starts to change. You could feel a little bit chill in the breeze. It's not cold, but it's very pleasant. The clouds are high, but at the moment you're in front of the sun, so the cloud cover, you could see that. And also, if you have a look at those flags there on the top of your picture, pretty stiff breeze as well. Edged! Has he taken it? Beautifully taken by Salman Ali Agha. Although Khurram Manzoor is waiting for the clarity of the catch, but in our opinion, he's taken it cleanly, and the expression says it all. The celebration says it all. It was a wonderful delivery, just left Khurram Manzoor
We saw a similar delivery earlier in the over. This one was slightly fuller, so the angle of deviation wasn't as great. That's why it found the edge. Khurram Manzoor didn't do a lot wrong. Played it with soft hands. The ball was dipping. And keep an eye on those umpires. There's no referrals here, so they would have to make the call there and then. Gives it out. Right decision has been made by umpire Asif Shakub. What a huge blow this is for Sindh. Have a look at that. That length, probably just poked at it. Just a little bit. But look at that. Salman Ali Agha getting low. Yeah, he got his fingers underneath. Khurram Manzoor, he took a chance. He had all the right to do that. He let the umpires make the call, and they gave him his marching orders. Gone for 6, 24 for 4. Sindh reeling. Difficult times as the young Saad Khan moves in. Full of drama this morning, I tell you. 7 wickets have fallen already, and we are 20 minutes away from lunch. 2 left-handers now on crease. It's been just superb bowling by the southern 3 fast bowlers. Ahmed Bashir, Mohammad Abbas, Ilyas, all getting wickets. This is not what Sindh was expecting. Not at all. Their fast bowlers toiled hard yesterday. As we watched Saad Khan, 21 matches, good start to his career. 850s, 300s, that average of 42, very impressive. Wow. Simply wow. And let's have a look at the wicket of Khurram Manzoor again. It was always dipping on Salman Ali Agha, but he kept the eyes on the ball. Have a look at that. Just poked at it. There was no point. And that lovely catch by Salman Ali Agha. If you look at the replay, I think other than the brilliant catch from Salman Ali Agha, Khurram Manzoor may be telling himself he's been so disciplined outside that off stump. Probably he could have let that one go too. A lot will depend on Fawad Alam from here on. Trailing by 254 runs. Needs a big one again from him. Not comfortable in the gap though. Not quite timing it right, but will earn him a couple of runs. Fawad Alam has seen these situations before. He's nothing new to him. But look at those 2 batters. Fawad just got off the mark. Saad hasn't played a delivery. 4 deliveries between the 2 batters. Sindh dressing room is shell-shocked. When we look at the pitch yesterday as we watched this one, once again poking hard at it, that fuller length. The bowlers are trying against Fawad early doors. It's the same pitch that was there yesterday, but the conditions, there's nice breeze, cloudy cover, it's helping, it's seeming for the bowlers, and Southern Punjab would feel very lucky that they have got the attack of these conditions. Yeah, Ali, that's what I was going to come into, because yesterday we thought the wicket should help the seamers, but we see the difference today. If you look at the dismissals, you would see the difference, that the difference is in lengths, definitely. In ATF Southern Punjab rather has been very, very consistent with their lengths. It's not just the odd delivery here and there in that good area. They're consistently attacking that. Abbas led the way, and both the other seamers have followed suit. Yeah, it's their natural length. All 3 seamers. Abbas, we know that.
He bowls on those areas where you're just indecisive if you want to play it or you want to leave it. It's that channel. It's been brilliant over the years for Pakistan cricket. Such a huge thing for Ilyas and Amir Bashir to learn from him. Good delivery again. 2 is the call. Good running. Even the likes of Quaid-e-Azam will have to really dig deep to get Sindh out of this hole. And this is good. You got to show intent with your running. Although it's 2 left-handers, but different kind of left-handers. Strike rotation is important. You got to find a way to put the pressure back on these seamers, and don't allow them to bowl where they want to bowl. Beautiful. That is hostile stuff from Ilyas. That's a wonderful over. There you go. Once again, that length, but that angle as well. Always going away from Quaid-e-Azam. Playing tight, close to his body in his own usual style. Goes past the outside edge. 28 for 4. We were discussing off air that if it wasn't for Abrar, Sindh seamers didn't look as potent as the ATF Southern Punjab seamers are looking. And that Abrar spell has really kept Sindh in the game. So now, having seen this bowling, I think Sindh would be really thinking that what did they do wrong on that first day? Because remember, they were the ones who decided to bowl first and not choose the toss. Again, every delivery that they're bowling, it seems like they're going for the wickets. They're so close to getting wickets. Another one, a Yorker length, Saad Khan. No idea. See, pretty similar to the one that got Saim Ayub. Although Saim went for that big booming drive and created the gap. Saad is playing a bit tight. You see Abbas's influence. You cannot ignore this. He's passing on a lot of valuable tips standing at mid-on. Uh-oh, that's gone. Overexcited, over-trying, Ahmed Bashir. Bye is given. This you can expect from a youngster like Ahmed Bashir. Ball is seaming, can get carried away from the situation because he's bowled beautifully. Just tried a little too much on this occasion. It went wide on the crease. His tail is up into his 7th over of the spell. Trying a little too hard to get one more wicket. Two slips and a gully. Fielder at mid-wicket also. Well played. So Southern Punjab, they must realize that Sindh doesn't have much tail. They got 1 wicket, then Sarfraz comes in, and they've got relatively longer tail. Mohammad Umar, Mir Hamza, Ghulam Mudassar, Abrar Ahmed. Earlier they had the facility of Asif Mahmood, could bat 2 at the number, but they don't have it anymore. So Southern Punjab must believe 1 wicket before the launch will definitely put them in a commanding position. They already are though. Yeah, they blew the top order of Sindh. These 2 are the last recognized batters, and then Sarfraz, and then pretty much the bowlers. Disappointed faces. The 3 batters, top batters for Sindh: Saud Shakil, Umair bin Yusuf, young Saim Ayub, must be very disappointed. And at least they can say they've been beaten by some quality bowling.
It's not that they've given away these wickets. It's quality bowling. Yeah, apart from Syme probably, because he was a bit loose. But the test has been severe. It's been very, very stern examination. Good call. Maybe time for a boss. A burst before lunch. 3 overs maybe. Because Ahmed Bashir is into his 7th over. Yeah, I wouldn't mind that, especially from the end where Ahmed is bowling, because we saw when we did the pitch report, there's a little patch outside the right-handers off stump, although we got 2 left-handers. But I was initially thinking Abbas probably would have been well served bowling from that pavilion end. Instead he chose to bowl from the media centre end, equally as effective. But yeah, good quick couple of overs, not a bad idea at all. $34 for 4. A complete story of devastation. Khurram Manzoor hung in there for 32 deliveries. Syme Ayub, like I said, was loose. He was in a bit of a hurry. South Shakil got a good one. Umar bin Yusuf never hit his straps, thanks to some very, very tight bowling. Quick run. Easily done in the end. If you just notice the wickets that have fallen from Sindh side, it's either been LBW, bowled, or behind the stumps. So you can tell that these bowlers have looked to attack the batters. They made them play, attack the stumps. That's good, sensible bowling. And as you earlier said, the influence of Abbas definitely playing the role here on these 2 young bowlers on the other side. There's Ilyas and Ahmed Bashir. Hassan Ali even, he would have been handy in these conditions. Very handy. Pitch is dry, little bit of sea movement if you can hit the right areas. Wrong line. Couple of runs to Saad Khan. Saad is a very talented player. It's a good opportunity for him to make a name for himself. It's conditions like these, when you put up runs, then people sit back and take notice. You see, this batting lineup is very talented batting lineup. Sometimes you don't get noticed with smaller performances or the 70s or 80s you make. But now there is a chance when all the top 4 are back, you can make a big one here. Just take a claim as well and make a name for yourself. Good stage for the youngster. Uh-oh, that's gone through Umar Siddiq. Not a regular wicketkeeper. Another buys, another boundary. You could see the first one that went through, the first boundary. He wasn't much at fault. It was wrong line, but this one just dipped slightly. He just missed it completely. We've seen here at this Pindi Cricket Stadium, the ball is wobbling after it passes the stumps. And as a wicketkeeper, you got to watch it all the way into your hands. You cannot just line it up and then hope that it will hit the gloves. You got to watch it all the way. Beautiful. Good aggression too. Bit of stare. Like that. Ilyas is a wholehearted cricketer. He will give it his all. Look at that as well, the angle, and then it jagged away. Wasn't at ease, Umar Siddiq, but he got gloves to it. Look at Saad. He's making an effort not to play out in front. But that was a false stroke, thanks to some good bowling.
Beautifully played through the gap. Nice use of the wrist by the very talented Saad Khan has earned him a boundary. How about that for an on drive? Just got beaten on the previous delivery, moved right across the stumps, took it almost off stump. But that head position was so good. He lined it up. Good use of the wrist, like Ali said, and away it went. This boy has got some talent. Good intent too. You just can't let bowlers come at you and make you beat outside the off stump. You got to be attacking, especially on the bad deliveries. You got to look to score runs. Just can't just keep on hanging in there. And it wasn't even a bad delivery, but he just showed the bowler, I'm here for a contest. 15 gone, 45 for 4. Ali, you're from South Punjab, and I know you're not the captain of ATF Southern Punjab, but you called it correctly. They got Abbas back. Probably will get a chance to bowl 2 overs. And that will be very, very difficult period for Fawad and Saad. It's a good move, I think. It's still seaming, it's still swinging, and we know what Abbas is capable of. Not just me, but there were other people also wanting him to bowl. You're very humble. You're sharing the credit with Mr. Director, who wanted Abbas before lunch. So you both have got your wishes. Sun has broken through. See what Fawad Alam was doing. He was walking well before Abbas had bowled, coming at him, shortening the length. Yeah, that's one way of playing. Get to the pitch of the ball. We're talking about wicket keepers and you being the specialist wicket keeper yourself. We saw it's been struggle. Central Punjab struggling with the wicketkeeper. Now we see Southern Punjab also is a makeshift opener, although he's a very good one, Umar Siddique, but still a batter who's been forced to wicket keep. Why is it? Where are the specialists? Where are the Nanakmals? Where are the Kamran Akmals? Where are they? Well, I think moving over from these two, we've seen some good keepers in the Pakistan Junior League. Some terrific wicket keeping we've seen in the last couple of nights. Outstanding catches. Not just that, but the technique and the agility. I don't think we have any dearth of talent in that department, that's for sure. Yeah, but if you talk about this level, these people have been around for a long, long time. At first class level, it was disappointing to see from Central Punjab's point of view. And now even Southern Punjab, they've tried few people. There was Zishan Ashraf already. He was a makeshift wicketkeeper, also Umar Siddique. Makeshift wicketkeeper. It is a specialist job for a 4-day game. Indeed. But Umar has kept more and more in the last 2 years. He's got a bit better, although he's not regular. He's off the pad, I think. We'll have to wait for the umpire's signal. Couple runs to Sindh's total. Leg byes. You're talking about Umar Siddique. He's gotten quite good in the last couple of years. Probably better than Zishan Ashraf. That's why he was definitely better than Zishan Ashraf. That's why he's in the playing 11. And Umar's technique is a bit better than Zishan Ashraf is as well. But I take your point. It's a specialist job. You got to find a specialist. Yeah, in a white ball format, T20, one can imagine, because they just have to keep for 20 overs odd. But why not a Nanakmal? There are 2 regions struggling to find a wicketkeeper. You can't find it. I think after this PGL, nobody's going to struggle to find a wicketkeeper.
Wicketkeeper is not like a batter or a spinner where you have to mature with the age. If you're a natural, age is just a number. $47 for 4. Only 3 bowlers used so far, and all of them has got wickets. 1 to Mohammad Abbas, 2 for Ahmed Bashir. I think he bowled beautifully. He was the pick of the bowlers. Mohammad Ilyas also getting 1. It's 47 for 4. Sindh is struggling big time. No saves for Fawad Alam. Rightly so. Don't want unnecessary drama because you're getting an easy run after that overthrow. You're just running off that debate about the wicket keepers. I take your point. You make an excellent point because wicket keeping is a full-time job. You can't have part-timers, especially in the longer format. And now we've seen 3 teams as we watch this replay. Fawad wasn't inclined for that run, but then that ricochet allowed them to go for the overthrow. We've seen Central Punjab struggling with Ali Shan. We saw Balochistan struggling with Hasibullah, very talented. And Umar Siddiq for Southern Punjab. Begs the question, Bismillah Khan is around for Balochistan. He's a very good glove man. Probably one of the better ones around the country. He can't find a place in the first 11. You mentioned Adnan Akmal. When we see those keepers struggle, definitely the questions will be raised. Also, we saw that in National T20 that players like Sohail Tanveer, Shoaib Malik, they've been used as mentors. So one, if you're struggling for wicket keepers, why not to use them as mentors in playing 11? I understand the age is not on their side. It's a futuristic approach. But still, I believe having makeshift wicket keepers is not the way forward. You can use them as mentors, as wicket keepers. If you don't have a regular wicket keeper, you got to find one. And if he's fit and healthy, like I said, if you're a natural wicket keeper, age is just a number. Especially if it's for a short term. When you see there's a lot of talent supply coming through, to bridge that gap, you can use an experienced campaigner. Not a bad idea at all. Yeah, that's my debate. That if you have quality wicket keepers, then it's fine. You can always retire them. But if you're struggling, use them. That's all. That's all. Anyways, back to live cricket. 48 for 4 is Sindh. Struggling. Fawad Alam looks solid. Usman Salahuddin, I think he's the pick of the batters. Beautiful inning. Technically very correct. Unlike this man. It's the value of that Usman Salahuddin innings. Now that ATF Southern Punjab is in the driver's seat, they really batted tight and compact in that first session, along with Umar Siddiq, man in question for his wicket-keeping skills. Never doubt about his batting skills. And this man, this be a good enough time to get him into the attack before lunch. Probably a, beg your pardon, that was Usman Salahuddin. I don't know why I was thinking about Ali Usman. Both Usman. Oh, squared him up again. That is quality. Fantastic bowling by Ilyas. It's 48 for 4. Squared him up. That angle is really working, but the most impressed with the length. Fawad Alam will look ungainly at times, but nothing will fluster him
until you get him out. And he's not going to give his wicket away, that's for sure. 48 for 4. And last over before the lunch interval. It's going to be a good one, Abbas to Saad Khan. It is a good approach. Using his feet against Abbas. Not much pace behind him. So you can do it. It's good, clever batting by Saad. Taking a leaf out of Khurram Manzoor's book. Getting himself outside the line of that off stump. So that takes LBW out of the equation. Abbas's most favorite mode of dismissal. Now he hasn't scored a goal and he's telling everyone, remember my name, something else. See, that shorter length is easier to negotiate. We've seen this multiple times here. One thing is exciting about this game, the way things have moved this morning. The game has moved along very quickly. ATF Southern Punjab leading by 229 runs. We're only into day 2. Let's see if the weather holds. I think we can get a result here. Yeah, that's what we are craving for, a result here. We've seen 2 games, 2 draws, 2 good games. We've been entertained, but just a result not coming. It was Central Punjab, who should have won both. That's Ian Fisher. Don't even try it to Quaid-e-Azam. That stance. Because he has his own zone. He has his own method. He has his own comfort level. Good run. Good run. That is excellent. Too tight for comfort. That is what Quaid-e-Azam is saying. I think he just instinctively hit the ball and run. Although he's shortened the distance for himself because he walked all the way. Look at that. But not needed really in these circumstances. They cannot afford to lose a wicket through run out. As hard as it has been for them, that would have been an absolute gift, especially that of the valuable wicket of Quaid-e-Azam. That's a good one. Realizing that he's using his feet, just pulling back a bit on the length. Have a look at that. Just a floater. Just a magnificent bowler for these conditions. Wonderful. It's been an excellent session. We thoroughly enjoyed it. Just loved it. Right from the first over. Wickets kept on falling and we kept on loving it. Nicely played. Good use of the wrist again. This is silky touch from the little left-hander. Brilliant. That is what you want to see from a youngster. Lovely end to this session. That will give some momentum to Sindh side. That boundary for Saad Khan. Look at that, just moving right across his stumps. He likes to take that ball from outside the off stump, but the head position is so good. It allows him to watch the ball onto the face of the bat, and that little flick of the wrist gives him power. Excellent session. 7 wickets. That's the key. Southern Punjab will definitely be a very happy side at the moment. On top, they've taken 4 wickets top. Batters of Sindh are back, and it's up to these two, Quaid-e-Azam and Saad Khan, to play out the remaining score, I would say. 224, they're still trailing by. Yeah, look at that batting card. Sarfraz is in good form, and his fans will be waiting
for a good knock from him. But before that, ATF Southern Punjab would have to dislodge one of Fawad Alam and Saad Khan. Wouldn't be easy, especially for Fawad Alam. He loves these kind of situations and he is bedded in for a long one, it may feel. Yeah, they've been superb. All three seamers, Mohammad Abbas, Ahmed Bashir and Mohammad Ilyas. 1 to Abbas, 2 for Ahmed Bashir, 1 for Ilyas. It's been magnificent. It's all been bowlers since morning. Where may it be Southern Punjab or Sindh, Saim Ayub looked good. Some stylish shots down the ground, and then this happened. Exuberance of the youth. This was a brilliant delivery from Abbas. He's been spot on, all three seamers. Some resistance shown by Khurram Manzoor. This one seamed in, very good delivery. They've been spot on, the Southern bowlers, 3 of them. And that one just Khurram Manzoor poking at it, and a lovely catch by Salman Ali Agha. This was the last delivery. Nicely flicked towards that mid-wicket area. That's how the session ended. Belonged to the bowlers. It's been hard work for the batters since morning. That's how the match stands. It's very, very interesting game in our hands. 278 made by ATF Southern Punjab in their first inning. Usman Salahuddin top scoring with 89 and Abrar Ahmed getting 5 wickets for 94 runs. In reply, Sindh are struggling at 54 for 4. Saad Khan still there on 13. Ahmed Bashir, Mohammad Ilyas getting wickets 2 and 1. Sindh trailing by 224 runs. It's lunchtime here in Rawalpindi. We'll see you in about half an hour's time.
रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ATF सदर्न पंजाब का पलड़ा भारी है। आज दूसरा दिन है इस 4 रोजा मैच का और दूसरे सेशन का खेल शुरू होने को है। 54 रन पर 4 विकेटें सिंध ने गंवा ली हैं। अभी तक सिर्फ 2 बैट्समैन डबल फिगर में आ सके। साइम अयूब जिन्हें बोल्ड किया अहमद बशीर ने, ड्राइव करने चले गए थे। साद खान दूसरे खिलाड़ी हैं जो अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आए। पहले सेशन में पलड़ा भारी रहा पेसर्स का। ये LBW आउट हुए। उमैर यूसुफ, गेंद उनके पिछले पैड पर जा लगी थी और स्क्वायर अप किया। एक बार फिर अहमद बशीर ने स्लिप में कैच देने पे मजबूर किया खुर्रम को। एक विकेट इलियास ने हासिल की। अहमद बशीर ने बड़ा ही अच्छा साथ दिया। नई गेंद का जो पेयर था अब्बास और अहमद बशीर का, उसने बिल्कुल सांस लेने की मोहलत नहीं दी सिंध के टॉप ऑर्डर को। ATF साउदर्न पंजाब 278 रन किए और सिंध की टीम 54 पे 4 आउट। 224 रन पीछे हैं सिंध की टीम। फवाद आलम स्ट्राइक लेंगे लंच के बाद। 7 रन पे खेल रहे हैं। 23 बॉल इन्होंने फेस की हैं। अच्छा इन्होंने सरवाइव किया है वो सेशन जब 4 विकेटें गिर चुकी थी और साथ अपने शॉट्स खेले थोड़े से। 13 रन किए 2 चौकों की मदद से 15 बॉलों पे। तो अच्छा स्ट्राइक रेट है इनका। पॉजिटिव इंटेंट से खेल रहे हैं। मोहम्मद इलियास 1 विकेट हासिल की 4 ओवर्स में 13 रन देके। बॉलिंग का आगाज करेंगे। यहाँ 2 स्लिप्स है। एक गली पॉइंट ऑफ साइड में। फवाद आलम उनकी कोशिश यही है कि ये जो एक सेमी क्राइसिस आ गया है इससे निकला जाए। अभी भी 224 रन सिंध को मज़ीद बनाना है। दरअसल 175 रन इनको चाहिए होंगे यहाँ से अगर फॉलो ऑन से बचना है, क्योंकि 4 दिन का मैच है। तो फॉलो ऑन 200 की बजाय इसका नफाज जो है वो 150 रन के फ़र्क से होता है। यहाँ अच्छा चांस है साउदर्न पंजाब के पास अगर ये विकेट हासिल करते हैं। लंच के बाद का सेशन जो बैट्समैनों के लिए साजगार होता है। और फवाद आलम और साद खान दोनों अच्छे प्लेयर्स हैं। थोड़ा सा और खेल गए तो इस प्रेशर सिचुएशन से निकाल सकते हैं। इसके बाद सरफराज अहमद हैं बैटिंग में, जो कि एक मंझे हुए बैट्समैन हैं। बहुत अच्छा कैच पकड़ा आगा सलमान अली ने। किनारा और ये कैच गिरा दिया सलमान अली आगा ने। गेंद अच्छी हाइट पर गई, रफ्तार जरूर थी। मोहम्मद इलियास बदकिस्मत बॉलर हैं। नई जिंदगी फवाद आलम आखिर में गेंद को स्टीयर करने में मजबूर हो गए थे। कैचिंग प्रैक्टिस से ये कम नहीं था मौका। या बॉल को बाहर के बॉल को छेड़ा और सलमान अली आगा जो कि मैं अभी बात कर रहा था, अच्छा कैच पकड़ा खुर्रम मंजूर का। और एक सिंपल कैच जो कि कंसंट्रेशन ना होने की वजह से उन्होंने ड्रॉप किया। बिलीव यहाँ अराउंड द विकेट इलियास जो हैं वो बॉलिंग इसी मकसद के लिए कर रहे थे और उसमें उनको कामयाबी मिल चली थी। लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। बहुत ही आसान कैच था। जी हाँ, रिएक्शन से पता लग रहा है उनके कि बड़े कैजुअल अप्रोच थी उनकी और फोकस नहीं थे उस तरह जिस तरह के फील्डर हैं। बहुत अच्छे फील्डर हैं। पिछला कैच ने इस चीज़ को साबित किया कि अच्छे कैचेस पकड़ते हैं, सेफ हैंड्स है, लेकिन स्लिप की फील्डिंग करते हुए कंसंट्रेशन लेवल आपका 110% होना चाहिए। ये समझ से बालातर है कि दूसरी स्लिप में ही ज़्यादा कैचेस गिरे हैं। यहाँ रावलपिंडी में यह आज 10वां दिन है इस सीज़न में क्रिकेट का और हमने शायद ही कोई ऐसा दिन देखा हो जब दूसरी स्लिप में कैच ना गिरा हो। और यहाँ पर आपका बेहतरीन फील्डर होना चाहिए। बेहतरीन जो स्लिप कैचर है ये दूसरी स्लिप में होना चाहिए। ये स्पेशलिस्ट की जगह है। बहुत अच्छे फील्डर है ये। अभी मैं आपको बता ही रहा था कि बहुत अच्छा कैच पकड़ा खुर्रम मंजूर का। बहुत आगे था, बॉल नीचे घिर रहा था, उसको उन्होंने
कलेक्ट किया बहुत अच्छे तरीके से और एक सिंपल कैच छोड़ दिया. तो क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट कंसंट्रेशन. और एक और शानदार गेंद, बाल बाल बचे, लेट स्विंग हुई. फवाद आलम जो है ये बेबस करके रख दिया. इलियास जो है दोनों तरफ गेंद को मूव करने में कामयाब हुए. क्रिकेट में एक बॉल होती है स्वर्फ, अंदर आया और पढ़ के बाहर निकला, ये वो डिलीवरी थी. 54 पे 4. सऊद शकील बहुत अच्छी बॉल का सामना किया उन्होंने जिस पे वो आउट हुए. अंदर का बॉल था, बॉडी के पास ही खेले थे, लेकिन बदकिस्मती से एज ने बॉल ने एज लिया और फील्डर के हाथ में गया. बास आ रहे हैं पुलिन एंड से. और इसे सरका दिया थर्ड मैन बाउंड्री की जानिब. 4 रन के लिए ये लूजनर मोहम्मद अब्बास का वक्फे के बाद, और इसका पूरा फ़ायदा उठा लिया. ये साथ जो हैं ये बेहतर फॉर्म में, अच्छे रिदम में लग रहे हैं बैटिंग के. जी हाँ बिल्कुल, रन्स की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए बैट्समैन को, और बिल्कुल साथ वैसा ही कर रहे हैं. दो बॉल्स उनको टांग पे मिली, दोनों 4 रन हासिल किए, और ये वाला लूज बॉल ग्लाइड किया गैप में, इन कंट्रोल, अच्छा शॉट, 4 रन. वो जो स्लिप का खला था उसको निस्बतन कम किया गया. 3 है फील्डर स्लिप्स में. यहाँ जो सेंट्रल पंजाब की टीम ने 2 मैच इससे पहले खेले, सिंध और बाद बलूचिस्तान से, दोनों हार जीत का फैसला हुए बगैर ख़त्म हुए. और उसकी एक बड़ी वजह जो है वो स्लिप की ख़राब कैचिंग भी थी. अगर कैचेस ले लिए जाते तो मैचों का फैसला जो है वो हो सकता था. बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप की लाइन कवर करके खेलते हैं साथ. 1 रन हासिल किया. ऑफ स्टंप की बॉल को उन्होंने लेग स्टंप पे प्लेस करके 1 रन हासिल किया. टाइम मिल रहा है इनको काफ़ी, क्योंकि अब्बास की पेस इतनी नहीं है. यहीं से अगर थोड़ा सा बॉल निकाल के करें तो मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि साथ जो है वो कमिट कर रहे हैं ऑफ स्टंप पे. अब्बास एक मंझे हुए तजर्बाकार बॉलर हैं, ये ज़रूर उनके जहन में होगी ये चीज़. यहाँ आपने जो ऑफ स्टंप और जो आउटसाइड एज है, ये उसकी फ़िक्र में ही ये जो है करना चाह रहे हैं. ये जो ऑफ स्टंप की लाइन को साद खान, इस बार फवाद आलम ने भी तकरीबन वही किया. मोहम्मद अब्बास जब बॉलिंग कर रहे होते हैं अराउंड द विकेट, ज़्यादातर विकेटें लेफ्ट हैंडर के ख़िलाफ़ अराउंड द विकेट लेते हैं, उन्हें कॉट बिहाइंड या स्लिप में कैच आउट करा के. तो उस सीम को और वो जो बॉलिंग की इनकी काट है ऑफ द विकेट, ये उसको कवर करने के लिए खिलाड़ी जो हैं ये चले जाते हैं, स्टंप्स को कवर करते हैं अपनी. जी अब्बास जिस तरह स्टार्ट लिया इन्होंने, लंच के बाद पहला ओवर कर रहे हैं, अभी बहुत छोड़ के कर रहे हैं तारिक. तो इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि इन्होंने लंबा स्पेल करना है. अभी अपना रिदम बना रहे हैं वो, जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता गर्म होंगे ये. 5-6 ओवर्स अगर करेंगे तो काफ़ी मुश्किल में डाल सकते हैं ये. अच्छा मौसम है आज, ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की खुनकी मौजूद है. रावलपिंडी, इस्लामाबाद के जुड़वां शहरों में बिल्कुल मौसम के तेवर वो बदल कर रह गए हैं. सब्ज़पोश मैदान और पिच भी खासी हद तक सरसब्ज, फास्ट बॉलर्स महसूस हो रहे हैं मौसम और पिच से. अच्छा छोड़ा फवाद ने, बिल्कुल वेदर कंडीशंस, पिच, सारा कुछ बॉलर्स को फेवर कर रहा है, लेकिन फील्डर्स को उनका साथ देना पड़ेगा. 59 for 4.
उम्दा बॉलिंग मोहम्मद इलियास। देखिए अब दोनों ही जो बॉलर्स हैं वो लेफ्ट हैंडर्स के ख़िलाफ़ उनकी यही मंसूबा है कि अराउंड द विकेट आया जाए और इन्हें हर गेंद खेलने पे मजबूर किया जाए। इसलिए वो सवालात एक के बाद एक ये पूछते जा रहे हैं। देखना ये कि क्या साथ जो है ये लेग साइड में खेलने के लिए जाएंगे। इनको इससे पहले ये क्लिप कर रहे थे खाने के वक्फे से पहले। या वही करने की कोशिश की थी, बाल बाल बचे। ऑन साइड में खेलने को अपना बल्ला तकरीबन टर्न कर लिया था। लीडिंग एज कुछ नसीबी ने साथ दिया कि ये सीधा फील्डर की तरफ नहीं गया। यहाँ ये बात हम पिछले ओवर्स में भी कर रहे थे कि ये ऑफ स्टंप पे आके लेग स्टंप पे बॉल को लेके जाते हैं तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इलियास ज़हीन बॉलर हैं, जहानत से बॉल कर रहे हैं। पिछले ओवर में भी उन्होंने सरप्राइज़ किया फवाद आलम को। अच्छी बॉलिंग इलियास की जानिब से। विकेट्स ऑन कार्ड है लेकिन अगर फील्डर्स साथ दें। 1989 की जो पाकिस्तान और भारत की सीरीज़ थी उसकी याद दहानी होती है जब ये कैचेस गिरते हैं, स्लिप कैचेस। पाकिस्तान के पास बड़ा मायानाज बॉलिंग अटैक था। वसीम अकरम, वकार यूनुस, पहली बार वो डब्ल्यूज का पेयर टेस्ट क्रिकेट में सामने आया था और कराची के टेस्ट मैच से ही ये तहलका मच गया था। स्लिप में कैचेस जाते रहे पूरी सीरीज़ के दौरान और वो गिराए जाते रहे। पाकिस्तान ने 28 कैचेस ड्रॉप किए और कोई भी टेस्ट मैच जो था वो नतीजा के साबित ना हो सका। हालांकि ग्रीन टॉप एक दो मकामात पर पिचेस थी, लेकिन क्योंकि संजय मंजरेकर हों या दूसरे खिलाड़ी थे उनके कैचेस गिरा दिए जाते थे। तो फिर आपको 10 की बजाय अगर आपको एशियन पिचेस पर 14 या 15 खिलाड़ियों को आउट करना पड़े तो आप जितने भी बड़े बॉलर हों वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। शायद उसके बाद फिर वसीम अकरम और वकार यूनुस ने ये फील्डर्स पर यकीन करना ही अपने कैचेस पे छोड़ दिया था और अपनी मदद आपके तहत ही विकेटें उड़ाते थे। इसीलिए इलियास ने इस ओवर में सारी बॉल जो है वो स्टंप्स में की। नहीं और क्रिकेट में होता है कैच ड्रॉप हो जाता है, लेकिन आपकी एंटिसिपेशन, आपकी ट्राई उसमें नज़र आनी चाहिए। और जब फवाद आलम का कैच छोड़ेंगे आप तो आप ज़रूर 100 दफ़ा सोचेंगे कि यार ये क्या किया मैंने। 15,000 के करीब रन्स, 42 सेंचुरियाँ, और ऐसी सिचुएशन में इन्होंने हमेशा अपनी टीम को निकाला है। ये इनकी बैटिंग का खासा है। बिल्कुल डेड बल्ले के साथ इस बार फवाद आलम ने खेला। एक और बड़ा उम्दा ओवर मोहम्मद इलियास का 21 के बाद 62 पर जा। सिंध का बैटिंग कार्ड, इसके बाद सरफराज, मोहम्मद उमर, मीर हमज़ा। सरफराज और मोहम्मद उमर और मीर हमज़ा तक इनकी बैटिंग ठीक है। ये पेयर जो है बड़ा क्रूशल है सिंध के लिए। अगर ये लोग थोड़ा सा लंबा खेल गए तो सिंध क्राइसिस से निकल सकती है। ये अच्छा शॉट है, इस बार क्लिप कर दिया। इसको लग जाने, फील्डर पीछे रह जाएंगे। जहां गेंद आहिस्ता आहिस्ता तरसाती हुई चली गई अहमद बशीर को। स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। ये फेवरेट एरिया है साद खान का। जी हाँ, ये ऑन साइड इनका फेवरेट एरिया है और यहाँ पे ये बॉल ढूंढ रहे होते हैं। मिडल स्टंप के बॉल को उन्होंने मिड विकेट की तरफ खेले और प्लेस किया। लकीली मिडल डिड वेरी वेल। फॉर माई लाइकिंग थोड़ी सी ये डेंजरस शॉट है, अगर पैड्स पे लगेंगे तो आप आउट है इस पे।
अभी ड्रॉप कैचेस का जिक्र चला था। ब्रायन लारा जो हैं ये आज बॉस्टन बर्मिंघम में बैटिंग कर रहे थे और यहाँ अच्छा मौसम है ये फुटबॉल खेलने के लिए भी, ख़ासतौर पर बच्चों के साथ। ये हसन अली हैं। तो ब्रायन लारा जो हैं ये आज बॉस्टन बर्मिंघम में खेल रहे थे वॉरिकशायर के लिए। तो वहाँ 12 रन्स पर ये बैटिंग कर रहे थे। काउंटी के मैच में क्रिस स्कॉट विकेट कीपर बैट्समैन थे, उन्होंने 12 के स्कोर पर लारा का कैच ड्रॉप किया था और फिर बात ख़त्म हुई थी 501 रन की इनिंग्स पे। आलमी रिकॉर्ड जो है हनीफ मोहम्मद का, जो रिकॉर्ड लारा ने तोड़ा था, उसी कैच ड्रॉप होने पे ये हुआ था। जी हाँ बिल्कुल, वो लारा थे और ग्रेट लारा, ब्रायन लारा। ग्रेट शॉट, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग। ये कैच हर्षल गिब्स ने गिराया था वर्ल्ड कप में और आज तक कहा जाता है कि जनूबी अफ्रीका ने वो वर्ल्ड कप गिरा दिया था। स्टीव वॉक का जो कैच था, इत्तेफाक से हेडिंग लीड्स पर 1999 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल से पहला मैच था जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बाहर हो सकती थी। अच्छी बॉलिंग मुसलसल मोहम्मद अब्बास जो है ऑफ स्टंप पर बॉलिंग कर रहे हैं और ये एक ऐसी लाइन होती है, प्रोबिंग लाइन और लेंथ ये कहलाती है। जी हाँ, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, साथ फाइट कर रहे हैं। उम्दा शॉट, स्क्वायर ड्राइव। यहाँ पर 4 रन्स मिल जाने चाहिए। गेंद खासी आहिस्ता हो गई थी जहाँ, लेकिन इसके बावजूद फील्डर को मौका नहीं मिल सका। तो साथ जो हैं अब अपने बाएं हाथ की ताकत दिखाना शुरू हो गए हैं विकेट के दोनों जानिब। जी हाँ, अच्छा शॉट, बॉल टू बॉल खेले तो इनका माइंडसेट अच्छा है, इस वक्त रन्सों के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है साथ के पास कि ये अपने इस इनिंग को थोड़ी सी बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करें, 50 करें, बिग 50, समथिंग गुड फॉर देयर टीम। 70 पे 4। चौबीस के स्कोर पर चौथी विकेट गिरी थी। उसके बाद से 46 रन का इजाफा कर चुके हैं फवाद और साद, और उसका एक सबब सलमान अली आगा भी हैं जिन्होंने बड़ा ही आसान कैच छोड़ दिया। यकीनन फवाद आलम को चांस देना जो है वो एक बहुत बड़ा रिस्क है और जिस तरह की उनकी क्वालिटी है, तो अगर वो सेट हो गए तो ये लंबा जा सकते हैं। सलमान अली आगा ने एक बहुत बड़ा मुश्किल में डाल दिया अपनी टीम को। फराज लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जो अपने कोच के साथ बात कर रहे हैं, सिंध के एक अच्छे नौजवान क्रिकेटर हैं। या फास्ट बॉलर्स जो है मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं
कि मैच का ये जो मरहला है ये बहुत ही अहम है। 40 ओवर से फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिलेगी। उसके बाद ये जो, क्योंकि जब ये गेंद सॉफ्ट हो जाती है तो फिर बैटिंग का पलड़ा भारी होना शुरू हो जाता है। हमने देखा था टेल एंडर से भी रन्स बनाए सदर्न पंजाब के लिए, क्योंकि उनकी 6 विकटें 178 रन्स पर एक मरहले पर गिर गई थी। आखिरी 4 खिलाड़ियों ने 100 रन्स का इजाफा किया। तो इसलिए ये जो अगले ये 12 से 15 ओवर्स हैं ये बहुत ही कलीदी हैं। जी हाँ, जो कहते हैं कैचेस विन मैचेस, तो ये बिल्कुल सही इस्तिलाह है तारिक भाई। और ये जो आपने बात की है कि जो 12 ओवर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाकई बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अली यूनुस जो हर वक्त फ़ोन के साथ ही इज़ हमारे फेलो कमेंटेटर अली यूनुस खाने के बाद रिलैक्स कर रहे हैं। ये मिसिस हसन अली हैं। लगता है कि फुटबॉल का वक्त अब ख़त्म हो गया। एक ज़माने में ये कबड्डी भी खेलते रहे हसन अली। गुजरांवाला में खेल बहुत शौक से खेला जाता है। पहलवानों और शहजोरों के शहर से इनका ताल्लुक़ है। 23 ओवर्स के बाद 70 पर 4। जी हाँ, राउंड 2 के बाद टीम वाइज बैटिंग परफॉर्मेंस। सेंट्रल पंजाब ने सबसे ज़्यादा रन्स 1240 किए हैं। नॉर्दर्न 954 रन्स किए हैं टोटल 2 मैचेस के बाद। और सिंध की जो टीम है 1117 रन्स कर सकी। अच्छा बॉल था, एफर्ट डिलीवरी की अब्बास ने। अब्बास अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं स्पेल में, और अब थोड़ा वो जो रिदम है वो थोड़ा सा तारिक भाई चेंज नज़र आ रहा है अब इनकी बॉलिंग में। अब देखें बॉडी लगना शुरू हुई है। यहाँ इससे अब ये गेंद को फ्लोट करने की बजाय जो है ये देखिएगा सीम पर लगने के बाद ये गेंद ज़्यादा निकलेगी। बड़ा लंबा सफ़र रहा, कठिन सफ़र। 2009 में मैंने पहली बार इनको देखा था। आरबीएस ये T20 का मैच खेलने के लिए आए थे सियालकोट स्टैलियंस की जर्सी में, और पहला तासुर अच्छा नहीं था इनके बारे में। 2 ओवर्स में 41 रन इन्होंने दे दिए थे फैसलाबाद वुल्व्स के खिलाफ। मैच में जहांदाद खान बैटिंग कर रहे थे, जो बड़े बड़े मसल्स वाले बैट्समैन थे जहांदाद खान। और फिर इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आहिस्ता आहिस्ता कदम जमाना शुरू किए सियालकोट की जानिब से। KRL के दिनों से पहले असल कामयाबी जो है इनको वो KRL के लिए, जब ये रावलपिंडी आए यही शहर इन पर मेहरबान हुआ। यहीं पर इन्होंने ज़्यादा विकटें हासिल की। एक सीज़न में 70 से ज़्यादा खिलाड़ियों को आउट किया, और तने तनहा अपनी बॉलिंग के ज़रिए ये सियालकोट की टीम को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल तक ले गए थे। 2012-13 के सीज़न में कराची के हाथों फाइनल में शिकस्त हो गई थी। एक इनके साथ और पेस बॉलर थे जो प्रिंस कहलाते थे, दोनों एक ही तरह के थे। जी जी बिल्कुल। और आप जिस सीज़न की बात करें 2010 की, मैं आपको बात बताता हूँ। सियालकोट में मैच था हमारा, और एक एंड से ये बॉल कर रहे थे और एक एंड से प्रिंस कर रहे थे। तो मुझे अब पता नहीं था कि ये अब्बास कौन सा है प्रिंस कौन सा, क्योंकि इनकी शक्लें और बॉडी स्ट्रक्चर और ऑलमोस्ट इनका एक्शन भी सेम होता था। तो मैं इसको अक्सर मिलता था जब भी, 2 साल बाद भी, अस्सलाम वालेकुम प्रिंस क्या हाल है इसका मैंने नाम ही प्रिंस रख दिया था। तो अब्बास एक बड़े मेहनती क्रिकेटर हैं और बड़े नीचे से ऊपर आए हैं, और एक मिसाल हैं एक किसी भी क्रिकेटर के लिए जो मेहनत करके ऊपर आना चाहता है। तो ये इस तरह की
क्रिकेटर्स जो होते हैं वो मिसाल भी बन सकते हैं। यहाँ एक वकील के चैम्बर पर इनको काम करना पड़ा और इन्होंने अपनी ज़िंदगी का कुछ अरसा जो है क्रिकेटर बनने के लिए लेदर फैक्ट्री में भी काम करते हुए गुजारा। ये ठीक है, एक गांव है संबड़ियाल के पास, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का इलाका है, और उसकी मोहम्मद अब्बास से पहले जो शोहरत थी वो शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की वालिदा की वजह से थी। उनकी वालिदा की जो पैदाइश थी वो मोहम्मद अब्बास के गांव में हुई थी। जेठी का मोहम्मद अब्बास जेठी के से लेकर फिर हेम्पशायर काउंटी तक आए, पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस खेले और बड़ी कामयाबियां समेटी। और अभी काउंटी का अच्छा सीज़न खेल के आए हैं। तो ये इंसान का सफ़र उसको कहाँ कहाँ तक ले जाता है। जब रास्ते आपके सही हों और मेहनत पे हों तो वो मंजिलें आपको मिलती रहती हैं। 71 पे 4। रावलपिंडी के आसमां में बादल गहरे होते जा रहे हैं और ये बैट्समैन सेट होते जा रहे हैं दोनों। मोहम्मद इलियास ये एंड जो है इंटैक्ट रखना चाहते हैं क्योंकि अभी तक पेस का ही इस्तेमाल हुआ है। 3 बॉलर्स जो हैं, मोहम्मद अब्बास ने सबसे ज़्यादा बॉलिंग की है। ये चौथे पेस बॉलर हैं मोहम्मद इमरान, लेकिन ये ज़्यादा मदद करेंगे। सरप्राइज़ कर सकते हैं ये। इस पिच पे ओवरकास्ट कंडीशंस हैं और सरप्राइज़ तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट देखना ही होगा कि ये बॉलर्स बॉलिंग एंजॉय कर रहे हैं। हम अगर इलियास को भी देखें और अब्बास को भी, जो बात आप कर रहे थे तारिक, बॉलर्स जब एंजॉय कर रहे होते हैं तो उनको मज़ा आ रहा होता है। कंडीशंस, मौसम, सारी चीज़ें उनके फेवर में जा रही हैं। एक अच्छा चांस है साउदर्न पंजाब के पास, बॉलर्स के पास, कि वो अच्छी लीड ले सकते हैं सिंध से। और ये वो जो खोज वाली लाइन और लेंथ है उसको भी ये हिट कर रहे हैं ऑफ स्टंप पर, चौथी स्टंप्स पर, ताकि बैट्समैन जो है वहाँ खेलने के लिए जाए, वहीं परेशान रहे। वहीं से कोशिश साद खान करते रहे लेग साइड में खेलने की, ख़ास तौर पर जब जब लेंथ मिली है इनको, जब गेंद ज़्यादा करीब आती है तो स्क्वायर ड्राइव करने के लिए चले जाते हैं। ये अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छी औसत है 40 के पेटे में। साद खान सेकंड 11 में ग्रेड 2 क्रिकेट खेल कर आए और जो पहला सीज़न था 2020 में जब इनको कामयाबी मिली थी तो इनके साथ एक और बैट्समैन थे इमरान डोगर। ये 2 खिलाड़ी जो हैं उभर कर सामने आए थे सेंट्रल पंजाब और सिंध के लिए, टॉप रन स्कोरर भी थे। इमरान डोगर, ये अच्छी फील्डिंग अहमद की। इमरान डोगर को मौका मिला था पिछले साल फर्स्ट 11 में, लेकिन उनसे रन्स नहीं बन सके। वो भी बड़े स्टाइलिश बैट्समैन हैं। अच्छा शॉट साथ का, और जिस तरह आप बात कर रहे थे तो उन्होंने इस चीज़ का सबूत दिया शॉट खेल के। अच्छे प्लेयर लग रहे हैं। थोड़ा सा इस बड़ी क्रिकेट में आप कुछ शॉट्स में और भी सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि टांग से अच्छा खेलते हैं। उस बॉल का वेट करें। बॉल अच्छा छोड़ते भी हैं, अच्छा बॉल की छोड़ा। जी ऑफ स्टंप के बाहर जब आप जो है गेम को छोड़ते जाएंगे, फिर आप बॉलर को मजबूर करेंगे कि वो आप की जानिब आए
जब आपकी बॉडी पर बॉलिंग होगी तो वहीं रन्स के मौके ज़्यादा पैदा हो जाते हैं इस तरह के आजमाइशी हालात में। ये सबहर की वॉक है। कितनी देर तक वॉक आइडियली करना चाहिए होती? 45 मिनट तक, 40 से 45 मिनट। इनको तो लगता है कि इनको वॉक करके अमेरिका जाना चाहिए। थर्टी 40 मिनट्स ब्रिस्ट वॉक बहुत ज़रूरी है इनके लिए। Two wickets for Ahmed Bashir. He's given away 13 runs in his 7 overs. He's bowled well. It's a good partnership building up for Sindh. Fawad and Saad. Fawad already been given a chance when a catch was dropped at slips by Salman Ali Aga. How costly would that be? Time will tell. Ijaz Ahmed alongside me. Can be a costly one. Yes, you're looking on Quaid-e-Azam, who is continuously scoring runs. I think that if you have been given a chance like this to him, he won't forgive you. Saad is also having a good company along with him. Now they're reduced to the 2 slips and a gully. He's getting used to of the conditions. Young Saad. He's played well, especially to Mohammad Abbas. He was very keen of using his feet. 1 becomes 2. It's very important, this walk for him. He needs company. He's got one. Well, total contrast in weight. Beautifully driven down the ground. That is special by young Saad Khan. You'll earn him a boundary. Yeah, perfectly executed. One of the best straight drives we have seen here in this contest so far. This has been a beauty. Have another look. Excellent. So straight. That's a quality. Plays it late, plays it straight. The best way to bat on a pitch like this. The conditions are not conducive. It's seaming, it's swinging. That has looked positive. The intent has been there. 34 of just 43 runs when everyone else is struggling. It's just amazing. And good running too. That has been the quality of this partnership, and some extra runs. Just 1 of it though. That's pressure. That's what you do. You keep singles, keep those quick singles. Yes, exactly. Keep talking to each other. There you see, straight away we're just off to the mark. But to reach home safely, they have earned runs. That is what this rotation of the strike does. It keeps the pressure off you.
always, whenever you look at Saad Khan, he's always searching for runs. That is such a good quality in him. With good defense also. He's definitely one for the future, Saad Khan. In the times when we're searching for the middle order batter, I think he can be very good at this number 5, number 4, 5. He's got it in him. Technically very good. Searching for runs always. Good player. Impact outside. Yes, but positively they're all the time looking for runs. They're not watching toward the umpire, or just signaled it a leg by, but straight away too far across. 79 for 4, Sindh. We've just seen 3 bowlers used by ATF Southern Punjab side. They bowled well. Umair bin Yusuf got a good one. Asif Mahmood on right, not playing in this game, not fully fit. So they've got plenty of options. Ali Usman, the left arm spinner. Imran Randhawa, medium pacer. He can bowl too. Salman Ali Agha, off spinner. So good options available. Mohammad Sheroon also is a right arm off spinner. But at the moment, these 3 are serving the purpose right. Salman Ali Agha, the off spinner. He will be in consideration, considering that 2 left-hand batters are on crease. We might see him in action soon. But because it's been swinging and seaming, they're persistent with these 3 top bowlers of Southern Punjab. Yes, you're right. They have served the purpose by getting 4 early wickets. So let's see that when there will be any sort of change, that any new one comes in and can continue the same pathways what the Pacers has already been walked through. But this will be little tough, Saad and Fawad. Yeah, that's Ali Usman on your screen, left arm spinner, topped last year. Good spinner. Getting a little comfortable now. Saad Khan outside the off stump. Earlier we saw when he started off, he was a little confused outside the off stump which balls to leave, which to poke at. But now as he's getting used to these conditions, the surface, he's leaving well, he's playing his shots. Good quality batter. Fawad, on the other hand, he struggled. Catch gone down. But it's very important that he stays on. Huge appeal. Out, says umpire. Yes, he's given it. Came across. Saad Khan disappointed. But the finger has been raised. Ilyas has worked so hard for this wicket and finally getting the reward. It's a big, big wicket of Saad Khan, who's looking so good. Umpire deciding that he is LBW. Oh, look at that, shuffled across too much. Yeah, you would say that it is hitting middle and leg. Good decision by the umpire. That's a good wicket. Oh, big time. Half of the team. Saad Khan on 36 in 50 deliveries is 79 for 5.
People's favorite, Sarfaraz Ahmed, walks in at a time when Sindh is in a bit of bother. 79 for 5. Courtesy to some excellent seam bowling by this ATF Southern Punjab side. Ilyas has done a wonderful job. He's been persistent, he's been consistent. The last wicket that he got was Saad Khan. Big wicket in the context of the game. Ijaz, you would just say that this attack of Southern Punjab is ideally suited for this pitch. Their natural length is up to the batter. And they've been successful. That's exactly. Sarfaraz Ahmed arrives 164 to 230. 40 the average. Sarfaraz 164 or 8,000 runs for averaging 40.43. He's up against fiery Mohammad Ilyas. Make it 2 is the call. He'll get it easily. Sarfaraz Ahmed, he's a busy player, you know that. He's always searching for runs. Let's have a look at how Saad Khan lost his wicket. Shuffled across too much. Well, look at that. Yeah, you would say it is hitting middle and leg. There's no doubt about it. It's a good decision. Yeah, you were calling about umpiring standards. Good one. He was spot on. And talking to the pace attack and the bowlers, which has been utilized by Southern Punjab, excellent. This has been tremendous bowling effort. Another one. Huge appeal. No, says umpire this time. Shuffling across outside the off stump. He's a right-hander that might have saved him. Impact outside. That's what I can think of. Look at that. Yeah. Impact definitely outside the off stump. Used his feet. That's a good way. And the ball is seaming. It's 81 for 5. Plenty of action happening in the last over. 1 wicket, a couple of LBW appeals. He's done a good job. Ahmed Bashir. Just lovely weather here. Cloudy, windy, it's getting chillier. You're the local guys from here, Islamabad, in Pindi. Where is it going? Well, I reckon like 40% it's threatening here. Might be raining by the evening time. But wickets are raining here for Southern Punjab, the way they have been bowling here superbly. They started well and have another look. Outside. Yeah, way outside the off stump. Good decision by Khalid Mahmood. Senior. He's been around for a while. Two slips and a gully. They're still persisting with that attacking line and length. Oh, that's a good run. That's a good run in the end. There was a scare for a bit, but in the end it was a good run, you'll say. When you're running with Sarfaraz Ahmed, you got to be on your toes. Well, I think that more than the first-class cricketers, both of these two, they are the test cricketers. They have got a variety of knowledge that when to run, when to not. Look at the call. He was off the mark quickly. Returning back and running between the wickets has been superb. They're not using extra space there, running in line. Just leaning forward. Have a look. Two fielders, they chased it down, but that's the point, impact point, when they have given away an extra run. Yeah, a better fielding effort was required from young Sharoon.
Fawad Alam already been dropped. Second slip by Salman Ali Agha. It's been that sort of inning. Have a look at that. Went straight forward chance. Hard hands. Pushed at it. That's not an ideal technique whilst fielding at slip. Irfan Fazil, the fielding coach, will have a word about him. We saw them practicing really hard in the morning. Irfan Fazil was working with them with those slip chances because they knew that these conditions, you got to have your best men in slips because you're going to get lots of edges. We have seen that. Yes, exactly. And already it's a time like 5 down, though that 2 Test cricketers have just been trying to sail the ship here for Sindh team. But there will be some sorts of tension when going around in the dressing room, in the dugout. Oh, these are the close calls. And this has been showing that there is some sort of pressure which has been showing into the impact line where the ball has been pitching here. Yeah, there's lots of going towards Fawad Alam, more than one. But yes, as you said, it is definitely a pressure situation. Sindh side lost half of their side. They still trail by 195. Long way to go. Conditions not easy. Almost every delivery that we see, that we're expecting a wicket. It's been that sort of a morning. It's 83 for 5, Sindh. Yes, exactly. He's flying high, smoothly. Total in contrast with Sindh cricket team. Just been some sort of bother, in trouble. Well, see how things quickly change. Yesterday, if we look back at the same stage, this session, where Southern Punjab was going easily, thought to be that this game will go longer. But today, Cloudy, the best bowlers, they've been pitching the ball in the right areas. That had totally contrasted the session here. They've got a fielder placed at short extra cover just for that uppish drive. Because from the very first delivery, Sarfraz is looking to get runs, looking positive. I think that is the right approach. Because hanging in there, you might get one not good delivery. You might lose your wicket. This is what happened to Saad Khan. But he scored good runs, 36. That is what is expected of Sarfraz. Very determined, very committed cricketer. We've seen him being very serious this season. He wants to make a comeback in Pakistan national side. Here is the situation. The stage is set. You got to perform. Make runs, plenty of them. Build your case. Simple. 2 slips and a gully. Yes, you're right. It's exactly the platform for these two, though that Fawad has already been in the queue. Test cricket, but this man on picture, Sarfaraz. You're speaking rightly that it's a great time for him to play a best inning like 3 figures. Bring your team out of this really troubled situation where media, the people, the selectors have been watching you, that how good you have been behaving in such kind of condition and situation when your team is demanding from you. Right underneath his eyes. Best defense. Sarfraz Ahmed. He's been around for years. Champions Trophy winner, captain for Pakistan. Just a wonderful character. Love his energy. And the way he
played in national T20 was just amazing. He's involved all the time. Bowled him! That one kept low. Beautiful delivery by Ilyas. He's been persistent with that line and length, and now it's paying off for Ilyas. Well, Sarfaraz has got no answer for such kind of beautiful delivery that has been skidding through some sort of seam, and there you can see the picture, the off stump rooted out. Sarfaraz departs on 2 in 7 deliveries what he has faced here at Pindi Cricket Stadium. It's 83 for 6. It's up to Mir Hamza now. It's not an ideal situation to be in if you're a Sindh fan, because they've lost 6 wickets with 83 on board. The ball is doing a bit, it's swinging, it's seaming. Just 3 bowlers used and they're doing the work. Ilyas has been magnificent. Very energetic. Bowled with some venom. It's swung for him, it has seamed for him. And the conditions, I think they've been lucky. They've got these conditions. .476 runs in his 90 games. Best of 25. More attacking positions now. 3 slips and a gully now for Ilyas as he steams in. That's a good spell of bowling by Ilyas. 3 for 18 in his 10 overs. Wonderful spell. Let's have a look at the wicket of Sarfaraz. Seamed in. No footwork whatsoever. Bullseye. Imagine Ijaz had that catch been taken by Salman Ali Agha off Quaid-e-Azam. What would have been the situation? Pulled into the gap and away for 4. Well, this is really a quality act by Quaid-e-Azam. He's got the ability to whip up at any sort of situation when his team has been under pressure. Here I reply, look at the beauty behind the ball, making it all the efforts for keeping it down all along the ground. Not to go up into the sky and earning 4 runs. Well, to me, Southern Punjab bowlers, they hadn't blinked yet. They've been on to their mark, bowling beautifully. That's interesting. Exposing Mir Hamza to 4 deliveries off Ahmed Bashir. It's a long way to go. Still trailing by 190 runs. So this tail of Sindh will have to do something what Southern Punjab's tail did, something what Ali did, something like what Mohammad Ilyas did, scored runs the last few wickets. 100 runs, 100 odd runs, more than that, last 2 wickets. In fact, 3 wickets if you can add.
the way Ali Usman hung in there with Usman Salahuddin. Then Ilyas came in, scored runs. Sindh doesn't have that much of luxury. Mir Hamza, then there is Ghulam Mudassar, there's Abrar, there's Mohammad Umar. We haven't seen them much with the bat. And under these conditions, going to be mighty task. Yes, exactly. The para, the level, the energy has been keeping same level since the start of the day. But the Southern Punjab bowlers, they've been up to the mark every time. Either it's a tail-ender, either it's an opener, middle order. They've been keeping the ball on the same energy, which has been really good to see that captain, coaches, they've been working hard on them and just allowing them. Though that weather has been also a factor here. It's a cloudy. Yeah, that's another factor. Number 38, Abbas. Yes, the weather is conducive, but way to bowl, how to bowl in this weather, you learn it from the best. That's what Abbas is all about. And I'm pretty sure Ilyas and Ahmed Bashir might have learned a lot from Abbas. Bat, says umpire. Action-packed. Every delivery. Yes, exactly. Really full of action. Have a look. Just going inside edge there. Hitting on to the back leg. Straight away he's asking the question, but umpire Asif Yaqub having a bit of the smile and replying with a bat involved there. Well, tough time for the batters to bat on here at Pindi Cricket Stadium. With this, it's 30 gone. Sin 88 for 6. Well, this will give you the batter picture. 1, 2, 3, 4, 5 batters. They were not into the double figures now. So, when you're playing a 4-day games, not a good picture of a scorecard for any side. Not just 4-day cricket, but any sort of cricket. It's not a good sign, not a good scoreboard. But at least they've got Quaid-e-Azam on crease. Worried faces, Sohail Mazhar Naqvi, the manager, also there. Tense faces. They're a huge side, they're a very exciting side, the Sindh side. And looking them struggle at this point, it's just disappointing. They've got plenty of batters, but nothing has worked. It's been just pure, beautiful bowling. Down the track. Not very intended, but he will take it. A boundary towards third. Out of frustration. Quaid-e-Azam. I don't know that where he was trying to play. His head was somewhere. But he has got a bit of the luck here. Down the wicket. Just trying to go towards onside somewhere. But the ball has gone to the other opposite direction. Down the wicket. At a stage when 6 wickets down, I think more sensible. Wanted to go like bizarre over the head. He wanted to throw it out of the stadium. Unlike Quaid-e-Azam, I haven't seen him place that shot. Never. We'll have a look at it again. When was the last time Quaid-e-Azam even attempted a shot like this? Have a look at that. Not this one. That is a proper cricket shot. The one before. Just amazing. Fantastic cricketer. Patience has been the key for him. Waited 10 years for his call up for Pakistan side.
when he did and never looked back after that. That is the power of patience, Ijaz. Yes, exactly. That time has just gone over, flew over, and there you go. Yeah, just amazing. Outside the off stump it was. It just wanted to go big, that's it. No thought process behind it. Probably last minute decision to go after it. It worked. Got 4 runs for it. Well, might be he was testing his luck there. Oh, I thought he's edged it. Oh yeah, that's what I thought. Really, there was a sound. It's just bowled a magnificent line and length. Ilyas right there, always asking questions, always looking to attack the stumps. That is what you want to see. Well, today it looks like a green surface. The way the southern Punjab bowlers, they've been bowling in the right areas, asking questions all the times from the batters of Sindh. Superb. Fantastic. That is fast bowling of the highest quality by Mohammad Ilyas. Wonderful. Just came in with angle after pitching. It straightens. Beautiful. 93 for 6 Sindh. Sindh struggling as Southern Punjab players take drinks. अब तक 3 ही बॉलर्स को सिंध के खिलाफ आजमाया गया है जिन्होंने बिल्कुल सर उठाने का मौका दिया नहीं है इस बैटिंग लाइनअप को, जो बहुत मजबूत है। बड़े बड़े इसमें नाम हैं, खुर्रम मंजूर, फवाद आलम, सरफराज अहमद। ये टेस्ट क्रिकेट खेले हुए हैं, लेकिन यहाँ देखिए कोई भी जो खिलाड़ी है वो 36 से आगे नहीं गया। 20 रन पर फवाद आलम मुज़ाहमत कर रहे हैं, उनका भी कैच गिर चुका है। इस सेशन में पहली विकेट साद खान की थी, जो बड़ी कीमती थी, सबसे अच्छा यही खेल रहे थे। और उसके बाद इन डिपर पर सरफराज अहमद आउट हुए। ज़्यादा अच्छा फुटवर्क नहीं था साबिक कप्तान का, और मोहम्मद अब्बास ने 10 ओवर्स में एक खिलाड़ी को आउट किया। अहमद बशीर ने भी दबाव कायम रखा, उन्होंने 2 स्पेल किए 2 विकेटों के लिए। और मोहम्मद इलियास ने बहुत ही अच्छा बैक किया है अपने दोनों सीनियर सीमर्स को। और तारिक, अगर कल सुबह की तरफ आप याद करें तो मोहम्मद इलियास तो ये मैच खेल ही नहीं रहे थे, बिल्कुल आखिरी लम्हे पे इन्हें कॉल किया गया। बैट से भी परफॉर्म किया और 3 विकेटें भी
फवाद आलम का कैच भी इन्हीं की गेंद पर गिरा था सलमान अली आगा से। काफ़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रही है अभी तक इलियास की। फवाद आलम को कम ही हमने पूरी तरह अगले कदम पर आकर खेलते हुए देखा है। अब इनको टेल के साथ इस इनिंग्स को आगे लेकर चलना होगा, क्योंकि बॉलर्स की आमद शुरू हो गई है। और पिंडी की इस पिच पर ऐसा कम ही हुआ है कि टेल एंडर्स जो हैं वो ज़्यादा मुज़ाहमत कर सके हूँ। उम्दा शॉट बैकफुट से खेला और गेंद पहुंच जाएगी 4 रन्स के लिए। खासा वक्त और मोहलत मिल गई फवाद आलम को, और जो बड़ा खुला मैदान है ऑफ साइड का, उसी का फ़ायदा उठाया। इस एक शॉट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंध के बैट्समैन को कितनी मुश्किल हुई है। ज़रा सा ये गेंद पीछे था, ज़्यादा ख़राब नहीं था, लेकिन इस लेंथ पे बहुत आसानी से मैनेज कर लिया फवाद आलम ने। और ATF सदर्न पंजाब ने ज़्यादा मौके दिए नहीं इस लेंथ पे बॉल करने के। इससे ये भी लगता है कि बॉलर्स के पास मार्जिन ऑफ एरर कितना कम है, और उतनी ही बेहतरीन बॉलिंग की है ATF सदर्न पंजाब के बॉलर्स ने, क्योंकि अपने लेंथ से बिल्कुल भी नहीं चूके। जैसे आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सर उठाने का मौका नहीं दिया बिल्कुल भी। इनसाइड एज, ये अच्छी गेंद थी, अच्छी लेंथ थी, जो आज कामयाबी का बायस बनी है। और इसका जो बड़ी जो शाबाश है मोहम्मद अब्बास को मिलनी चाहिए, क्योंकि टोन उन्होंने सेट की थी। और जो दूसरे 2 बॉलर्स से अहमद बशीर और मोहम्मद इलियास, वो इनकी पैरवी करते हुए नज़र आए। तो रास्ता जो है वो बड़े दिखाते हैं, और फिर छोटे जो हैं वो आपके पीछे पीछे चलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने तारिक, और क्रेडिट ज़रूर अब्बास को जाता है। आप देखिए मुसलसल उन्होंने मिड ऑन या मिड ऑफ पे फील्डिंग की है फास्ट बॉलर्स की बनिस्बत, जो कि ज़्यादा फाइन लेग पर रहना पसंद करते हैं। अब्बास ने नौजवान फास्ट बॉलर्स के करीब ही रहे हैं, और अपनी परफॉर्मेंस से भी मिसाल कायम की, और जो उनके पास जो इल्म है फास्ट बॉलिंग के हुनर का, उससे भी नौजवान बॉलर्स को वो आगाह करते रहे हैं। और यही वजह है कि उनकी टीम एक बहुत ही शानदार पोजीशन में इस वक्त। 1 रन रोकने के लिए फील्डर्स को आगे बुला लिया है, ऑफ साइड पर भी और ऑन साइड पर भी। आज ओवरहेड कंडीशन से भी मदद मिली है शाहिद अनवर के बॉलर्स को, इसलिए आज बेहतर दिन गुजरा है। अभी तक इस सीज़न में मुश्किल रही है हेड कोच को, कि नेशनल T20 कप में टीम इनकी उम्मीदों पर नहीं पूरा उतरी थी। यही पिच थी कल, जब धूप निकली हुई थी तो बैटिंग के लिए इतनी मुश्किलात नहीं थी। लेकिन आज जो है जिस तरह बादल घिर के आए हैं, मूवमेंट मिली है हवा में भी फास्ट बॉलर्स को, और उनने भरपूर फ़ायदा उठाया। और गेंद को भी मोहलत दे रहे हैं मूव होने का, आगे गिराकर 97 पर 6। अपने ओवरहेड कंडीशंस की बात की, ये सीज़न में पहली दफ़ा ऐसा लगा कि दिन के वक्त इस तरह बादल आए हैं और हवा भी चल रही है, थोड़ी सी खुनकी भी है हवा में। जो कल तक काफ़ी गर्म मौसम था, उसमें एकदम तब्दीली आई है, टेम्परेचर भी नीचे आया। यही वजह है कि सिर्फ 3 ही बॉलर्स पर अभी तक इत्तेफाक किया, फास्ट बॉलर्स को रोटेट किया। खाने के वक्फे के दरमियान ज़रूर 40 मिनट का वक्फा आया, लेकिन मौसम की वजह से भी बॉलर्स को निस्बतन लंबे स्पेल कराने में आसानी हुई है सलमान अली आगा को। लिहाज जो हैं ये इस सेंट पर लगता है किसी को नहीं देखना चाहते बॉलिंग करते हुए। बहुत मेहनती जी जान से अपनी क्रिकेट खेलते हैं, हर वक्त खुश रहते हैं। अली उस्मान को भी लगता है कि कह दिया गया है,
कि इनको पवेलियन एंड से बॉलिंग कराई जाए। ये भी विकेट टेकर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं। मोहम्मद इलियास जो है ये अपनी नौयत के ये मुनफरिद कैरेक्टर हैं, खुश रहते हैं। हालांकि ये फास्ट बॉलर होते हैं, इस उम्र में ज़्यादातर वो एंग्री यंग मैन की तरह होते हैं, लेकिन देखिए आप कभी भी मुस्कान इनके चेहरे से हटेगी नहीं मोहम्मद इलियास के। क्रिकेट को एंजॉय करते हैं अपनी, और वही उनकी परफॉर्मेंसेज में भी नज़र आता है। जैसे आपने कहा जी जान से खेलते हैं, अच्छे इंटेलिजेंट क्रिकेटर भी हैं, कंडीशंस को अच्छा असेस करते हैं। 2-3 साल से हम इन्हें देख रहे हैं, मुसलसल एज ए क्रिकेटर ये ग्रो कर रहे हैं। और अभी भी आपने देखा कि जो लेंथ थी वो इतनी अच्छी थी कि बैट्समैन को अगले कदम पर निकाला, और यही इस विकेट की डिमांड है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मौजूद रहेगी, और बैटर्स ख़ासतौर पर लोअर ऑर्डर बैटर्स के लिए मुश्किल होगी। एक और ख़ुसूसियत जो है वो सदर्न पंजाब के बॉलिंग की ये भी है कि उन्होंने, अगर बैटर्स ने उनको ड्राइव भी खेला है या मिडल ऑफ द बैट अच्छा कॉन्फिडेंट फ्रंट फुट डिफेंस भी किया है, तब भी उन्होंने अपनी लेंथ छोड़ी नहीं। कल हमने देखा कि सिंध के बॉलर्स बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते थे, जब उन्हें ड्राइव लगी उन्हें फ़ौरन अपनी लेंथ खींच लेते थे। कि जिस तरह बैट्समैन अगर फ्रंट फुट पे कंफर्टेबली खेल रहे हैं, उन्हें 2-3 गेंदें, तो कुछ ना कुछ तब्दीली करने की कोशिश करते रहे। इनकंसिस्टेंसी थी। ये देखिए इस ओवर में मुसलसल सारी गेंदें एक ही जगह पर की हैं। एक बॉल बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लगी, लेकिन 2 गेंदें ऐसी हुई जो बिल्कुल किनारे के पास से होती हुई निकल गई। लेंथ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वाइड ऑफ द क्रीज जाकर ये आउटर एज को बीट करने में कामयाब हो रहे हैं मोहम्मद इलियास। यहाँ क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर मौजूद हैं तो ये खुद भी ऑफ स्पिन कर सकते हैं। सलमान अली आगा बॉल इस बार अपना बल्ला देर से नीचे लाए, और ये ऐसा लग रहा था बहुत देर से कि नागुज़ीर है। मोहम्मद इलियास ने एक बार फिर अराउंड द विकेट आकर सफाया कर दिया स्टंप्स का। 7वीं विकेट गिर गई सिंध की। बहुत ही शानदार सेटअप था, एंगल वही वाइड ऑफ द क्रीज, मगर इस मरतबा बॉल बाहर निकलने के बजाय अंदर ही आती चली गई और गैप में से निकल गई। पहले 2 आउट स्विंगर और फिर 1 इन स्विंगर। लोअर ऑर्डर के बैटर्स के लिए काफ़ी कड़ा इम्तिहान था, और मीर हमजा इस इम्तिहान में कामयाब नहीं हुए, लेकिन इलियास को क्रेडिट जाएगा। शानदार बॉलिंग, और सिंध की टीम लड़खड़ाते हुए 97 पे 7 आउट। मोहम्मद उमर पहुंच गए हैं मैदान में 97 पर 7 विकेटें गिर गई हैं। फॉलो ऑन का खतरा बादलों की तरह पिंडी में मुंडला रहा है सिंध के सर पर, और ये काबिल फ़ख्र रिकॉर्ड नहीं है। 4.66 की बैटिंग औसत है। तारिक ये 9वें नंबर पर खेलने आए हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि 10वें और 11वें पे क्या बाकी बचा है। गुलाम मुदस्सिर और अबरार अहमद की सूरत में। इससे पहले 3 बार 5 विकेटें ले चुके हैं एक इनिंग्स में मोहम्मद इलियास। चवालीस रन देकर 5 विकेट इनकी बेहतरीन बॉलिंग है। आज उस रिकॉर्ड को ये और बेहतर बना सकते हैं मोहम्मद इलियास। एक और बड़ा शानदार ओवर, बड़ी उम्दा स्विंग और सीम बॉलिंग। 97 पर 7।
तरह का सेटअप मीर हमजा के खिलाफ किया इलियास ने। टॉप ऑर्डर बैटर के लिए भी मुश्किल होनी थी, और ऑर्डर के लिए तो नामुमकिन सी बात थी। इतनी अच्छी लाइन, लेंथ और मूवमेंट को कोप करना टॉप ऑफ ऑफ कहते हैं, फास्ट बॉलर्स का निशाना होता है हमेशा। और टॉप ऑफ ऑफ को हिट किया इलियास ने, मीर हमजा के दिफा को पाश पाश किया। इस तरह के जो 5 विकेट के हॉल होते हैं ये मैच विनिंग होते हैं, जब आप बहुत कम रन्स में 5 विकेटें हासिल करते हैं। अभी 1 विकेट बाकी है इलियास के लिए उस संगे मील को अबूर करने के लिए, लेकिन यहाँ ये अली उस्मान आ गए हैं, ये भी काफ़ी नज़रों में है, इनका भी काफ़ी चर्चा है। पिछला सीज़न उनका बहुत ही अच्छा गया था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। जिस तरह कौमी टीम की ज़रूरत भी है अच्छे स्पिनर्स की टेस्ट क्रिकेट में, तो इन पे काफ़ी नज़र होगी। लेकिन उनकी आजमाइश कड़ी होगी क्योंकि फवाद स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। अभी 132 रन मजीद बनाना है सिंध को फॉलो ऑन बचाने के लिए। इसलिए फवाद आलम जो हैं, अब इनको कुछ पाँव दबाना होगा क्योंकि जानते हैं कि बॉलर साथ बैटिंग कर रहे हैं, वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकेंगे। रन्स की अहमियत है। फिर ये भी देखना होगा कि क्या अगर फॉलो ऑन होता है तो उसके बाद सदर्न पंजाब की टीम बॉलिंग करना चाहेगी, क्योंकि इनके चौथे और 5वें बॉलर ने अभी बॉलिंग नहीं की है। अब्बास ने 10 ओवर्स किए हैं। अहमद बशीर से आप 2-3 और भी बॉलिंग करा सकते हैं, वो नहीं थकेंगे। यही बात मोहम्मद इलियास के बारे में भी हम कर सकते हैं। तो अगर इस सेशन में ये इनिंग्स सिमट जाती है शाह फैसल, तो इम्कान है, क्योंकि आज बेहतरीन मौसम है फास्ट बॉलर के लिए। हो सकता है कल दोबारा मतला साफ़ हो जाए, इतनी मदद ना मिले आपको, तो क्यों आज का काम कल पे छोड़ा जाए, आज ही बॉलिंग की जाए। जी बिल्कुल, हमने देखा है पिंडी स्टेडियम पे 10 विकेट लेना ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। तो अगर आपके पास वक्त है तो आप 10 विकेटों के लिए पहले जाएं। अगर बाद में आपको कुछ रन चेस करने भी पड़ गए तो ये विकेट टूटती नहीं है, इसलिए आप वक्त का बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। बादल भी हैं आज, बॉलर ज़्यादा थके भी नहीं होंगे। और जिस वक्त भी ये इनिंग्स सिमटेगी तो वो भी तकरीबन आधे दिन का खेल होगा, उसके बाद फिर आराम का अच्छा मौका मिल जाएगा रात भर। वो कहते हैं हवा है, अब्र है, तो क्यों ना फॉलो ऑन भी हो जाए। बिल्कुल, लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट फवाद आलम है। सिर्फ 32 रन चाहिए, लेकिन एक दरवाज़ा खुला हुआ है ATF सदर्न पंजाब के लिए, क्योंकि सिंध की टेल काफ़ी लंबी है। इस गेंद पर रन नहीं देना है, इसलिए फील्डर्स को अब करीब करीब बुला लिया गया है। सिर्फ एक ही फील्डर बाउंड्री पर मौजूद है। मिड विकेट पर अच्छी गेंद थी, नबी तोली बॉलिंग, उमदा इब्तिदा की अली उस्मान ने अपने स्पेल की। 97 7 विकेट पे। इलियास ने सबसे ज़्यादा 12 ओवर्स किए और सबसे ज़्यादा विकेट्स भी उन्होंने ली। इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है, 2 रन से भी कम। जैसा आप कह रहे थे तारिक कि उनके हाथ से इस वक्त बॉल लेना मुश्किल होगा कप्तान के लिए। मायूस कुन कारकर्दगी है सिंध की बैटिंग लाइनअप की। इसमें खासे बड़े बड़े नाम हैं। उमैर बिन यूसुफ एक बार फिर लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके, सिर्फ 5 रन उन्होंने बनाए। साइम अयूब से बड़ी तवक्कुआत थी यहीं पर सेंट्रल पंजाब के खिलाफ, उन्होंने जो नेस्ट सेंचुरी बनाई थी वो काबिल दीद थी।
खुर्रम मंजूर भी एतमाद से नहीं खेल सके। आम बात यह है कि कोई भी जो बैट्समैन है, एक तो विकेटें गिरती रही हैं, किसी बैट्समैन में एतमाद की झलक नज़र नहीं आई। कोई भी कंफर्टेबल हो इस पिच पर, ये ज़्यादा तशवीश की बात है। कि आप साद खान की एक्सेप्शन ले सकते हैं, वो थोड़ा खुलकर खेले, लेकिन बाकी बैटर्स काफ़ी जो हैं वो स्ट्रगल करते रहे। यहाँ पे फिर क्रेडिट सेंट्रल पंजाब, सदर्न पंजाब की बॉलिंग को जाएगा। ये उमैर बिन यूसुफ थे, पिछले पैर पे बॉल लगा और इलियास की विकेटें इस मरतबा भी विकेटों के बिल्कुल सामने आ गए थे। यहाँ कदमों का कोई इस्तेमाल नहीं, यहाँ तो बॉल ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी। क्रेडिट यहाँ ये भी देना पड़ेगा कि सिवाय आप कह सकते हैं कि साइम अयूब के जो थोड़ा लूज खेले, और गेंद हवा में पहुंच से दूर थी विकेट कीपर के। एक बार फिर हैरत ज़दा किया, शॉट पे डिलीवरी की, बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे थे। गेंद लगी भी है ये कनपट्टी पे। प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा, क्या कंकशन चेक यहाँ पर किया जाएगा, ये खुद भी देख रहे हैं। ग्लव्स को लगती हुई शायद बॉल वाइजर पे जाके लगी है, जिस तरह वो देख रहे थे लगा तो ये कि हेलमेट पे ही लगा बॉल, लेकिन कोई नहीं, ग्लव पे लगा और थोड़ा सा दूर रह गया बॉल उमर सिद्दीक से। शायद वो सोच रहे थे कि अगर ग्लव्स पे ना लगती और बॉल वाइजर पे लगती तो क्या होता। जिस तरह अभी भी अपने वाइजर को वो चेक कर रहे हैं। लेकिन फवाद को स्ट्राइक मिल गई, ये अच्छा नतीजा निकला सिंध के लिए। पहले दो मैचेस में यहाँ बैट्समैन का पलड़ा भारी रहा था। अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी बनाई और यहाँ 6 सेंचुरियाँ मजमूई तौर पर बनी थी पिंडी में। और यकसर बॉलर्स का दिन साबित हुआ, 10 विकेटें आज के दिन में गिरी हैं। और कोई भी जो बैट्समैन है वो सेंचुरी नहीं बना सका। पॉल निक्सन खासे परेशान कोच होंगे, आज खासे खुश थे जब जल्दी इनिंग्स सिमट गई थी सदर्न पंजाब की। बिल्कुल हैरान रह गए फवाद आलम, इस गेंद की लेंथ से टू फुल थी। जैसा उनका रिएक्शन था ऐसा लगता है यही है कि वो पिच पे बॉल ढूंढ रहे थे, जहां वो चाह रहे थे कि बॉलर पिच कर रहे हैं बॉल, वहां पे नजर नहीं आई। बिल्कुल आखिरी लम्हे पर ऐसा कहेंगे कि शायद बॉल ही बल्ले को जा टकराई। हैरान हुए जरूर फवाद आलम। फवाद आलम जो हैं वो जमे हुए हैं, वो अपने अंदाज से अपनी रफ्तार से खेलते जाएंगे। दूसरे एंड से उन्हें ज़्यादा सरोकार नहीं है, 99%। रोशनी भी काफ़ी कम हो गई है तारिक पिछले 15-20 मिनट में। यहाँ इंग्लिश वेदर है, इंग्लिश कोच हैं यहाँ पॉल निक्सन, लेस्टरशायर के और इंग्लैंड के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, विकेट कीपर बैट्समैन। ये अपने ज़माने के बहुत ही अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन थे और अल्ट्रा कम्पेटिटिव इनको कहा जाता था काउंटी क्रिकेट में। ज़्यादा इंग्लैंड की नुमाइंदगी नहीं कर सके टेस्ट क्रिकेट में, वो एक खलिश ज़रूर रहेगी क्योंकि इनका जो मुकाबला था वो उस ज़माने में एलेक्स स्टीवर्ट के साथ था और जैक रसल और एलेक्स स्टीवर्ट जो हैं
वो इनके ज़माने में इंग्लैंड के लिए खेलते थे। तो जाहिर है कि वो एलेक्स स्टीवर्ट को बैटिंग की वजह से बरतरी थी, सही तरह स्वीप नहीं कर सके। और जो जैक रसल थे वो विकेट कीपर ही अपनी नौयत के बड़े ही मुनफरिद थे, बहुत ही क्लासिक विकेट कीपर थे जैक रसल। बिल्कुल, और बैटिंग भी बहुत ही बड़े फाइटर थे। वो भी इस तरह की सिचुएशंस में जिस तरह की अब सिंध की है, जाने जाते थे फाइट करने के लिए। ये 2000 में पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान के दौरे पर पॉल निक्सन, लेकिन इनको कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिल सका था। एलेक्स स्टीवर्ट के डेप्टी के तौर पर जब नासिर हुसैन की टीम ने पाकिस्तान का तारीखी दौरा किया था, यहाँ रावलपिंडी में भी वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया था। तारिक, वो पहला मैच था यहाँ पिंडी में जो फ्लड लाइट्स में हुआ था, और लेकिन उस दौरे के फ़ौरन बाद इनको जेम्स फॉस्टर ने रिप्लेस कर दिया था और वो अपनी जगह बरकरार नहीं रख सके इंग्लैंड की टीम में। लेकिन काफ़ी कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर हैं अभी भी। जब हम इन्हें देखते हैं सिंध की टीम के साथ काफ़ी जी जान से मेहनत कर रहे थे मैच शुरू होने से पहले, और खाने के वक्फे में भी एक नया प्रोफेशनल एटीट्यूड ज़रूर लेकर आते हैं ये जो फॉरेन कोचेज़ हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं कि मुस्कुरा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैंप का जो माहौल है उसको लाइट रखा जाए, क्योंकि इनके एक्सपीरियंस में भी है। और हम सब जानते हैं कि इस तरह के सेशन हो जाते हैं टीम्स के साथ, जब एक सेशन में आप ज़्यादा विकेटें गंवा देते हैं। लेकिन ये नहीं कि उससे फिर रिकवरी मुमकिन नहीं होती। अच्छा डिफेंड किया उमर ने, 102 पर 7। लो स्कोरिंग मैच अब तक रहा है। टॉप स्कोरर इस मुकाबले के उस्मान सलाहुद्दीन है 89 रन के साथ, और उनके सिवा किसी ने भी कोई निस सेंचुरी नहीं बनाई। उमर सिद्दीक ने 47 रन बनाए, 42 रन अली उस्मान ने बनाए। और आज सिंध के टॉप स्कोरर साद खान 36 रन के साथ रहे। मोहम्मद अब्बास, लेस्टरशायर की बात हुई तो ये भी लेस्टरशायर के लिए खेलें और आ गए हैं बॉलिंग करने के लिए। काउंटी क्रिकेट की बात की तो काफ़ी लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है ओवरसीज़ प्रोफेशनल्स को, और अब्बास ने इस सीज़न में भी बहुत ही ज़्यादा बॉलिंग की है वहाँ पर। लेकिन अब जब काउंटी सीज़न की जो टाइमिंग है वो अब्बास जैसे बॉलर्स के लिए बहुत ही मुफीद है। इस सीज़न के बिल्कुल स्टार्ट में जो समर होता है, इंग्लिश समर, उसके बिल्कुल स्टार्ट में वहाँ भी कंडीशंस बॉलर्स के लिए अच्छी होती हैं, और बैक एंड पे अगस्त और सितंबर में भी। या फास्ट बॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान से हमेशा ही जाते रहे हैं काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए, जबकि भारत से बहुत कम फास्ट बॉलर गए हैं पाकिस्तान से। ये सिलसिला जो था खान मोहम्मद के ज़माने से ही शुरू हो गया था, वो पहले प्रोफेशनल थे पाकिस्तान के। ये अच्छा रिकॉर्ड है, देखिए औसत जो है कितनी काबिल कदर है, मुश्किल 23 की है। अपनी जगह खो गए हैं टेस्ट मैच टीम में अब्बास। फास्ट बॉलर्स का जो पाकिस्तान में जो एवोल्यूशन हुआ है, जो नए फास्ट बॉलर्स जो तजर्बेकार इतने नहीं थे, लेकिन पिछले 12-18 महीनों में वो खेप जो है तैयार होती हुई नज़र आई। इसलिए अब्बास थोड़ी सी जो है उस फहरिस्त में पीछे चले गए हैं फास्ट बॉलर्स की टेस्ट मैचों के लिए। 23 की एवरेज, 90 विकेट्स, अच्छा स्ट्राइक रेट भी है। ज़्यादा पुरएतमाद शॉट नहीं था, 1 रन और फवाद आलम को मिल जाएगा। यहाँ तो मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तानियों का काउंटी क्रिकेट के साथ एक चोली दामन का साथ रहा है। वहाँ पर खान मोहम्मद ने बहुत ज़्यादा काउंटी क्रिकेट खेली, बाद में
70 की दहाई में तो पाकिस्तान के सरफराज नवाज, इमरान खान, बाद में वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, बहुत ही एक लंबी फहरिस्त है पाकिस्तान की पेसर्स की। लेकिन इसके बरक्स जो भारतीय पेस बॉलर्स हैं ये वहाँ पर बहुत कम खेले। ख़ासतौर पर पिछली सदी में ये ख्याल किया जाता था कि जो भारत के क्रिकेटर हैं वो काउंटी का वो बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। वहाँ की जो सख्तियाँ होती हैं, वहाँ पे लंबे लंबे स्पेल आपको करना पड़ते हैं, मैच के बाद मैच खेलना पड़ते हैं। मनोज प्रभाकर थे 90 की दहाई में जो गए थे बॉलिंग करने के लिए वहाँ। अनिल कुंबले स्पिन बॉलिंग कर रहे थे उस दौर में नॉर्थहैम्पटनशायर के लिए। जल्दी चेंज करते रहेंगे। 103, 7 खिलाड़ी आउट। Quaid-e-Azam taking his time. He's always there, like a ball. It's really hard to go through from his defenses, though that he has given you an opportunity to wrap him up, but dropped. And he's still there on 29 in 77 deliveries. What would have been 8 wickets down. And if he's there for a long time, mind you that it will irritate the bowling captain, the bowlers a lot, because he has got the caliber who can stay longer onto the crease. Yeah, but the issue that I see here is that the trail by 175 runs, for how long is he going to stay patient at one end? Yes, as you said, he has the potential, he has the capabilities of doing it, but for how long? You've got to trust your partner. And yes, definitely look to score runs too. 175, that's a long lead. That's better, look for 2. And even 3 if they run hard. And they do. Yes, that's the way how you can pave your way. He's covered a good long distance. And though that we were discussing a while ago that Imran Randhawa should be coming on to bowl here, he has already his 4th bowler, Usman, who's been utilising. So he might be a key factor that regular bowlers, they've been pitching them. Might be some sort of change can work for the bowling department. $106 for 7, Sindh. Not a happy camp. They're a huge side, and in this situation, they don't like it. National T20 champions, Sindh, they lost 7 wickets, 106. Not a happy place to be. Yeah, you were talking about giving an opportunity to Imran Randhawa. I think the seamers have done a pretty good job.
still seaming. See, that's what Abbas is saying, that the ball is doing a little bit. And you know that his line and length, he's just so consistent with it. Yes, exactly. So easy for him. And for the batter too. Small exchanges. But I think so that keeping that line won't be hurting the batters, as this has been more comfortable for them. Yeah, he'll keep on bowling you there outside the off stump. He's very consistent. Shahid Anwar, the coach of ATF Southern Punjab, has done a brilliant job here in this game with his young side. And this man, I think he's played his role. He's just taken 1 wicket, Abbas, but he's been guiding Ilyas. I saw him stand at mid-on when Ilyas was bowling, continuously talking with him, telling him the areas where to bowl. It's such a boost for a young fast bowler. Having somebody like Abbas next to you, that's huge. Yes, exactly. Agreed with your point that experience and skill gelling together. And you can see the verdict of wicket column, 7 down. Courtesy this man, as explained earlier by Ali, that he's having all the variety. And Fawad is there, still there. He's just been wonderful bowler over the years, Abbas. He's such a huge performer. He's proved himself at international level. He's been a prolific wicket getter at domestic level. There you go, you can see great names. And he's right there, second last in the list. 589 wickets, 39 time he's taken 5, 11 times he's taken 10 for. That is a huge record. And look at those names. Starting off with the 3 greats, Abdul Rauf also there. Easy dismissal. Abbas has got the best of Quaid-e-Azam. Wanted to go big, wanted to go huge, but that's probably not the right idea. He was frustrated by that consistent line outside the off stump. Fancy shot, not working out. Well, this time Fawad used his feet, but not productive, but towards dressing room. Have another look. Really disappointment here for the big man, who just gone at 32 runs in 85 deliveries. And misery for Sindh continues, 8 down at 106. Hips to go back, so your weight's over your heel when you land. That's it, hips back, hips back. Lovely, Adam. वो आ गया, मेरा दोस्त आ गया। Abrar Ahmed, the hero with the ball, has got a work to do with the bat now, because Sindh are in a really bad position, 106, and they've lost 8 wickets, still trailing by 172 runs. That's a lot of runs. How well Abbas has bowled. He's frustrated somebody like Quaid-e-Azam with that much of experience. That's a magical way to start off his inning. Wonderful. Straight down the track. He's smiling. He loves it. Why not? Boundary to finish the over. Well, there was a cracker. Bit of backing away. And look at the beauty. What are you just smashing here? To the big man, Abbas.
And everyone at venue is smiling. The way that boundary just came into the being. 110 for 8 after 39. Just that follow through and that action without after playing that shot, just amazing. Just enjoys the batting. Couple of fielders going to the boundary line. That's long off and long on in position now. Probably Sindh is going to go after the bowling if they can, because they've just lost Quaid-e-Azam to a very ordinary shot. Have a look at that. He just frustrated him outside the off stump. He was so consistent in that line of length that got the best of Quaid-e-Azam. It will be very soon, I believe, that Southern Punjab will be batting again. 168 the lead. It will be a huge bonus to them. Excellent. This has been brilliant captaincy. But it's a total contrast here in this dressing room. The Sindh, negative replies. And the bowling department really happy. The way their bowlers did the job here for the side. I think the utilization of bowlers has been perfect. Being a bowling captain, when you have got lots of assets under your belt, you need to spare at any time. You can do that. And I think so today, Southern Punjab bowlers, they have done the trick. Yeah, they've done a tremendous job. Not to forget, the conditions also suited them. It was cloudy, it was windy. The ball did a lot. It was seaming, it was swinging. It's 110 for 8. 111 rather for 8. Yeah, let's talk about the shot attempted by Quaid-e-Azam. Do you expect it from somebody like Quaid-e-Azam? I mean, you got to learn from Southern Punjab, the way Usman Salahuddin batted with the tail. He was very solid, technically very correct. He hung in there, got stuck, got runs. Look at that. Pointless, thoughtless. Had he stayed there till the end, that would have been so beneficial. Get maximum runs. That was the idea. But Quaid-e-Azam had other ideas. Just a matter of time now. Yes, exactly. I wanted to add here one of the other thing, like traits of a player. Like if you expect from Babar Azam, Mohammad Rizwan, use of feet, came down the track, hitting such kind of shots. But Fawad is sort of cricketer who's been taking time, the patience, the stamina, the caliber. So it's a rare thing that what we have witnessed here from Quaid-e-Azam. Paul Nixon walking with Saad Khan, telling him a few tricks. Late for this inning, maybe he couldn't apply it for the second inning. Yeah, you make a point, but I've never seen Quaid-e-Azam play that sort of a shot. And against a run-off play, when there was no point playing that sort of a shot, Paul Nixon would have a word with him, definitely. Not just him, but of course, yes, Saad Khan, he's already working on him. Sarfaraz Ahmed, no footwork, lost his wicket. Umar bin Yusuf got a good one. Saim Ayub, another one he needs to talk to. The way he played his shot, way outside the off stump, flashy. Khurram Manzoor also poked one outside the off stump. And that's what at that point I was making. Usman Salahuddin got stuck in. The runs he scored with Ali Usman, and then the last partnership between Ali Usman and Elias. We got plenty of runs there. That was the role that Quaid-e-Azam should have had.
So yes, poor cricket by Fawad and Sindh side. Yeah, teammates, fans, they expect such kind of big knocks from the big guns, but yeah, it's just 2 wickets away. Southern Punjab to bat again. But let's see, will it be a fiery knock here by Abrar and Umar, or maybe they will take time? Anything plus, like sparing time, adding minutes, will be good for Sindh team. Right through the slip cordon for 4. That is deliberate. That is very stylish by Abrar. It's the runs that matters, no matter how they come. Earlier he scored down the track and now towards that third area. Look at that, it just guided it. Right from the middle of the bat. Wonderful. Yes, exactly. Intentionally played that between the gap. He exactly knew that where the fielders are. And just been having a good time. 8 runs in 2 deliveries. I think that when Ilyas came up to bat, it's a sort of thing that we've been witnessing here from Abrar. So anything overpitched by Abbas here. And again. But this time protection is there at third. We're in with a treat. Have a look at that. That's deliberate. Played it into the ground. Good cricket, Abrar. 117 for 8. This will be a good battle. Ali Usman to Abrar, both spinners. Remember, Ali played really sensibly when Abrar was bowling. Can he do the same? That's the question. Just flighted delivery outside the off stump. Make him play across. That's what I'm thinking of. Just flighted outside the off stump. Okay, quicker one. Yes, getting off from the strike. Well, I think so. That message, or will they follow any message from the coach or captain here to stay at wicket? If you were the coach, what message would you send? I'll surely give you, or tell you after this. Well, at this stage, I think so. I would have given a free hand to the batters. Just go, do your job, whatsoever you will love. Do you think Abrar is not following that? No. What have you learned from the 4 deliveries that he has faced? He's going to go after them. Some entertainment. Some runs. You just hang in there. Just don't give it away. Minimize that lead, which is 160. Try to get closer and closer. It's not the end of the game. Got 1 inning to go. Play well in the second inning. There you go. Played it hard, but straight to the fielder. 1 more run. So Abrar is back on. And I think so that at this stage, he will be an entertaining factor. If he can come up with some big shots, can destroy something here. Just showing the batters how to do it. If you attack the bowlers, you definitely make them change the length. That has not happened from that Sindh side. They've all been in the shell. Saim Ayub looked good, but then too many shots attempted. He does well. It's 119 for 8, Sindh.
Well, only middle order. In 30s, high 30s, Fawad Alam and Saad Khan. Not a better reply from Sindh side, looking on to the card. Oh, interesting change. Salman Aliaga, the captain, bringing himself on. Can be a good idea. You give the ball air outside the off stump, make the batter play across. That's where the chance is. I think a couple of dot deliveries and there might be some action against the skipper. As the fielders have been waiting for any kind of Yahoo shot here. It's a big one. Into the gap. Lias couldn't cut it off. That's a boundary. So some handy runs coming here for Sindh side by these two tail-enders. Yes, that was really a clean hit. And anything that Ali was just describing you here, that any sort of runs will surely be adding here the more value. Okay, look at that. It's a good shot. He picked up the spot. The placement was the key. Still, he's just bowling middle and leg. Ideally, I would want him to bowl right outside the off stump. Just a flighted delivery outside the off stump. Then make him play towards that cow corner. It's easier, this line. So if you bowl outside the off stump, more chances that the ball will stay in the air. If he's brave enough to do it. That's better. That's better. Appeal. No, says umpire. A good time, like 3 or 4 seconds has been good enough. And fielder nearby the catching position, having a good presence of mind, returning back to the wicket keeper. Slight bit of late. Come on, Salman Aliaga, outside the off stump, a flight to delivery, just try it once. This one is an easier one. 123 for 8. Paul Nixon, the head coach for Sindh side, will be very disappointed with this performance of the batters. He's got batters around him. Saad Khan there, Faraz also. That's a good position to be. There's a short leg, but very fine. It's almost in middle of the leg slip. Well, tail-enders, might be I'm wrong, but had the habit against the pacers, like a good pacer with a Yorker length delivery can wrap up the things here. But at this stage, both spinners, they're operating. So let's see if he can bring his German pacer, make a Yorker length delivery, or might be a short pitch delivery to give a surprise to the tail end batters. Might be it result oriented. Yeah, they're negotiating the spin as well, both Ibrar and Umar. Imran Randhawa is one option. If he's resting the top 3 seamers, can use him for a couple of overs. Be careful with that stance. There he is, all-round cricketer, good white ball cricketer. Well done, Ibrar. Maiden for Ali Usman. It's 123 for 8.
Salman Ali Agha will continue. Yeah, most likely this will be the last over before tea interval. If they can sneak it one more, both of the spinners. There's nothing happening for the spinners. No spin, no grip. Just gentle bowling. Couple of runs added to the total. Yes, exactly. The batting looked like in a comfort zone at this stage against the spinners. There is nothing happening for them. But let's see that after tea session, how things will be operating. Because this is going in a regulation. Like both batters, they've been going behind the ball, not showing any sort of rush, spending their time. Big one. That is huge. That is a 6. Right in his zone. These are some handy runs coming from the tail enders of Sindh. Wonderful hit. Excellent, good hit. Clean shot. He picked it up quite nice and early. Scone aerial distance was there too. And in maximum beauty. See, again, he's bowling that middle leg line. It's comfortable. If you have to fetch it from outside the off stump, he's going to go big. But he's persistent with that middle and leg line. Salman Ali Agha. 9 runs of this over. It's 132 for 8 now. Are they going to get one more? That's the question. Yep, they're sneaking in with one more over. Ready for a practice session. Saud Shakil scored 150 in the last game against Northern at Faisalabad. Not quite scoring in this game. This partnership, Ijaz, is 26 handy runs. Imagine if Fawad Alam would have been there. Get maximum runs, get to that, closer to that total. Yes, he was searching for a batting partner there at that time. But here, oh, that's a bit of quicker side, but they're earning runs. And giving value, giving respect to the bowler. When there is a bad delivery that has been dispatched in that partnership, and runs gone down like 146. What Sindh has been trailing now. That's forcefully hit through the gap. That will run away for a 4. Excellent partnership. Umar is making it count. It's 21 now. Excellent use of feet and productive. Look at that here, just managing that shot, making it to the perfection. Getting away from the fieldsman and earning 4 runs. Nice and solid. Good batting. Well, he's having a good time here in this 22-yard of Pindi Cricket Stadium. He's launched it. That is a huge hit. That has gone all the way. What a wonderful way to end the session with a 6. He's telling the batters how to bat, Mohammad Umar. Wonderful inning. Yes, exactly. Wonderful hitter. Here, have another look in replay. Flighting, and there you go. Bang there. Just smashing it. And look at the comfort.
how he was having a gate towards dressing room this session. 28 overs, 4 wickets, 88 runs. Run rate 3.14 by the wickets. These are the troubling time for Sindh. Southern Punjab would be a very happy side. They've taken 4 wickets in this session. But just at the end, Sindh side getting the momentum of this 36-run partnership between these two, Abrar and Mohammad Umar. That counter-attack came a little late. Still Southern Punjab is on top. Trail by 136 Sindh side. Let's have a look at their batting card. Nothing really to talk about that. Just a couple of good innings from Fawad and Saad. And now it's up to these two, Mohammad Umar who's on 27 with Abrar Ahmed who's on 10 not out. They've got a job to do. It's 142 for 8. Well, bowlers, they really enjoyed bowling here at this spindy surface. 2 wickets from Muhammad Abbas. Started well. Ahmed Bashir getting 2 wickets. 4 wickets in 25 runs in 13 overs from Muhammad Ilyas. These are the bowlers. They've really changed their destiny. And just making this so much comfortable for themselves. The session definitely belonging to the bowlers. Mohammad Abbas and company, they did a great job. Although Saad Khan did try a few things. He was attacking, he was positive. That brilliant shot down the track also. Until this happened, Ilyas' spell was magnificent. He was just bowling wicket to wicket and that ball jacked in to Sarfraz, had no idea. Fawad Alam got stuck in for a few runs. Tried a few big hits also, but he was always running short of the partners. That was the fear he had as Mir Hamza was knocked over by Ilyas' brilliant bowling. And then this happened. Against the run of play for Fawad Alam, that is not expected. And then entertainment. All entertainment from Abrar and Umar. Some big blows, some handy runs in the end. They're not scared, they're not going to bow down by the situation. They're going to keep on playing hits. That was a forceful hit through mid-off area. And this was the last delivery. Look at that, he just launched into it with force. And a 6 to end the session. That's how the match stands at the moment. ATF Southern Punjab in their first inning, 278. Usman Salahuddin top scoring with 89. In reply, Sindh are struggling at 142 for 8. Saad Khan scoring 36 runs. But it's the bowlers to talk about. 4 wickets for Ilyas, 2 for Ahmed Bashir. Sindh trailing by 136 runs. We're going to take a break. We'll see you in about 15 minutes time.
रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ATF सदर्न पंजाब और सिंध का मुकाबला जारी है। आज दूसरा दिन है इस मैच का। सिंध की टीम ने अपनी पहली इनिंग्स में 142 रन बनाए हैं 8 खिलाड़ियों के आउट होने पर, और आज कोई भी बैट्समैन बहुत ज़्यादा एतमाद नहीं दिखा सका। साद खान ने 36 रन बनाए। फवाद आलम आउट होने वाले आखिरी बैट्समैन थे, वो 32 रन बनाकर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हुए। अब्बास की गेंद पर साउथ शकील जो कप्तान हैं वो बगैर को रन बनाए वापस गए। और ये पिछला सेशन जो है सदरन के बॉलर्स के नाम रहा। ख़ास तौर पर बड़ी उम्दा बॉलिंग की मोहम्मद इलियास ने। आसमान पर बादल छाए हुए थे, वो गेंद को स्विंग और सीम करने में कामयाब हुए। मोहम्मद अब्बास ने अब तक 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। अहमद बशीर ने भी 2 विकेटें हासिल की 31 रन देकर, लेकिन मोहम्मद इलियास जो हैं इन्होंने पसपा किया है सही मानों में। अपने 13 ओवर्स के लंबे स्पेल में वो 4 विकेट ले गए। इकॉनमी रेट भी 2 से कम है। और वक्फे से पहले दोनों स्पिनर्स ने भी बॉलिंग की, लेकिन कारगर नहीं रहे। 136 रन सिंध की टीम अभी भी पीछे है। और अहम बात यह है कि उन्होंने फॉलो ऑन अब बचा लिया है इस पार्टनरशिप ने। 36 रन की हो गई है उमर और अबरार के दरमियान, लेकिन अब मोहम्मद इलियास से इनका आमना सामना होगा, जो कि अपनी 5वीं विकेट की तलाश में है। और मेरे साथ यासिर हमीद आ गए हैं कमेंट्री बॉक्स में इस आखिरी सेशन में। जी हाँ, शुक्रिया तारिक भाई। और एक्सलेंट फिगर्स, 13 ओवर्स में 5 मेडन, 25 रन, 4 विकेट्स। मोहम्मद इलियास जिन्होंने डैमेज किया है सिंध की बैटिंग लाइन को, और रियल डैमेज किया है। ऑन द ऑफ खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद के बिल्कुल करीब भी नहीं थे। अबरार आज इनके लिए बड़ा उम्दा दिन रहा। 5 विकेटें उन्होंने ली। मोहम्मद इलियास की भी यही ख्वाहिश है कि वो भी अपनी 5वीं विकेट मुकम्मल करें। ये इनके करियर में चौथा मौका होगा जब इनिंग्स में ये संग मील अबूर करेंगे। ये भी सेंचुरी के मुतरादिफ होता है अगर कोई बॉलर जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 5 विकेट ले। साउथ शकील की कोचिंग हो रही है, नए हेड कोच हैं पॉल। सीज़न के दौरान जो कोच है वो कितना काम कर सकता है? आपकी ज़ाहिर है कि टेक्निक में तो रद्दोबदल नहीं हो सकता सीज़न के दौरान यासिर। जी हाँ, छोटी मोटी जो गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से आउट हो रहा था बैट्समैन, उन पे वर्कआउट होता है। अब देखें यहाँ पे भी ये जो कोच हैं ये इनको बैलेंस और जो हेड पोजीशन है उनकी आप देखें बिल्कुल सीधी है। कहाँ छोड़ना है, कहाँ खेलना है, बॉडी के पास खेलना है, इस सारी चीज़ों पे बात हो रही है। और ये बेसिक्स हैं आपकी बैटिंग की। और अगर आपकी ये चीज़ें ठीक होंगी तो आप सीज़न में लंबे रन्स करते हैं। गेंद और बल्ले का कोई मेल जोल नहीं हुआ। अबरार शॉट खेलना चाह रहे हैं। मोहम्मद इलियास अभी उसी लेंथ पर गेंद को ला मारने में कामयाब हो रहे हैं। तीसरी बार है इस ओवर में अबरार अहमद वही शॉट खेलना चाह रहे हैं। विकेट्स को छोड़ के हाथों के ज़रिए ये शॉट खेलना चाह रहे हैं। कोई इसमें बायो मैकेनिक शामिल नहीं है। ऑफ साइड में मिड ऑफ जहां अली उस्मान है, इसके अलावा कवर्स और 3 स्लिप्स। ये अच्छा खेला। इस बार बाउंसर की तवक्को कर रहे थे, पीछे हटे हुए थे, वहीं से गेंद को लेग साइड में खेलने में कामयाब हुए अबरार। जी अच्छा कनेक्शन अबरार का। बॉल के करीब हो के अगर वो हिट करेंगे तो उनको कामयाबी मिलेगी। इस दफ़ा इलियास ने फॉलो किया उनको। वो स्टंप्स को हिट करना चाहते थे लेकिन बॉल टांग पे गई। 2 रन हासिल किए अबरार ने। अच्छी पार्टनरशिप इन दोनों ने की है तारिक भाई, और फॉलो ऑन से निकाला अपनी टीम को।
बिल्कुल, क्योंकि लंबी टेल है सिंध की और हाथ बटाना होगा टेल एंडर्स को भी। नो बॉल मोहम्मद इलियास। ये मुतवक्के था कि जिस तरह बैट्समैन शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे कि ये इनका पीछा करते शॉट डिलीवरी के ज़रिए। ओवर स्टेपिंग की इलियास ने। जी महवे हैरत हैं सिंध की टीम इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस को लेके सोच में डूबे हुए हैं। ये हवा में खेला है, यहाँ पर कैच आउट होने का खतरा है। आ गए फील्डर अली उस्मान और दोनों हाथों से उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और 5 विकेटें हासिल कर ली मोहम्मद इलियास ने। इनके लिए बड़ा खुशकुन दिन। एक मौके पर कल इनका नाम टीम में भी शामिल नहीं था, फिर हसन अली अनफिट हुए, खेलने का मौका मिला और पहले उम्दा बैटिंग की और उसके बाद ये 28 रन देकर 5 खिलाड़ी आउट किए। इनके करियर की ये बेहतरीन बॉलिंग है। जी हाँ, एक्सीलेंट स्पेल मोहम्मद इलियास का और वेल डिजर्व 5 विकेट्स हासिल किए। अच्छा कैच था, ऊंचा था, प्रेशर कैच था, लेकिन बड़े आसानी से बॉल के नीचे आके कैच हासिल किया अली उस्मान ने। तो इब्रार अहमद 12 रन बना के आउट हुए 145 पे 9। गुलाम मुदस्सिर है नए बैट्समैन और आखिरी बैट्समैन सिंध के। इसके बाद यकीनन सिंध की टीम बॉलिंग करने आएगी। मैच अच्छा ओपन हो गया है। 130 रन की लीड है और साउदर्न पंजाब के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका कि यहाँ पे 150 रन करके दोबारा उनको बैटिंग करवाएं। 20 मैचेस खेले हैं गुलाम मुदस्सिर ने। अच्छी पार्टनरशिप थी। 106 रन पर जब 8 विकेटें गिर गई थी तो लगता था कि शायद फॉलो ऑन का शिकार हो जाएंगे, लेकिन अबरार अहमद और ख़ास तौर पर मोहम्मद उमर ने जो 27 रन से स्कोर किए, 2 चौके और 2 छक्के लगाए, सिंध की टीम को उनने ये लकीर अबूर करा दी। अब पहले इस इनिंग्स को ख़त्म करना है, उसके बाद फिर ये सोचना है किस अंदाज से बैटिंग की जाए, क्योंकि बड़ी हद तक गेंद जो है ये अब सलमान अली आगा इनके कोर्ट में है। इनको अब यहाँ से फैसले करना है कि इस मैच को किस तरफ लेकर जाना है, या क्योंकि अब जो है वो नए बैट्समैन को ही वनडे क्रिकेट में खेलना होता है। क्रॉसिंग हो जाए और ये खेल दिया है मिड ऑफ के ऊपर से 4 रन के लिए। उमर ने फुल टॉस गेंद यॉक करने की कोशिश की, ज़रा सा ऑफलाइन हुए, 31 पर पहुंच गए उमर और सिंध की टीम पहुंची 149 पे। बहुत अच्छा शॉट उमर का और एक क्रूशियल इनिंग खेल रहे हैं और अच्छी इनिंग खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। फॉलो ऑन से निकाला पहले अपनी टीम को और अब लीड को कम करते हुए 31 रन की हैं 41 बॉलों पे। इस साल PSL के मौके पर इनका एक इंटरव्यू सामने आया था, एक अखबारी बयान, जिसमें उमर ने कहा था कि वो ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, वो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। आज उनने दिखाया है कि वो ऐसी बात क्यों कर रहे थे। मुदस्सिर ने भी दिखाया कि वो भी कवर ड्राइव कर सकते हैं। और तीसरे रन के लिए अब आ रहे हैं उमर बैटिंग एंड पर।
अच्छा खूबसूरत शॉट मुदस्सिर का, सब कुछ बेहतर था इस शॉट के बारे में। ये आखिरी विकेट जो इब्रार आउट हुए, अली उस्मान ने बहुत आराम से कैच लिया। और अबरार की बैटिंग देखने के लिए जो सिंध के ड्रेसिंग रूम में एक दिलचस्पी नज़र आ रही थी और इन्हमाक वो भी ख़त्म हो गया। सबसे आखिर में रंधावा को बॉलिंग मिली है। सलमान अली आगा दोनों स्पिनर्स ने भी उनसे पहले बॉलिंग कर ली और 3 फास्ट बॉलर्स ने भी। 47 ओवर्स के बाद अगर आप को गेंद मिल रही है तो आप इतना अच्छा महसूस करते नहीं है मैदान में जब आप बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल हों। जी आई थिंक इनका जो रोल टीम में नज़र आ रहा है वो यही है कि अगर मैच लंबा हो जाता है और पार्टनरशिप लगती है तो बॉलर्स को रेस्ट देने के लिए कुछ ओवर्स कर सकते हैं। तो ख्याल से वो टाइम आ गया कि थोड़ा सा बॉलर्स को रेस्ट की ज़रूरत है। इमरान रंधावा से बॉल करवा रहे हैं। ये दबाव में भी होंगे क्योंकि 5 विकेटें ले ली हैं इलियास ने और अली उस्मान अच्छी बैटिंग करते हुए नज़र आए थे 8वें नंबर पर आकर। तो जो आइंदा मैचेस हैं ज़ाहिर है कि मोहम्मद इलियास को अब प्लेइंग 11 से बाहर रखना मुश्किल हो जाएगा और जब हसन अली फिट होकर टीम में वापस आएंगे तो फिर टीम में जगह बरकरार रखना जो है मोहम्मद इमरान रंधावा के लिए इतना आसान नहीं होगा। अब बैटिंग ऑलराउंडर है ये, अगर 3 फास्ट बॉलर खेलते हैं फिर क्या होगा? फिर अहमद बशीर को बाहर बैठना पड़ेगा हसन अली की जगह। स्मैश कर दिया, चोटी के ऊपर से खेला मिड ऑफ के। उमर जो अपना बैटिंग टैलेंट भरपूर तरीके से दिखा रहे हैं और सिंध का खसारा उनने 4 रन और कम कर दिया। जी हाँ, पेस नहीं थी बॉल में और उनके लिए आसान शॉट एग्जीक्यूट की उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से। पावर हिटिंग लगता है कि करते हैं। इसी गरज से दूर दूर बॉलिंग कर रहे हैं ताकि पहुंचना पड़े मोहम्मद उमर को। एक और महंगा ओवर, 156, 9 खिलाड़ी आउट। ये सुहेल मजहर नकवी हैं, ये सिंध की टीम के मैनेजर और बड़े ही आजमूदाकार ये क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं। हबीब बैंक के शोबा स्पोर्ट्स के सरबराह रहे। बहुत अरसे तक ये काम जो है अब्दुल रकीब करते रहे वहाँ और उनके रिटायरमेंट के बाद ये भी हेड ऑफ स्पोर्ट्स रहे। मोहम्मद इलियास जो हैं ये घबरा रहे हैं, टेल एंडर्स जो हैं पीछे पीछे हट के खेल रहे हैं क्योंकि पिछले ओवर में बाउंसर के नतीजे में ही ये विकेट ले गए थे अबरार अहमद की। जी बिल्कुल, कोई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी क्योंकि उमर जो है वो अपनी शॉट्स खेल रहे हैं और अगर आप फील्ड को देखें तो थर्ड मैन भी पीछे चले गए हैं, डीप पॉइंट भी पीछे चले गए हैं, मिड ऑफ का फील्डर भी पीछे जा रहा है। तो यही कोशिश होगी कि इनको 1 रन दें और गुलाम मुदस्सिर को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाए। वैसे पुल किया, ये बड़ा जोरों का शॉट है और गेंद मैदान के बाहर जा उतरी। ये छक्का है
मोहम्मद उमर का कि इन्होंने कल बड़ी उम्दा सीम बॉलिंग की थी और आज बड़ी अच्छी हिटिंग कर रहे हैं। सिंध की टीम को मुकम्मल तबाही से बचाया। यह एक अच्छी हिट, पावर हिट थी उमर की। फ्रंट लेग क्लियर किया और शॉर्ट बॉल्स सीढ़ियों में पहुंचा दी। बहुत अच्छी शॉट। एक बार फिर खेला, पुल किया 2 फील्डर से स्क्वायर लेग पर और एक डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग पर, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ सके। मोहम्मद इलियास की अच्छी खासी पिटाई कर दी है और अब मिस सेंचुरी से भी सिर्फ एक स्ट्रोक दूर हैं उमर। यहाँ एक और बहुत ही जोरदार शॉट 2 फील्डरों को चीरती हुई बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। थोड़ा सा ये यहाँ पे प्रेडिक्टेबल भी हो रहे हैं इलियास, क्योंकि अच्छा रीड कर लिया इनके जहन को मोहम्मद उमर ने। 5 विकेटें लेने के बाद इनकी कोशिश है हर गेंद पर विकेट ली जाए और ये उठाकर खेला है। अब्बास देखते रह जाएंगे। दूसरा छक्का इस ओवर में। इस वक्त चारों तरफ फील्डर बाउंड्री पर हैं, लेकिन किसी को खातिर में नहीं ला रहे और निस सेंचुरी का ये मार्का सर अंजाम दे दिया। और क्राइसिस में खेलने के लिए आए थे, 49 गेंदों में ये इन्होंने निस सेंचुरी स्कोर की। चौथा छक्का लगाया। ब्रेव इनिंग मोहम्मद उमर की और ये बॉल तो उन्होंने वाकई सीढ़ियों में पहुंचाई है। मिड ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में ये शॉट मारा। दोनों बहुत बड़े छक्के थे और 50 रन भी मुकम्मल किए मोहम्मद उमर ने सेलिब्रेट करते हुए। बड़ी अच्छी क्रिकेट और जिम्मेदाराना बैटिंग। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। सिर्फ एक ही यहाँ पर गेंद को टालना होगा नंबर 11 बैट्समैन मुदस्सिर को। और जब आपकी टीम के अंदर जो बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होती है और आपकी जो विद इन प्लेइंग 11 मुकाबला होता है, तो फिर आपको खेलना पड़ता है, आपको खुद से आगे निकलने की भी कोशिश करना पड़ती है। क्योंकि आसिफ महमूद आ गए हैं इस टीम में, वो कंपेटिटर हैं मोहम्मद उमर के, वो भी अच्छे ऑलराउंडर हैं। इस मैच में ज़ख्मी होने के सबब नहीं खेले, तो जानते हैं उमर जो कि अब उनको भी ये अपना जो दूसरा है वो भी दिखाना होगा। जी हाँ बिल्कुल, और टाइमली डिलीवर किया। 50 रन की बहुत अशद ज़रूरत थी इस वक्त सिंध को। 174 पे 9। इस इनिंग्स के बाद जो 52 रन नॉट आउट की है, ये अगली इनिंग्स में अगर इनकी बैटिंग आई तो यकीनी तौर पर ये फिर 9वें नंबर पर नहीं आएंगे, ये मीर हमजा की जगह पर भी आ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन खेले हैं। 5 चौके और 4 छक्के लगाए। स्पिनर्स पर इन्होंने हिटिंग का आगाज़ किया था। उस वक्त बिल्कुल हालात यकतरफा थे, एक ही तरफ हवाओं का रुख था, लेकिन अब इन्होंने बहुत ज़्यादा दिफा पे मजबूर कर दिया है सदर्न पंजाब को। जी हाँ, जो शॉट्स खेली हैं इन्होंने बड़ी अथॉरिटी के साथ खेली हैं। पुल शॉट्स और जो फ्रंट लेग क्लियर करके इन्होंने फास्ट बॉलर पे हिटिंग की है, बड़ी लाजवाब थी। खेल दिया इसे फील्डर। कुछ देर के लिए उनको लगा था कि वो पहुंच सकते हैं, वहां पर
शारून सिराज थे, लेकिन गेंद उनके ऊपर से दूर होती चली गई। खासी हद तक वो स्क्वायर के सामने थे। एक फील्डर स्क्वायर के पीछे हैं ऑफ साइड में इसी शॉट के लिए, क्योंकि दूर दूर बॉलिंग कर रहे थे ऑफ स्टंप के बाहर मोहम्मद इमरान। जी हाँ, बिल्कुल। आज अगर देखा जाए तो सिंध की टीम बड़ी डीमोरलाइज थी। पहले फॉलो ऑन होते होते रह गए, और उसके बाद मोहम्मद उमर ने उनको पहले फॉलो ऑन से निकाला, और अब इस तरह की हिटिंग करके अपनी टीम का मोराल बढ़ा रहे हैं, विच इज़ गुड साइन फॉर सिंध। आई थिंक थोड़ा सा उनको भी कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा सारा कुछ देख के। मैच में वापस आ रहे हैं। अच्छा फाइट बैक सिंध की तरफ से, अच्छी स्पिरिट दिखाई है। टेल एंडर्स जब फाइट करना शुरू करते हैं तो पूरी टीम जो है अच्छी सोच आ जाती है, और 4 रन्स मजीद मिलेंगे। इस वक्त बाउंड्रीज में रन्स आ रहे हैं मैदान के दोनों तरफ, और उमर को रोकना खासा मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, जो शॉट्स उमर खेल रहे हैं और गैप्स तलाश कर रहे हैं, गैप्स में खेल रहे हैं। हालांकि सारे जो फील्डर्स हैं वो बाउंड्री पे हैं, डीप पॉइंट भी है, डीप थर्ड मैन भी हैं, लेकिन फिर भी गैप तलाश करने में कामयाब हुए मोहम्मद उमर। और ये जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, जिस रफ्तार से इतनी बार बार बॉलिंग कर रहे हैं, यहाँ अगर जो 4-5 फील्डर्स और भी आ जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही इनकी तर्ज है। 5वीं गेंद पर ये 1 रन लेते हैं। अब ये देखिए, जो मुमकिन बर्तरी 100 से ज़्यादा की हो सकती थी, अब वो कम होकर 97 रह गई है। प्लेइंग लाइक अ प्रो, एक अच्छे प्रो की तरह खेल रहे हैं। आखिरी बॉल से पहले सिंगल लिया। सिर्फ एक बॉल खेलना पड़ेगा गुलाम मुदस्सिर को, सरवाइव करना होगा इस बॉल को, जो कि मुश्किल नहीं। कोई मुश्किल पेश नहीं आई, लाइन में आकर खेला मुदस्सिर ने, और बड़ी फर्ज शनासी के साथ वो बैटिंग करना चाह रहे हैं। एक और अच्छी पार्टनरशिप 36 रन की, इससे पहले 39 रन की पार्टनरशिप अबरार के साथ की थी मोहम्मद उमर ने 181 पर 9। मोहम्मद वसीम पिंडी बॉय, चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, खासे खुश हैं। पाकिस्तान की टीम अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है। अभी न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने शिकस्त दी बड़े अहसन तरीके से क्राइस्ट चर्च में। कल एक बार फिर पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होना है। जी हाँ, बिल्कुल, और टीम अच्छा कर रही है न्यूजीलैंड में। शायद अहमद बशीर आए हैं एक एंड से। और जब चीफ सेलेक्टर वो हाउस में हूँ तो फिर हर कोई चाहता है कि वो ऐसी कारकर्दगी दिखाए, वो तवज्जो हासिल करे। मोहम्मद उमर जो हैं ये भी अपनी बैटिंग सलाहियत का इजहार कर रहे हैं खुलकर। आज 105 के स्ट्राइक रेट से 59 रन उनने बनाए, पावर हिटिंग दिखा रहे हैं।
स्लिप के अलावा तमाम ही फील्डर्स जो हैं ये दूर दूर हैं। और उठा खेला, यहाँ पर मौका है मिड विकेट के पास और पहुंच गए फील्डर नीचे और उसके बाद ये अच्छा कैच भी शारून सिराज का, उन्हें खासा वक्त मिल गया गेंद के नीचे खुद को सेटल करने का। और उमर जो एक ही तरीके से शॉट खेलते जा रहे थे, बड़ी उम्दा इनिंग्स उनने खेली और आखिरी जो 2 विकेटों की शराकत थी उसमें 75 रन्स बने और सबसे अहम हाथ उमर का ही था। जी हाँ, बहुत अच्छा कैच शिरोन सिराज का, डेब्यूटेंट का, और बहुत ही आला इनिंग खेली उमर ने अपनी टीम के लिए। 59 रन्स किए, 75 रन्स की पार्टनरशिप की आखिरी 2 विकेट्स पे। और इस तरह सिंध की टीम जो है वो 181 रन्स बना के आउट हो गई। अच्छा एफर्ट साउथ ATF साउथर्न पंजाब का। मोहम्मद इलियास ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया और दोनों टीमों के लिए कुछ ना कुछ है चीयर करने के लिए। दिस इज गुड। जहाँ इस मैच को सिंध की 10 रन से बाहर होने नहीं दिया उमर की इस इनिंग्स ने। आखिरी विकेट की पार्टनरशिप 36 रन्स की रही। एक मौके पर 106 रन्स पर जब 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे, 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे रादर, तो उस वक्त और ज़्यादा खुश थी सदर्न पंजाब की टीम। खुरम मंसूर ने 6 रन्स बनाए, साइम अयूब उनसे पहले आउट हुए अहमद बशीर के हाथों। सऊ शकील का कैच लिया, सलमान अली आगा ने स्लिप में अब्बास की गेंद पर, उमर बिन यूसुफ भी डबल फिगर में नहीं आए। फवाद आलम और साद खान ने मुज़ाहमत की, लेकिन सबसे उम्दा और खुलकर बैटिंग मोहम्मद उमर ने की और उन्होंने 59 रन बनाए, टॉप स्कोरर। मोहम्मद अब्बास ने 13 ओवरों में 41 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अहमद बशीर ने 12वां ओवर था उनका और 31 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद इलियास पिक ऑफ द बॉलर रहे, 5 खिलाड़ियों को आउट किया 50 रन देके। इस तरह 181 रन बना के सिंध की टीम आउट हो गई। यहाँ चाय के वक्फे के बाद 26 मिनट लगे ATF सदर्न पंजाब को इस इनिंग्स को समेटने में। दूसरे दिन सदर्न पंजाब के 278 के जवाब में 181 रन बना सकी सिंध की टीम और अब 97 रन की बढ़तरी के साथ ATF सदर्न पंजाब अपनी दूसरी बैटिंग शुरू करेगा एक वक्फे के बाद।
Rawalpindi Cricket Stadium. Last session of day 2. ATF Southern Punjab locking horns with Sindh. Sindh really capitulated in their first innings, 181, thanks largely to a heroic innings from Muhammad Umar at the bottom, 59 of just 57 deliveries. Really salvaged some pride for Sindh. Fawad Alam 32 and Saad Khan with 36 were the other notable contributors. These are the dismissals. Saim played an expensive drive, loose one. Saud Shakil wasn't allowed to get settled in, taken care of by Abbas, and Umar bin Yusuf succumbed to consistency of Ilyas. Ahmed Bashir also chipped with a wicket. Ilyas took a fifer. Saad Khan just walking too far across too often. And Sarfraz off pole was uprooted by Ilyas. Hamza, an absolute pitch. Fawad, finally his patience gave up. He's looking to be proactive. The tail did wag. Abrar. And then the last wicket to go was Muhammad Umar, but not before he brought the total to give some respectability. 181. Sindh could muster. Standout performer was Ilyas. 5 for 50 runs he gave away in just 15 overs. Ahmed Bashir, very impressive. And Muhammad Abbas, 2 for 41, led the way in terms of line and length and discipline. 278 plays, 181. Southern Punjab leading by 97 runs going into the second innings, as we're all in readiness to start the third innings. And I've got alongside me Ejaz Ahmed in the comm box. This has been an action-packed day, Ejaz. Yes, exactly. Really a wonderful cricket. What we witnessed here, Zain Abbas, 74 matches, approaching to his 4,000 runs, 6 figures. So he can bat well at top, and needs to be, because they're in a better place. And let's see that if both batters at opening stand can give a positive. Yusuf Babar, 12th game for him, scoring well, held here at 41.52, the average, 2 figures and 4 50s under his belt. So I think so that at this stage, last session of the day, the bowlers should be coming up with their 100%, 90 games, 368 wickets, 27 times he is approaching to the 5+ wickets. Hall, good one. Very, very skillful new ball bowler, Mir Hamza, and he would need to be at his very best because Sindh are behind in the game. Starting off with 2 slips and a gully. Ring of 3 fielders on the offside. Zain Abbas is ready, plays the call. We would delivery to start off. You'd notice that the regular opener Umar Siddiq didn't come to open the innings. Find out if anything is wrong with him or it's just a tactical move. But this man, he can do anything. Yeah, I think that some analysts work too, just capturing the nature. Well, he's entering into a new career, it looks like it. He thinks he's doing well. Need to check with the director if he's doing well or not. We need to see what shot he's captured. Well, we'll find out how was Hassan Ali's work. Let's see what he got. That was the freeze shot. Well, probably he's learning. We'll give him some margin. Hassan, you got to do better next time. Larger than life character. He enjoys his cricket and he enjoys his time off the ground as well. Nice drive, just lent into it. Yusuf Babar opens his account in great style. Zain Abbas rather.
The excellent drive, just leaning forward, approaching to the pitch of the ball, and look at the beauty. It's just gone through with extension of arm. Beautiful. Excellent. And this has been where we call the left-hander, opening left-hander, the beauty. Well, Faisal, this has been a totally contrast, like Abrar, a spinner, getting 5 wickets, and Ilyas, the pacer, getting 5 from the bowler. This is exactly where they've been wasting the new ball. It's not a bad ploy to go full early doors, because third inning of the match, Ijaz, is a very important innings. And although ATF Southern Punjab is ahead now by 101 runs, but this can go wrong pretty quickly. You need a solid foundation. You need to be at your best, because you don't want the opposition away in. And now he's got some professional advice, Hassan Ali. Substitute Asghar is on the field. We got to find out who is not. Well, Mir is really a good bowler. He can really hit the ball, get bit of the speed, sip and carry. So you see that he's just deceiving it. That's a good line. So the first over done here. Well, Hassan Ali just learned a few tricks with the camera. Now he's playing kabaddi. There you go. They're serious about it. We got to talk to Hassan Ali tomorrow morning and see if he's looking for a new career. And this man is dazzled with the bat. Now he's back to his day job. Yeah, good one. I think that being a bowler, when you're having good batting skills, that has been really plus for you. Mohammad Umar batted well, and that will surely add some confidence. And I think so, that Umar will be getting some more positives in his bowling. 18 wickets in 8 games. So may improve today. Because when you're batting well, you might be having a good day at fielding as well. Because every time when a captain has been looking forward for you, towards you, that you might be his spearhead, can take some wickets. And so far he's operating with 2 slips and a gully. So offline should be there. And always love to see the left-handers. They should relax a bit, because first over the batters, then the bowlers, they have done their job so far. And hope so that today, this last session will be positive for them. If they will be playing on merit, to allow their batters to free their wickets away. Squared him up. These two teams can learn a lot from each other. And if Sindh have a close look at what ATF Southern Punjab did with the ball, obviously they can learn a lot. Bowl that fuller length. Little bit of movement. We saw Abbas getting plenty of seam movement. All to do with the level of skills that these bowlers have. Just little tweaks here and there really make them even better.
Nicely punched. Not looking to hit the ball hard. Won't travel to the fence though. Omar bin Yusuf holds it well inside. Nice check drive by Fahad. Yes, they were just going with a shot. Just a push. Taken first run quickly. He knew that it won't reach to the boundary line the way he has hit it. So that's why they were running hard for maximum number of runs they can carry here. Jacked back in. Too high though. Good end to the over by Umar. Hitting high. He was asking the question from umpire, but well done. Chief selector is in the attendance. Mohammad Wasim deep in discussion with Shahid Anwar, the coach of ATF Southern Punjab. A little bit of shape in the air for Mir Hamza. Very tight and compact Zan Abbas. South must be opting and hoping that his bowlers can take him early wickets just to get some blood, some fresh think or fresh air to feel here. Two straight. Nicely clipped by Zan Abbas. Will get a couple of runs. It's good from ATF Southern Punjab. They have to keep the scoreboard moving because that lead, when it piles up, I think Sindh will feel under pressure, especially if they don't break through with this new ball. We've seen clearly the seamers of out of the seamers of two teams, ATF Southern Punjab seamers have outbowled Sindh seamers, although Sindh had the better conditions on that first day. Will they redeem themselves? Good call. Or they will have to rely on Ibrar again. We'll have to wait and see. Yes, exactly. Sometimes it might be your day, and Ibrar did well by getting a fifer, making this match more rememberable for him. But to me, like any bowler had his day, will surely be performing well. But not for him. We've just been witnessing the match out of the fence. Well, pretty solid. This exactly is the way how you're going to play the longer format of cricket. They're just wait for their Mudassir. Though that he was fearsome with his bowling action, but not productive in the first inning. Just too many no balls, giving away extra runs, taking off the pressure from the bowling. But over here today, it's a different day, and South is sticking with Hamza. And so far, I think so that he's keeping a good line, making the batter to test somewhere. Abrar will be the key factor again. Might be another fifer is waiting for you. Yusuf Babar is playing well inside the line. He's not prepared to push at it.
3 overs gone, 9 for none. Nine for none. It's the difference that I was talking about between Southern Punjab bowlers and the Sindh bowlers. Earlier on when we saw Sindh came out to bat, it looked as if something was going to happen on every delivery. Over here, it's more sedate. Nice bit of fielding. Couldn't control the ball, but stopped any runs. That was Asghar, I think, or was it Abrar? Yeah, sort of attempts in the effort should be there, because that will really add some more energy, some more confidence of the bowler into the fielders, because they are really supporting you. Well, I think so that looking on to the 3.1 over, just getting 9, not been a bad call. When the wicket column is being stabilized, no wicket down, that is really a plus for you. You've already been up 106 runs. So you can say like 106 with no loss. It's Paul Nixon, formerly of Leicestershire in England. See what kind of mindset he would instill in this Sindh unit early days in the season. Let's quit him up again. But yeah, that's a good test of Paul Nixon as well, because when your team is so far behind in the first innings, it really tests the character and the approach they go with the remainder of the match. Be interesting to see. Probably will be heartened the way Umar batted. And now he's trying his best with the ball. Probably Umar was the pick of the seamers in the first innings as well for Sindh. Prepared to go for that drive slightly away from the body, because there's not that much movement we saw earlier with when Abbas was bowling from the same end to begin with. Plenty of batting to come. Usman Salahuddin in good nick. We haven't heard the news about Umar Siddiq just yet, but Salman Ali Agha is in his whites, so probably he'll be batting at 4. Pitching outside, no chance. Yower is bowling well. Yes, in the previous inning, Sambu here in line, but just a bit of impact down the leg side. I think so that doing a good job. Umpiring standards all the time with a naked eye. Sometimes you may make errors, but he is good at perfection. It's again away from the body, but manages it nicely. Looks in good nick. Zain Abbas, 4 gone, 9 for none. ATF Southern Punjab, we Sindh 278, plays 181 on the first innings. That lead has now is 106 runs. They begin the second innings with the lead of 97. Once again, 2 straight. Easily picked off by Yusuf Babar. The skill with the new ball of the ATF Southern Punjab bowlers was
way better in this match than what Sindh has produced. Once again, we see Hamza getting the shape on odd occasions, especially when he's bowling wide outside the off stump. But when he's starting off the middle stump, he's not swinging. He's just straying on to the pads. Two left-handers. His length is good though. He's asking the batter to come onto that front foot. But that movement is missing. Now that the sun is out as well, you'd have to say that Southern Punjab got lucky when that cloud cover came and they really used it to good effect. Yes, exactly. Sindh didn't match the standards of the first inning against Southern Punjab. They were really brilliant. Up and over. He saw the width and went after it. And it's gone all the way. Well, excellent shot. Will surely improve his confidence the way he has batted here. Look at that beauty. Just taking it over and hammering it away. Excellent. Zanabas at his belligerent best. This is how you should bat in the third innings. If your team is ahead, you got to put the foot down and don't give the opposition any chance to get up. Challenge has been thrown to Hamza. Like I said, he was bowling that fuller length. What has he got? No. Persistent. Just the line was more tight. That's good cricket. Yes, exactly. You have to wait for a good quality result. And you need to be more persistent because the way these bowlers, they've been using themselves, I think have been fair enough. Though they hadn't got any wickets yet in 4.4 overs, but they are keeping a good line. The way they've been showing the standard, the two slips and a gully towards offside, he needs to be exactly there. The captain has given the plans. You need to do something, not to wait for any longer, because we did witness that Sindh bowlers really struggled hard in the first inning too. In contrast to the Punjab, because the bowlers, they were doing excellent job. Hadn't seen that they blinked any time. They were really focused, trying to get wickets, trying to improvise every time when the bat has been there. Though that Umar's inning was a bit of irritating at the tail, but overall they dominated over the batting of Sindh. You mentioned Umar's innings. It should give the openers the confidence. Come back and talk about it. Yeah, the way Umar played, it should give confidence to the batters of ATF Southern Punjab that if a number 10 can come and play like this on this pitch, there's no demons. So we will express ourselves as well. And Zan is trying to do that. 16 for none. Well, Faisal, Saud Shakil is showing, waiting for a confidence, because I think he's been more confident in his paces. Rather than I was thinking it might be from the 7th or 8th over, the Ibrar will be coming. That factor may come and can get something, but over here, Saud has been more focused into his paces. And he's been continuously giving the ball to the pacers. That might be, they can take him a wicket or two. Just 5 overs, Ijaz. Just 5 overs into the innings. But I'm sure he will be thinking in his head, when is the right time to bring Abrar in? So far, the Seamers hasn't created any impression. He's a very thinking cricketer, Saud Shakil.
and a very intelligent one. He's shown great skills of leadership. We saw him in the national T20 as well. Sindh were the winners under his leadership. I'm sure a lot is going through his head right now. Just wants to make the right move at the right time. Gun barrel straight from the seamers for most of the times from Sindh. Well, to me, I think that the previous delivery was slightly bit away from the left-hander. That should be nearby to the off stump. Because when you are having a good bounce like with this new ball, the height is good, the sip and carry is there. You need to be very much near to the off stump. Bend your back, trying to hit the deck and get something effort delivery earlier on to get couple. Change of angle. Yusuf Babar is more circumspect. Zain Abbas has been the one who's been going after the bowling. But Yusuf Babar taking his time. Of course, Zain Abbas coming off of 100 in the previous round. So he's got a lot of confidence behind him. And also he had a very good national T20 Cup. So the confidence is there. Although he bagged a failure here in the first innings. But Yusuf Babar needs a score. That's why he's taking his time. No ball. Umar trying for that effort delivery. Yeah, so we're stepping. I think you need to be more accurate because you're already 114 runs behind. This won't help you overstepping. Giving extra run sort of gift to the opponent side. Making it easy for them. He's going over the wicket now. Let's see, change of angle. Umar was the one who got Yusuf Babar in the first innings with a pretty decent delivery. Yusuf was guilty of just pushing slightly at it, but that length was always asking him the questions. And Umar got the better of him. Saw that tinge of green on the pitch. In one day, the color of the pitch has changed completely. That's why Sindh will be disappointed because they didn't make use of those conditions yesterday. So to finish the over, 6 gone, 18 for naught. Good delivery. Nearby to the off stump, and that's exactly the line. We should be keeping it because they were just wasting those deliveries. Very much near. Close call. Good delivery. Whipping up. Returning back. No, they were just settling it for a single. Change of voices here. Mr. Ali Yunus and Mr. Tariq Saeed will be narrating you the stories.
ओपनिंग पेयर तब्दील हुआ है। जैन अब्बास के साथ यूसुफ बाबर ने ये दूसरी इनिंग्स का अच्छा पुरएतमाद आगाज़ किया है। दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं और क्योंकि सिंध के सीम अटैक में भी 2 लेफ्ट हैंडर्स बॉलिंग करते हैं तो मीर हमजा को अच्छा निगोशिएट किया, रन्स बनाए ख़ासतौर पर जैन अब्बास ने। उनकी गेंदों पर ज़्यादा मुश्किल पेश आई नहीं है अभी तक इस नई गेंद पर इन ओपनिंग बैट्समैनों को। अली, यहाँ ज़्यादा कुछ हमें देखने को मिला नहीं है, ना कोई इन द एयर मूवमेंट देखी है, ना ऑफ द पिच मूवमेंट नज़र आई है हमें। धूप भी निकल आई है तो कंडीशंस जो हैं वो बैटिंग के लिए अब आसान हो गई हैं। अगर कंपेयर करें जब सिंध बैटिंग करने आए थे तब कंडीशंस मुश्किल थी, सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था, लेकिन अब सब सहल है। यार अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूसुफ बाबर के लिए, ओपन करने आए हैं, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं और वो चाहेंगे कि एक बड़ी इनिंग खेलें सदर्न पंजाब के लिए, क्योंकि काफ़ी अरसे से टीम के साथ हैं लेकिन जो अहलियत उनके अंदर मौजूद है उस तरीके को सही तरीके से शोकेस नहीं कर पाए अभी तक। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्रेशर नहीं है, लीड है तो आराम से आप बारी ले सकते हैं। ये अच्छा पुल शॉट स्क्वायर के सामने, इससे पता चलता है कितना वक्त है शॉट खेलने का और लेंथ को जांचने का। जैन अब्बास के पास फैसलाबाद में सेंचुरी बनाकर यहाँ आए। यहाँ पेस बिल्कुल मौजूद नहीं थी और पढ़ने के बाद भी बॉल और स्लो हो गया इसे, और इस हाइट पे भी बहुत कंफर्टेबल शॉट है। अच्छे तरीके से प्लेसमेंट भी बहुत कमाल की रही, फील्डर मौजूद थे लेकिन इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर खेले हैं। कमाल की बैटिंग है ये। सिंध की टीम को इस खेल में वापस आने के लिए आज शाम विकेटें लेना ज़रूरी है। अभी बहुत से ओवर्स बाकी हैं, इस सेशन में 37 ओवर्स का खेल होना है। एक और पुल शॉट, पहले गेंद स्क्वायर के दाएं जानिब से गई, इस बार बाएं जानिब से निकल गई और अपना जोर दिखा रहे हैं, अपने बाएं हाथ का जोर जैन। यहाँ बहुत ही अटैकिंग बैटिंग है ये, बहुत शानदार। देखिए अंदर की तरफ खेले हैं, 2 फील्डर्स मौजूद हैं लेकिन दरमियान में उनके खेले, प्लेसमेंट कमाल की, एक बार फिर से नज़र जमाए रखी एंड तक बॉल पे और एंड पे रिस्ट का भी शानदार इस्तेमाल किया। अच्छी इनिंग है ये, अटैकिंग इनिंग है। 124 रन की लीड हो गई है। सिंध काफ़ी पीछे रह गया इस गेम में। जिस तरीके की बॉलिंग आज हमें सुबह देखने को मिली सदर्न पंजाब की जानिब से, स्पेशली इलियास की अगर बात करें, 5 विकेट्स हासिल की उन्होंने, बहुत ही कंट्रोल्ड बॉलिंग थी। चीफ सेलेक्टर इज इन द हाउस, इससे बेहतर मौका नहीं होगा परफॉर्म करने के लिए किसी भी प्लेयर के लिए। यहाँ क्योंकि आज न्यूजीलैंड के खिलाफ भी होम सीरीज़ के स्केड्यूल का ऐलान किया गया है, उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ होना है। इसी नज़र है इस रेड बॉल क्रिकेट के मैचेस पर, कौन बॉलर लंबे स्पेल कर सकता है और किस तरह के कंडीशंस में किसकी क्या अहलियत है, क्योंकि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को इस वक्त है तलाश, ख़ासतौर पर बैटिंग के शोबे में। तो आपको क्या लगता है तारिक भाई, इस मैच में कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन पर नज़र रख सकते हैं? मोहम्मद वसीम या सऊद शकील, इसमें कोई शुबा नहीं है। गो कि वो आज 0 पर आउट हुए हैं लेकिन फैसलाबाद में उन्होंने बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली और उन पर नज़रें हैं। वो श्रीलंका के दौरे में भी स्क्वाड का हिस्सा थे लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला था। बहुत करीब थे वहाँ पर कि अपनी टेस्ट कैप पा जाते, बहुत देर से मुंतज़िर हैं सऊद शकील। या शायद उनके साथ सलमान अली आगा, ये भी काफ़ी गौर करने की ज़रूरत है। उनकी बैटिंग फॉर्म खासी बिगड़ गई है। सलमान अली आगा जो हैं, एक उन्होंने 50 रन ज़रूर बनाए हैं लेकिन ये होम सीज़न में अब तक वो इतना मुतासिर कुन लगे नहीं है। मुमकिन है कि इसकी वजह जो कप्तानी का बोझ है उनके कंधों पर, वो एक ये बड़े उम्मीदवार होंगे। वाइट बॉल क्रिकेट में तो इंग्लैंड के खिलाफ भी इनको खिलाया जा सकता था। एक और प्लेयर जिनका मैं डेफिनेटली आपसे जिक्र करना चाहूँगा वो है उस्मान सलाउद्दीन। जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, एज ऑल्दो उनकी साइड पे नहीं है लेकिन स्टिल टैलेंट बहुत मौजूद है, स्किल बहुत मौजूद है। क्या वो कंसिडरेशन में आ सकते हैं?
32 साल की उम्र में आपकी वापसी हो सकती है टेस्ट क्रिकेट में। पाकिस्तान ने जब गॉल के 2 टेस्ट मैचेस खेले थे तो फवाद आलम और अजहर अली ये टीम से दोनों ड्रॉप हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनकी कारकर्दगी वो नहीं थी दोनों सीनियर खिलाड़ियों की जिसकी तवक्को की जाती है। तो यकीनी तौर पर सोच विचार हो रहा है कि, और ये तो हमेशा ही रहते हैं पाकिस्तान टीम के आसपास रहते हैं। 2018 में अपना वाइड टेस्ट मैच खेले थे, कल बहुत ही अच्छा बैलेंस दिखाया। पहले दिन की ग्रीन टॉप पिच पर जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, अच्छा दिफा इन्होंने दिखाया, विकेट पर रुक सकते हैं। क्योंकि ओपनिंग पेयर है पाकिस्तान का वो निस्बतन सेटल है। अब्दुल्ला शफीक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और उनके साथ इमामुल हक भी वो भी बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन ये मिडिल ऑर्डर के मसाइल हैं, बाबर आजम के अलावा और रिजवान के अलावा कुछ हैं मसाइल पाकिस्तान की टीम में, और साथ साथ एक स्पिनर की भी तलाश है पाकिस्तान को। यहाँ स्पिनर का अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, काफ़ी अरसे से तलाश है और हमें भी देखने को नज़र नहीं आया अभी तक। तीसरा मैच हम यहाँ कवर कर रहे हैं कि क्वालिटी स्पिनर अबरार ही नज़र आए। उसामा मीर ने कल 6 विकेट्स हासिल किए, लेकिन लंबे फॉर्मेट के लिए शायद अभी उतने सूटेबल नहीं होंगे। 8 ओवर्स के बाद 27 बगैर किसी नुकसान के। ATF सर्दर्न पंजाब। नॉर्दर्न के लिए बहुत अच्छा मैच साबित हुआ ये। उनकी बैटिंग में फैज़ान रियाज ये बहुत रन्स करते हैं, जब भी आप देखेंगे ये हमेशा रन्स की लिस्ट में होंगे। और यंग हुरेरा बहुत ही शानदार फॉर्म में। बलूचिस्तान के बॉलर्स ने पिंडी के बाद एबटाबाद में भी उन्होंने अच्छे खासे रन्स दे दिए। देखिए 520 रन्स नॉर्दर्न ने स्कोर किए। फैज़ान रियाज ने अपनी चौथी डबल सेंचुरी बनाई FC क्रिकेट में। मोहम्मद हुरैरा जिन्होंने पिछले सीज़न में ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी, 169 रन्स की उम्दा इनिंग्स खेली। ताज वली को खिलाने का फैसला अच्छा रहा, 5 विकेट ले गए। यहाँ पिंडी में नहीं खेले थे पंजाब के खिलाफ। सेंट्रल पंजाब की टीम मुश्किल में लग रही है। आज दूसरे दिन 173 पर 4 खिलाड़ी उनके आउट हैं। ये दरअसल इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद से इत्तला है। और खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने 220 रन्स बनाए। गुलाम मुदस्सिर ज़्यादा इम्प्रेस कर नहीं पाए थे पहली इनिंग में। यहाँ पे एक और मौका है, ज़्यादा मूवमेंट मिल नहीं रही है तो स्ट्रगल होगी डेफिनेटली। 65 विकेट्स हासिल कर चुके हैं अपने करियर में। बेहतरीन बॉलिंग 7 for 52 है। यहाँ पे विकेट की तलाश में है सिंध। यही एक खूबसूरती और हुस्न होता है ये फर्स्ट क्लास मैचेस का कि इसमें आपको कम बैक करने का मौका मिलता है। अगर वनडे क्रिकेट आप खेल रहे हैं वाइट बॉल से तो वो एक ही दिन होता है। अगर आपका वो बुरा गया तो फिर आप टीम से बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ये 4-5 दिन की क्रिकेट में आपको बार बार मौके मिलते हैं। 2 मौके तो आपको ज़रूर मिलते हैं। गुलाम मुदस्सिर पहली इनिंग्स का इजाला कर सकते हैं आज यहाँ पर तेज़ बॉलिंग करके और विकटें लेकर। यार इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल कल हमें देखने को मिली। सर्दर्न पंजाब शुरू में स्ट्रगल करते रहे और फिर पलटी बाजी, और जैसे जब आप आज बैटिंग करने आए और जब उस पर रन्स किए, उसके बाद जब बॉलिंग करने आए कंडीशंस बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। तो जैसे आपने कहा ये 4 दिन 4 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। एज और आउट हो गए। पहली विकेट की तलाश में सिंध के बॉलर्स और कामयाबी हासिल की यहाँ पे गुलाम मुदस्सिर ने, एक बहुत ही अहम कामयाबी। कमज़ोर शॉट खेला ऑफ स्टंप के बाहर, क्योंकि काफ़ी देर से यूसुफ बाबर को रन्स नहीं मिल रहे थे और ये जाल में आ गए। मुदस्सिर ने ये ऑफ स्टंप के बाहर इनको उकसाने की कोशिश की और वही गलती कर बैठे। स्क्वायर कट करने के लिए गए
और ये थिक कैच लगा, कोई गलती नहीं की सरफराज के लिए, ये बेहद आसान कैच। यूसुफ बाबर वापस गए, अब सराय में 5 पर 29 पर 1। गुलाम मुदस्सिर को अटैक में लाने का फैसला बर वक्त साबित हुआ और उनकी विकेट उस्मान सलाहुद्दीन को, जो सादर्न पंजाब के सबसे माने हुए बैट्समैन हैं, इस वक्त पिच पर लाई है। 52 टेस्ट सेंचुरियाँ, 76 बार 50 से ज़्यादा रन्स बनाए हुए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। पहली इनिंग्स में 89 रन्स की बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली थी। यहाँ बेहतरीन बैटर है, टेक्निकली वेरी करेक्ट हैं, पेशेंस लेवल बहुत शानदार है, लंबे फॉर्मेट के बैटर लगते हैं। जब भी बैटिंग करने आएंगे आपको लगेगा कि एक प्रॉपर टेक्स्ट बुक बैटर बैटिंग कर रहा है। यहाँ पे पॉपिंग क्रीज पे कुछ मसाइल हैं, शायद जो क्रीज है उस पे कुछ इश्यूज हैं। और ये जिस तरीके से यूसुफ बाबर आउट, बहुत ही लूज शॉट, इस शॉट की जरूरत नहीं थी। बॉडी से दूर सिर्फ अपने बाजुओं का इस्तेमाल किया। जब इतनी पेस वाला बॉलर बॉलिंग कर रहा हो तो ये मुश्किलात पैदा करता है। यहाँ पे थोड़ा जो एरिया है वो रफ हो गया था, जिसे अब थोड़ा रिपेयर वर्क की ज़रूरत थी। इस एंड पर जो है वो रफ किसी हद तक बना हुआ है ये स्टंप्स की लाइन में भी स्पिनर के लिए, इसीलिए जो अबरार हैं वो इसका बिल्कुल बुरा मनाएंगे नहीं, क्योंकि 2 लेफ्ट आर्म सीमर हैं और हमेशा जो फिंगर स्पिनर होते हैं, ख़ासतौर पर दाएं हाथ के फिंगर स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर, वो पसंद करते हैं कि लेफ्ट आर्म होना चाहिए सीमर, क्योंकि रफ मिलता है उस सूरत में आपको राइट हैंडर के सामने भी। लेकिन इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि चौथी बारी सिंध ने करनी है इस पिच पे, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। ये ज़्यादा रफ का एरिया बन गया तो अपने ही लिए मुसीबत ना खड़ी कर लें। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले सदर्न पंजाब को कम से कम रन्स पे आउट करना होगा, दूसरी बात बाद में होगी। और सिंध की जैसी टीम है जो चेज़ करना बहुत पसंद है, तो अभी मैच से बाहर नहीं हुए, बिलीव रखना पड़ेगा कि अभी भी आउट कर लें। 300 तक भी रन्स चेज़ कर सकते हैं आसानी से। चौथी इनिंग में सिंध की साइड अहलियत है, 126 रन की लीड ज़रूर है, डेफिनेटली कमांडिंग पोजीशन में सदर्न पंजाब, लेकिन बाहर नहीं हुए सिंध, ये बिलीव रखना होगा। और शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग करना होगी उस्मान सलाहुद्दीन को, क्योंकि ये लंबी रेस के घोड़े हैं और इब्तिदा में इनको किसी हद तक परेशानी होती है ऑफ स्टंप के बाहर। गेम को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने की ज़रूरत है। जहाँ सीखना होगा यहाँ पे, जिस तरीके से इलियास और अब्बास ने बॉलिंग की, आमिर बशीर ने भी, इनफैक्ट तीनों ने मैक्सिमम बॉलिंग की जो बैटर्स को खिलाया है, और यही ऐसी पिच के ऊपर सही तरीका है। ये अच्छी लाइन और लेंथ को अपनाया गुलाम ने। ये वो लेंथ है जो बैट्समैन को गलती की तरफ माइल करती है, और ये विकेट कीपर और स्लिप में जो खिलाड़ी होते हैं फिर वो प्ले में आते हैं। एक बार फिर आसमान पर बादल छा गए, लेकिन यूसुफ अब्दुल्ला जो है, इनको ओपनिंग की जो पोजीशन है वो भी रास नहीं आई। यूसुफ बाबर, इनसे बड़ी उम्मीदें थी कि ये रन्स बनाएंगे, सलाहियत की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन फॉल्स शॉट खेल बैठे। ये वो इलाका है जो गैर यकीनी का, जहां पर अपने बल्ले को हैंग करते हैं उस्मान इनिंग्स के शुरू में,
उम्दा बॉलिंग मुदस्सिर की। जी हाँ, ये कमाल की बॉलिंग है। इसी लाइन और इसी लेंथ की हम बात कर रहे हैं। ये अनसर्टेनिटी वाला एरिया है जहाँ पे बैटर नहीं पहचान पाता है कि लेंथ कौन सी है। थोड़ा लेट भी हो गए, थोड़ा स्लो रिएक्शन भी था। अभी क्रीज पे आए हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, यूज टू हो जाएंगे। कंडीशंस आसान नहीं है। जी, और जब लेफ्ट हैंडर, जब आप राइट हैंडर हूँ और लेफ्ट आर्म सीमर का सामना कर रहे हूँ तो फिर एक ब्लाइंड स्पॉट सा भी बन जाता है जब गेंद जो है इस तरह एंगल के साथ चली जाती है बाहर और स्विंग भी हो रही हो। बड़ा उम्दा ओवर, सिर्फ एक रन दिया और बड़ी अहम कामयाबी हासिल की। ब्रेक थ्रू उन्होंने सिंध की टीम को दिया मुदस्सिर ने 29 पर 1। आज दिन भर मौसम बड़ा खुशगवार रहा, हवा चलती रही, आसमान पर बादलों का भी बसेरा है। रोशनी जो है ये कम होने लगी है इस वक्त। अभी 4:20 यहाँ पर हुआ चाहते हैं और आमतौर पर जो पिछले दोनों मैचेस से वहाँ 5:25 तक खेल होता रहा, लेकिन क्योंकि आज आसमान पर बादल हैं, दिन भी अब दौरानिया कम होने लगा है, तो शायद 5:25 की आज नौबत ना आ सके। अभी खासे ओवर्स बाकी हैं आज के दिन में। यहाँ कल हमने देखा था कि शायद ओवर रेट बहुत शानदार रहा था क्योंकि स्पिनर का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया था। आज पेसेस का इस्तेमाल ज़्यादा है तो हमें ओवर रेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही नज़र आएगी। और जैसे जैसे अभी वक्त गुजरता जा रहा है, थोड़ा डार्क होता जा रहा है। ये बिलाल अहमद बैठे हुए बाएं तरफ स्क्रीन के, ये अच्छे विकेट कीपर हुआ करते थे एक ज़माने में। ये पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेलने वाले थे। कुछ अर्सा पहले ये साहिब फराश रहे। अच्छा लग रहा है इनको देख कर के फिट होकर वापस आए हैं। 1990 में इनकी टाई थी मोइन खान के साथ टेस्ट मैच खेलने की। ये अगर हम स्क्रीन पर दोबारा देख सकें तो इनकी 2 बार दरअसल इनकी पाकिस्तान टीम में इन्होंने पाकिस्तान के सेलेक्टर्स के दरवाज़ों पर दस्तक दी। 1989 में नेहरू कप के मौके पर उस वक्त आमिर मलिक गए थे सलीम यूसुफ की जगह विकेट कीपिंग करने के लिए, और 1990 में जब एक बार फिर सलीम यूसुफ के मुतबादिल की तलाश थी तो वहाँ फैसलाबाद के टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ इनको भी बुलाया गया और मोइन खान को भी, और टेस्ट कैप जो है मोइन खान पहन गए थे। लेकिन अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन थे ये उस दौर के, जिसमें ताहिर रशीद थे, सलीम यूसुफ, मोइन, अशरफ अली, बाद में राशिद लतीफ़ आ गए। लेकिन इस दौर में जो है वो आपको जो क्लासिकल विकेट कीपर जो आप देखना चाहते हैं वो कम है। सरफराज अहमद अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। जहाँ सरप्राइजिंग है काफ़ी, जैसे हम बात करें सदर्न पंजाब, सेंट्रल पंजाब, दोनों के जो विकेट कीपर्स हैं वो मेकशिफ्ट विकेट कीपर्स हैं। और शायद अब जैसे हम आगे बात कर रहे थे कि जो डिमांड भी है वो विकेट कीपर की एज अ बैटर भी काफ़ी है, और स्पेशली जब आप वाइट बॉल क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं तो फोकस विकेट कीपिंग पे कम है। लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में जहाँ पे 4 दिन का खेल हो वहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। और दोनों टीमें सदर्न पंजाब और सेंट्रल पंजाब दोनों ही स्ट्रगल करती हुई नज़र आई हैं क्योंकि मेक शिफ्ट विकेट कीपर्स हैं। तो जैसे आपने कहा कि अब वो जो स्पेशल जो जॉब होती थी वो कम से कम होती जा रही है। आपको ऑलराउंडर अब होना पड़ता है, विकेट कीपर के साथ बैटर होना पड़ता है। और अक्सर हमने देखा है कि विकेट कीपिंग का शोबा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है अगर आपकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो, और ये हमें देखने को मिला नेशनल T20 में भी,
जहाँ पे अखलाक को मैचेस खिलाए गए क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत शानदार थी। अभी भी हम देख रहे हैं उमर सिद्दीक को खिलाया जा रहा है क्योंकि बैटिंग ऑलराउंडर हैं। सेंट्रल पंजाब में भी जिस तरीके से खेला जा रहा है, अली शान खेल रहे हैं। अब आपको ऑलराउंडर होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विकेट कीपर स्पेशलिस्ट होने के बजाय। 10 ओवर्स के बाद 32 पर 1 सदर्न पंजाब। ये तस्वीर देखकर एक सवाल जो है वो जहन में उठता है, अली आपका पसंदीदा परिंदा कौन सा, किसकी उड़ान आपको ज़्यादा पसंद? शाहीन सबसे पहले जहन में ही वो आता है। उड़ान की आपने बात की, उससे बेहतरीन उड़ान हमें देखने को नहीं मिलती है। यहाँ सर्दियाँ जब आती हैं तो परिंदे जो हैं ये उनकी भी ज़्यादा इकसाम सामने आने लगती हैं। इस खित्ते में बहुत से गैर मुल्की परिंदे भी वो आ जाते हैं। ख़ास तौर पर शाम के वक्त तो अच्छी खासी ये रौनक लग जाती है इस आउटफील्ड पर, जो कि बड़ी सरसब्ज़ है। और ख़ास बात ये है इस पिंडी के मैदान की कि सर्दियों में भी ये आउटफील्ड जो है हरी भरी रहती है। मौसम ख़िज़ा में भी, हालांकि जो बाकी मैदान है वहाँ जर्द पड़ जाती है घास सब। और पाकिस्तान में जहाँ इस साल इतने ज़्यादा सैलाब आए हैं और पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ है इस क्लाइमेट चेंज से, जाहिर है कि हम सबको ये बात समझने की ज़रूरत है कि नेचर के ज़्यादा करीब रहने की ज़रूरत है और जब बिगाड़ना नहीं चाहिए हुलिया नेचर का, अपने पहाड़ों का, अपनी सरज़मीन का, क्योंकि बड़ी फितरत से माला माल ये मुल्क है। यहाँ 4 मौसम हैं, आपको खुले मैदान भी मिलते हैं, सरसब्ज़ पहाड़ हैं, नहरें दरिया बहते हैं। लेकिन यहाँ जो है ये जो दोनों खिलाड़ी हैं ये बहुत ही ख़बरदार होकर खेल रहे हैं। जैन अब्बास और उस्मान 8 गेंदों पर उस्मान ने 1 रन बनाया। पहली इनिंग्स में इन्होंने ये 14वीं गेंद के बाद अपना पहला रन बनाया था। ये अपना वक्त लेते हैं, सिचुएशन को असेस करते हैं, कंडीशंस को असेस करते हैं, और यही एक रेड बॉल फॉर्मेट के प्लेयर की निशानी है। अच्छी पोजीशन में ज़रूर आ गए लेकिन टाइम नहीं कर सके। ये अच्छा शॉट खेलते हैं बैकफुट से, ये पुल शॉट उस्मान सलाहुद्दीन। यहाँ बहुत ज़ोरदार तरीके से मारने चले गए थे। जब बॉल आपसे दूर जा रहा हो तब ये शॉट मुश्किल हो जाता है। यहाँ नज़रें उठने लगी हैं अब अबरार अहमद की जानिब। पहली इनिंग्स में ये सिंध के निजात दहिंदा थे, 5 विकेटें इन्होंने हासिल की, फास्ट बॉलर्स का बोझ कम कर दिया था। तो इस इनिंग्स में देखना ये कि आया इनको विकेट से उतनी मदद मिलेगी। पहली इनिंग्स में ये गेंद दोनों तरफ टर्न करने में कामयाब हुए थे और आज सुबह जो दूसरी नई गेंद थी उस पर ये और ज़्यादा लीथल हो गए थे। या पिच से तो ज़्यादा मदद इनको पहली इनिंग में भी नहीं मिली थी, लेकिन क्विकर थ्रू द एयर इन्होंने बॉलिंग की थी, यही इनकी कामयाबी का राज रहा। और कोशिश करनी चाहिए कि इनको रिलेटिवली नए बॉल से बॉलिंग करवाई जाए। पुश किया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, कम से कम 2 रन्स मिल जाएंगे। ज़्यादा अर्जेंसी नज़र नहीं आई रनिंग में, वरना तीसरा जो है लेने के मुतालिक सोच सकते थे। यहाँ पुश किया था, सिर्फ ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारने गए, टाइम किया बॉल। अच्छा खेलते हैं, लेट खेलते हैं, करीब आने देते हैं बॉल को। बहुत ही शानदार प्लेयर हैं ये उस्मान सलाहुद्दीन। 35 पर 1 ATF सदर्न पंजाब
और ऐसा लगता है कि हम शायद जल्द ही हम इब्रार अहमद को देखेंगे एक्शन में, क्योंकि थोड़ा अंधेरा भी होता जा रहा है। जी हम इब्रार अहमद, और यही हम चाह रहे थे कि नए बॉल से थोड़ा बॉल करवाया जाए, क्योंकि थोड़ा फोर्स लगाते हैं तो नए बॉल जब पड़ने के बाद स्किट होगा तभी इनका बेस्ट यूज़ हो सकता है। इब्रार का शानदार बॉलिंग रही पहली इनिंग में, 38 विकेट्स हासिल कर चुके हैं, सिर्फ 8 मैचेस खेले हैं, 3 बार 5 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। ये नया चैलेंज होगा इन बैटर्स के लिए। अगर इनका स्पेल सरवाइव कर जाते हैं तो हम कहेंगे कि एटीएम सदर्न पंजाब इस मैच में टॉप पे हैं। और अबरार जो हैं ये हमेशा से बचपन झलकता रहा इनके चेहरे से, लेकिन इस वक्त एतमाद झलक रहा है। पहली इनिंग्स में जो 5 विकेट इन्होंने लिए, पहली गेंद लेग ब्रेक हुई, यहाँ बहुत ही चालाकी से अपनी वेरिएशंस का इस्तेमाल किया था पहली इनिंग में, सेटल नहीं होने दिया था बैटर्स को। गुगली का इस्तेमाल भी कमाल का करते हैं, और जैसे जैसे बॉलिंग करते जाएंगे कंट्रोल ज़्यादा आता जाएगा, क्योंकि फिंगर स्पिनर है और काफ़ी ज़ोर चाहिए होता है उंगलियों में, काफ़ी जानदार उंगलियां होनी चाहिए ऐसी बॉलिंग के लिए। मुश्किल आर्ट है ये। यहाँ एक और आर्ट से भी ये वाकिफ़ हैं, ये बहुत अच्छी तस्वीर बनाते हैं। अभी जो कोहाला के पुल पर हमें इनसे मुलाकात का मौका मिला था, तो मेरे साथी कमेंटेटर ने इनसे एक तस्वीर की फरमाइश की थी अली यूनुस से, और इन्होंने तस्वीर बनाई थी वहाँ कमेंटेटर्स की। तो अच्छे खासे फोटोग्राफर भी हैं, लेकिन ये गेंद ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कट शॉट खेलने का मौका मैसर आया जैन अब्बास ने, और उनने गेंद को फील्डर से दूर खेलकर बाउंड्री पा ली। यहाँ ऑफ द पिच ज़्यादा मदद हासिल नहीं हुई, अच्छे तरीके से टाइम किया, फील्डर वहाँ मौजूद नहीं था, प्लेसमेंट भी कमाल की रही, लेट खेले, 4 रन हासिल किए। ये अच्छी बैटिंग है। जैन अब्बास, एक ऐसी ही ओपनिंग पार्टनरशिप की ज़रूरत थी सदर्न पंजाब के लिए। कराइयों का भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं। वो तस्वीर का आपने जिक्र किया, अच्छी तस्वीर खींची थी इन्होंने, याद है आप, मैं और हमारे डायरेक्टर साहब साथ थे। बहुत ही मासूम दिखने में लगते हैं, उनकी बॉलिंग से नहीं लगता है। अच्छी गेंद पर अबरार ने दूसरी इनिंग्स का पहला ओवर ख़त्म किया। 39 पर 1 सदर्न पंजाब।
ATF Southern Punjab, second time around. He lost 1 wicket. Yusuf Babar missed out on a short wide one from Ghulam Mudassir. Lost his wicket, but Zain Abbas has been proactive. He's pushed the scoring along, and they lead by 136 runs. It's been cloudy at times at Pindi Cricket Stadium, but that's Yusuf Babar. It was short, it was wide, it was there for the taking. Just not enough footwork. That back foot never came back and across, and the weight never got on top of the ball. The much-awaited introduction of Abrar happened just before the drinks break, just the 1 over for him. ATF Southern Punjab 278. Sindh didn't match the standards and bowled out 181. Now it's 39 for 1. Led by 136 runs, which has been a good enough on a second day. 14 wickets in the day already. Remember, we started with ATF Southern Punjab's first innings in the morning. There were 7 down. Asghar rather. Loud cheers from his teammate. Pasha, his nickname. He's a character as well. He's fallen off the rails a little bit, the left arm spinner. He toured with Pakistan national side. Look at the scenes here. Sun setting in the west. Plenty of clouds. Really picturesque. It's been a gorgeous day for cricket, and like I said, we've seen plenty of action. It's not finished yet. Big shout! That ball jacked back in, and the finger has gone up. Usman Salahuddin, the big fish, and Ghulam Mudassir has trapped him right in front. Wow, that's big. Excellent bowling. That ball hit him in front. And there you go. The big man departs, who has been the best one, I think, just departing here. Usman Salahuddin on 3 runs. Beauty, excellent delivery, held its line, look at that. And there you go. Loud shout, and umpire Asif Yaqub said, yes, you got your man. Usman Salahuddin gone for 3. ATF Southern Punjab 39 for 2. Skipper Salman Ali Agha, the new man in. His team is in comfortable position, but it can really go down south very quickly. Third innings is the most tricky innings of a first-class game. Sometimes you don't know which way to go. You got the lead, but the game isn't over yet. 73 games for Agha Salman, 4,400 runs, that average of 37. 1100s. Likes to score them big. But anytime a left armer can bring the ball back in, he could be lethal. Ghulam Mudassir, 2 wickets. He's got his tail up. Agha has had a string of low scores. He must be feeling a little bit of pressure for his personal performance. No ball, but this is magnificent. A delightful on drive first up from Salman Ali Agha. That's the way to begin your innings. Yeah, excellent shot down the hill.
It was really beautiful. Tremendous hitting. But after a wicket, this is a class act. Your weight coming into the shot nicely. And that's full face of the bat. Gorgeous timing. You could see the ball travel so quickly. Meeting fire with fire. That's what ATF Southern Punjab skipper has come out with the intentions of. Non-stop action today from the word go. It's again homing in on those stumps. Great exhibition of bowling wicket to wicket from Ghulam Mudassir. Yes, exactly. Totally a chain bowler than the first inning. Oh, look. Beauty. No answer. Slight bit of late there in reacting against that delivery and paying the price. You could tell that Usman Salahuddin, when he looked up, he had that look of anxiety. He knew that he got trapped, and Asif Yaqub made the correct call. Once again, ball jacked back in. Aman Ali Agha was quick to bring the bat down. This is good from Ghulam Mudassir and Sindh. Really inspired spell of bowling from the left arm quick. Yes, exactly. It's a change of energy. I was always comparing it with the first inning. It was stepping lots of time, not been good enough. But now there is some sort of thoughts going on into the minds of these guys, or just lost 2 wickets. But I think so that still they have got the caliber. Zain Abbas, Salman, both of these two, they can bat long for the whole day today, the remaining overs. But this time the ball is being extremely well bowled. That ball kept a little low. We're able to see, you could see if he's bowling seam up or he's bowling some cross seam deliveries as well. The way that ball, look at that, hit Salman low on the bat. He's a tall man, Salman Ali Agha. But good thing with Ghulam Mudassir is that he's attacking the stumps. He's making him play each and every delivery. This is a great contest. Excellent over. And a wicket. 2 wickets now for Ghulam Mudassir. ATF Southern Punjab 44 for 2. Like I was just saying, like if any left armer can bring the ball back in, not just in the air but off the seam, and he becomes deadly. Look at that. It was going away with the angle and straight in at the last minute. Usman Salahuddin wasn't expecting it. Too late and hit him on the knee roll. Smashing that middle and leg. Really good deception there. And now with Abrar at the bowling crease, Sindh really can make inroads. Like Ijaz was saying, this man Zain Abbas has been very solid in this second innings. Yeah, there is no need to panic. Though they're 2 wickets down, but still you can manage to go this evening here. Can settle down like 60 plus for 2. Wouldn't be a bad call. Be interesting to see what ATF Southern Punjab think they need. Because we've seen these wickets, they don't deteriorate. Batting on day 4 hasn't been a problem for teams in the previous 2 rounds. Even if ATF Southern Punjab get up to a lead of 300 runs, that means another 160 runs. Sindh would still feel they're in the game. That is powerful. Down on one knee and out of the park. Yes, well hit. Team 50 up.
with a loss of 2 wickets with his mighty hit. And I think so that he has got the confidence, the way he has played that shot across. Picked it up. There you go. Sailed over. There's no point occupying the crease without scoring runs, because, like I said, third innings runs are important. And Zan has come out with the right frame of mind. He's confident enough. If he sees the ball in his area, he's going for his strokes. Almost a runner ball, 35 or 42. He's got 35 out of 50. So he's done all majority of the scoring there for ATF Southern Punjab. $50 for 2. Senabas at top, 35, 43 deliveries. So not taking much of the time, but showing his confidence, skill, what he has got here. You're talking about the possible scenarios. If Southern Punjab get up to 300, probably it'll take them some time. Close to tea tomorrow, just before that. That will leave Sindh with plenty of time to get up to 300. So Central ATF Southern Punjab is in a good position, but Sindh by no means is out of this game. They keep taking wickets at regular intervals. Sindh will remain in the hunt. Yes, exactly. This is what is cricket. It's all about, just to come back in one good session, when you will be getting some quick fire wickets, then it's possible. Otherwise, if batting order has been remaining the same, scoring runs, getting it easy for them, your statement is 100% right there. They need to take wickets. He's bowled with good energy, Ghulam Mudassir. Look at that glare as well. He's got that confidence back. He's a bit laid back in the first innings. He was really the most disappointing of the 3 seamers in the first innings, but he's making a good comeback. Shows a lot of character to bounce back. And this is what the first class game, the longer version, allows you to make a comeback in the same game. Because you do get a second chance. And Ghulam Mudassir is showing us all that how good a bowler he is with this little display, bringing his team back into the game. And there is not much time for the homework, because in a 4-day game you only had a bit of the sessions, and might be at a night time. Coaches might be getting together with the players and tell them that where you have just gone wrong, where you need to stick there on the wicket, just leave those deliveries, don't do that. That's a human. Errors may be done again and again. They go all the way, made of silence. We are waiting and watching it. The umpire had a word with Ghulam Mudassir. He's getting really tight on that danger area. And in the morning when we saw the pitch closely, we saw that some of those footmarks were really close and tight to that danger area. That 4-meter mark, there's a little white marking that you could see at the bottom of your screen showing up. There you go, that first step is fine. How about the second one? Just about okay. But umpire is keeping a close look on it. And he had a word with him, making sure he stays off of that danger area. Yeah, but of all seamers, Ghulam Mudassir is the one who really gets tight on the stumps.
You see Mir Hamza, his delivery points are not as close to the stumps as Ghulam Mudassir. Keeping Asif Yaqub busy. Yeah, 50 runs. Been there since long. On to the scorecard. They are now rotating. It's a good over. Looking for that firm on drive. No timing. Just enough to get him to the other end. And he will keep the strike because that was the last ball of the over. 15 gone. ATF Southern Punjab, 51 for 2. One of the most iconic stadiums of Pakistan, the Pinny Cricket Stadium, full of history. See those apartments in the background. When this stadium was built, there was none of them. The grand pavilion that you just saw in that shot as well, that's been newly built. Initially, that was quite different. And you see that media center, that is a newly built facility as well. Those stands on either side of it, they've been there from pretty much the beginning. Use of the feet. Has he got all of it? Looks like it. It didn't go all the way. It just bounces over the fence. Salman Ali Agha looking to take the attack to Abrar. Yes, so use of feet at this time. Really a brave effort here. You have to give credit. He came down the track. And this just went high. But no man's land. Yeah, he clearly got beaten in flight. Slightly short. Went for it. He's looking to punish Abrar. Once again, not off the middle of the bat, but enough legs to go over the fence. That's 8 of 2 from Salman Ali Agha. Yes, exactly. They have changed their minds against the spin of Abrar. Yes, using a bit of the aggressive approach. Fast one straight enough, and this time towards onside. Though that he's been trying hard to disturb the line of spinner. But let's see that the confidence what he has got of 5 wickets behind him. How much he will be able. And got him. That kept low, skidded along. Salman Ali Agha staying on that back foot, looking to be aggressive. And Abrar has the last laugh. ATF Southern Punjab skipper walks back. Well, what a time to get a wicket. In the dying moments of the day, he has got a big prize wicket. And look at that. Just given enough space to the bowler to go through from his defences. Not been able to overcome the ball, deceived properly and got the wicket. Look at the jubilation, big wicket in big time. 13 runs in 14 deliveries for Salman Ali Agha and Southern Punjab 59 for 3. Shahrun Siraj, the next batter, on debut, on pair. Had a duck in the first innings, the youngster, and guess who got him? Abrar. 3 deliveries to go in this over. Agha took the aggressive approach, and I don't think Abrar minds that. Any spinner, especially who turns the ball both ways, they love the batters coming after them because then they're in play. And now, the overall scenario,
ATF Southern Punjab 156 for 3. That's the actual score line, because that's their lead. This game is opening up for Sindh again. Look at the field. Short leg slip. Seal it off. A slip. Pressure on the youngster. Oh, homing in on those stumps. Abrar, you could feel that he's in the groove. Look at that. Skidded along. It wasn't short enough to go into that back foot. It may feel that it kept low, but he got deceived by the length initially. Slower delivery. What a good over this has been from Abrar. Making the youngster wait for it, because he'll be anxious anyway. You want him to push at it with hard hands. Leg spinner. Oohs and ahs. Plenty of traffic in and around young Shahrun Siraj. He survives. 59 for 3. Had a bit of a cloud cover in the first 2 sessions. Thought bad light might come into play, but at the moment it looks like it's fine. Sun is going down, but schedule closed, just 4 minutes away. We are likely to continue after that, and Sindh would like it because they want as much play as possible this evening. And if they can sneak in another wicket, it will be a nervous sleep for the ATF Southern Punjab team. Off the edge. It's all happening here. Well, courtesy good bowling. I must say that if you've been measuring the things here, batting and bowling, 80% credit should be given to the Sindh bowlers, and 20% the batters of Southern Punjab. They helped them to put pressure on them. Look at that. There you go. Not confident. He edged it. Those wickets will put extra pressure on Zain Abbas, because he's been batting freely. Now he would have to change his gear. Or maybe not. Clipped it away very neatly. Won't go to the fence. But good to see that he's continuing the way he started off, not getting perturbed with the fall of wicket at the other end. Yes, exactly. I think that Zain has been really spending his time in a better way. He's middling the ball, not that aggressive. But just finding the gaps, not lofting it. So that's why he's still there. And 38 in 45 deliveries. Well, Shahrun has to give a good hand, good company to him, just to survive by this remaining evening, I must say, so that the game will be in a better position, in a balanced way. 2 slips in a gully. It's been a good spell from Ghulam Mudassir. He's found good areas consistently. Exactly what he should have done in the first innings. It's never too late. Once again, umpire Asif Yaqub. The first official warning for running on to the pitch. See that little white mark where umpire Asif Yaqub is standing? He's not allowed to encroach beyond that white line. Have a closer look. It's marginal, but umpire is right on it. I think he should be looking towards his bowling capabilities. But I think so that at this stage, anything from umpire would be a big cost to the Sindh team, because the bowlers, they're doing a good job here.
getting 3 wickets in 62, where the lead is 159 runs. ATF Southern Punjab. Let's see that if they will be able to get another one, or might be 2 at the end of the day, will be a big call for them. Sharon still waiting for that first run. Really, the Sindh bowlers redeeming themselves and also making up for the errors by their batters in the first innings. First, the tail wagged. 8 for 106 they were at one stage, and then they managed to add another 75 runs. Well, plenty of noise created by this aeroplane. It's flying quite low, actually. I think C-130. It's just been patrolling here. 17 gone, 62 for 3, Southern Punjab. One wicket for him in 18 runs, 3 overs so far. And he's utilising all of his skills well. Just putting lots of pressure in dying moments. Because when the twilight is there, the sun is setting down. Slight bit of the hard time for the batters. Hit hard, really hard. The nearby catching position, that's why you call it silly. This is really hitting hard onto the knee. He is in pain, unpadded area. There we go, have another look. Big swing, there you go, onto the knee. Really hit hard. Well, change of voices. We have got Mr. Tariq Said in combox. But we have got the man down courtesy to that previous shot that hit him hard on the knee. Yasir Hamid and Tariq Said will be joining you. साइम अयूब इस वक्त ज़ख्मी हालत में मैदान पर गिरे हुए हैं। ये देखिए, जो गेंद उनके घुटने पर लगी है और वो जो पैड जहाँ पे कुशन है, गेंद उसके ऊपर जाकर लगी है। बहुत तकलीफदेह होता है ये। गेंद जो है वो लग के वापस आ गई। इससे अंदाज़ा लगाया सकता है कि ये कितनी तकलीफ पहुंची होगी। लेकिन अच्छी बात है, बहादुर बच्चे हैं, हंस रहे हैं, लाजमी उनको लगी है और ट्रीटमेंट हुई है। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि ही इज़ बैक। और मेरे ख्याल से पैड्स उतरवा लेने चाहिए उनसे। थोड़ा सा रिलैक्स करें, आउटफील्ड में जाएं, किसी और को खड़ा करें। अगर मैं होता कप्तान तो फ़ौरन से कहता, साइम पुट डाउन योर पैड्स और स्लिप पे खड़े हो जाओ आप, या मिड विकेट पे खड़े हो जाओ। या फिर आप ये इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं कि ये बाहर चले जाएं, क्योंकि यहाँ जो है वक्त नहीं ज़ाया होना चाहिए। सिंध को विकेटों की ज़रूरत है। ये अच्छा वक्त है एक आध और यहाँ पर ब्रेक थ्रू हासिल करने का। जहन अब्बास अगर
यहाँ जाने से पहले उनकी विकेट मिल जाती जो 38 रन पर नॉट आउट हैं, तो ये मैच और दिलचस्प हो जाएगा। ATF सदर्न पंजाब ने पहली इनिंग्स में 278 पर आउट होने के बाद सिंध की टीम को 181 रन तक महदूद रखा। 5 विकेटें इलियास ने हासिल की। अबरार ने भी आज सुबह अपनी 5वीं विकेट मुकम्मल की। दूसरी इनिंग में गुलाम मुदस्सिर ने अच्छी बॉलिंग की है। यहाँ आज की विकेट्स यूसुफ बाबर बड़ा इम्प्रेसिव खेल रहे थे, लेकिन उस्मान सलाउद्दीन को बहुत आला बॉल, गुलाम मुदस्सिर ने दोनों विकेट्स हासिल की और ये बॉल नीचे रहा। मैं समझता हूँ सलमान अली आगा थोड़े अनलकी भी रहे और थोड़े से ओवर एम्बिशियस थे, शॉट्स खेल रहे थे अपनी। 159 की लीड हो गई है। अच्छा कट शॉट, यहाँ 4 रन मिल जाने चाहिए। फील्डर पीछे रह गए। ये अच्छा खेलते हैं बैकफुट से विकेट के दोनों जानिब। जैन अब्बास अब 40 के पेटे में जा पहुंचे। जी, जैन अब्बास बहुत ही आला बैटिंग कर रहे हैं आज। 42 रन्स पे पहुंच चुके हैं। टोटल 66 रन्स हैं और उनके 42 रन्स हैं, तो इन्होंने पूरी तरह डोमिनेट किया है आज की प्रोसीडिंग्स को। लेकिन यहाँ पे डीप पॉइंट का फील्डर ज़रूर होना चाहिए, मतलब ये कप्तान को सोचना चाहिए रन्स भी रोकने हैं। अच्छा बॉल, T20 में जब यहाँ आए थे शुरू में को अच्छी फॉर्म में नहीं लग रहे थे, लेकिन बाद में ये सेटल होते गए और वो अपनी फॉर्म यहाँ पे भी कैश करा रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट में। जैन अब्बास ने एक सेंचुरी बनाई, अब ये निस सेंचुरी के आसपास पहुँच रहे हैं। फील्डर चले गए हैं डीप पॉइंट पर अब पीछे। एक और शॉट और एक और बाउंड्री हो जानी चाहिए और लेकिन नहीं, बॉल पहले से ही रुक गई थी। अबरार को जिप नहीं मिल रहा है इस इनिंग में। देखने को मिल रहा है कि चौथा ओवर कर रहे हैं, 4 ओवर हो गए इनके, 25 रन दिए इन्होंने। थोड़े से एक्सपेंसिव हैं तारिक भाई। ये बॉल भी थोड़ा पीछे गिराया। 69 पे 3। आज का दिन बॉलर्स ने अपने नाम लिखा है। 16 विकेटें गिरी हैं, लेकिन रन्स भी बने हैं। कल पहले दिन 7 विकेटें गिरी थी, 259 रन्स बने थे। आज रन्स ज़्यादा बने और ज़ाहिर है कि विकेटें भी ज़्यादा गिरी हैं। तो अबरार अहमद को इस पिच से उतनी ना मदद मिलने की एक वजह जो है, कल मॉइस्चर था। पहले दिन की पिच थी, वहाँ कई गेंदें रुक कर आ रही थी और वैसी जो है विकेट से मदद आज नहीं है। बैट्समैन को वक्त मिल रहा है अपने शॉट खेलने का। जी हाँ बिल्कुल। और एक चीज़ जो इन्होंने अडॉप्ट की है, जो नज़र आ रही है इस मैच में, जिस तरह इनको T20 में देखा तेज़ तेज़ बॉल कर रहे थे, लेकिन इन्होंने पहली इनिंग में 4 डे वाली बॉलिंग की, छोड़ के की। अच्छा रन, अच्छा खेले जैन अब्बास, बड़ी कमांडिंग खेल रहे हैं और बड़ा अपनी मर्ज़ी से खेल रहे हैं। गुड बैटिंग जैन अब्बास। बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, नियरली 90 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और यहाँ पे इनकी एक अच्छी इनिंग साउदर्न पंजाब को बहुत अच्छी पोजीशन में लेके जा सकती है। उमर सिद्दीक भी पहली इनिंग्स में अच्छा खेले थे। इनके साथ वो ओपनिंग करने के लिए आए थे, अभी तक वो बैटिंग में नहीं पहुंचे हैं। उनके मुतालिक खबर यह है कि उनको चोट कोई नहीं आई हुई, क्योंकि विकेट कीपिंग की थी। हालांकि बहुत ज़्यादा विकेट कीपिंग नहीं की, लेकिन सिर्फ
50 ओवर विकेट कीपिंग की है, लेकिन फिर आसान नहीं होता विकेट कीपर के लिए इनिंग्स का आगाज़ करना इस तर्ज की क्रिकेट में, इसलिए वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। और साथ में वो रेगुलर विकेट कीपर है भी नहीं, तो शायद उनके लिए काफ़ी हो 50 ओवर्स भी। या वजह कहा आपने, कम होता है टेस्ट मैच में आप विकेट कीपिंग करें और ओपनिंग करें। तस्लीम आरिफ थे पाकिस्तान के जिन्होंने कुछ टेस्ट मैचों में ओपनिंग की थी और विकेट कीपिंग वो किया करते थे। दरअसल वो ओपनर ही आए थे जब उन्होंने डबल सेंचुरी बना दी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ एक 90 रन की इनिंग्स खेली थी कलकत्ता में तस्लीम जी ने। जी, पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो कामरान अकमल एक ऐसे प्लेयर आए हैं जो कि ओपन भी करते थे और विकेट कीपिंग भी करते थे, लेकिन वो वनडेज़ में और T20s में ज़्यादा देखा। टेस्ट मैचेस में मुझे भी नहीं याद पड़ता कि उन्होंने ओपनिंग की हो, नहीं कभी नहीं। शायद मोहाली में उन्होंने जो 100 किया था वो भी 6 नंबर पे किया था। जा और इसके अलावा रिजवान जो हैं वो T20 में करते हैं, तो टेस्ट मैचेस में ये भी नहीं करते, तो ऐसा तो बहुत कम देखने में आया। पाकिस्तान के टेस्ट मैचों में जो पहले विकेट कीपर थे वो ओपनिंग बैट्समैन भी थे और जो दूसरे विकेट कीपर थे वो भी ओपनिंग बैट्समैन थे। अब्दुल हफीज़ कारदार नहीं, दरअसल जो हनीफ मोहम्मद थे ये पाकिस्तान के पहले विकेट कीपर थे ओके। और वो ओपनिंग भी कर रहे थे। बाद में जब हनीफ मोहम्मद ने अपनी बैटिंग पे ही तवज्जो देना शुरू हुई क्योंकि वो सबसे बड़ी ज़रूरत थे टीम के, तो इम्तियाज़ अहमद ने विकेट कीपिंग करना शुरू कर दी और फिर वो ओपनिंग करते थे हनीफ साहब के साथ। इम्तियाज़ साहब बहुत फिट क्रिकेटर थे और अभी कुछ अर्सा पहले ही उनका इंतकाल हुआ, कुछ साल पहले, और वो बहुत मकबूल क्रिकेटर थे, स्ट्रोक प्लेयर थे अपने ज़माने के। लोग उनको डोमेस्टिक मैचेस में भी देखने के लिए आते थे, ख़ास तौर पर लाहौर में जिमखाना के मैचेस होते थे इतवार के दिन। वो लाहौर में क्रिकेट देखने वालों की चांदी हो जाया करती थी जब इम्तियाज़ बैटिंग कर रहे होते थे बागे जनाब में। यकीनन बहुत अच्छे प्लेयर और स्टाइलिश प्लेयर हुए होंगे, और हमने तो देखा नहीं है लेकिन नाम बहुत सुना है। इम्तियाज़ अहमद, ग्रेट विकेट कीपर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। दुनिया के पहले विकेट कीपर बैट्समैन थे जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी टेस्ट क्रिकेट में। तारिक भाई, वहाँ उस वक्त के ज़माने की क्रिकेट की क्वालिटी क्या होती थी, ये मेरे जहन में एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखने को बहुत कम मिलते हैं बहुत पुराने मैचेस। तो क्या क्वालिटी होती थी, ऐसी ही थी क्वालिटी या इससे बेहतर थी या इससे? विकेट कीपिंग की तो क्वालिटी इसमें कोई शुबा नहीं कि बहुत ही शानदार थी। क्लासिक विकेट कीपर थे, 73 पर 3। लेकिन जाहिर है कि उतने ज़्यादा स्ट्रोक्स नहीं खेलते थे वो खिलाड़ी क्योंकि हालात मुख्तलिफ थे। पिचेस जो हैं कई बार पाकिस्तान में जो टेस्ट मैचेस होते थे वो बैटिंग पिचेस पर होते थे, वहाँ स्ट्रोक प्ले आसान नहीं होता था। ऑल स्पिन होता हुआ होगा यकीनन, क्योंकि मैं एक मैच देख रहा था परसों इत्तेफाक से यूट्यूब पे, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 89 वनडे 4th ODI बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। काफ़ी मुश्किल विकेट था, पाकिस्तान ने मुश्किल पिच पे पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और काफ़ी लंबा लंबा स्पिन भी हो रहा था और घास भी थी। रवि शास्त्री और मनिंदर अमरनाथ लेफ्ट आर्म स्पिनर होते थे, मनिंदर सिंह, इन दोनों ने खूब इतना टर्न कर रहे थे और बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा था वो सारा। और ये बल्ले के किनारे पर लगी, क्या पैड से भी लगी थी, ये हट के सवाल किया था अंपायर से। 4 लेग बाई के रन्स, ये दरअसल ये बैट से लगी थी शाहरुख के। बाल बचे पहली इनिंग्स में, ये बोल्ड हो गए थे गुगली पर और इस बार भी रीड नहीं कर पाए अबरार को। जी हाँ, स्लिप लगी लेकिन बहुत अंदर लगी, लकी रहे। विश हिम ऑल द बेस्ट। ओपनिंग अपना डेब्यू कर रहे हैं, आई होप कि ये वापस जाएं नॉट आउट ताकि अच्छा फील करें। आखिरी लम्हात हैं आज के दिन के खेल के और
सामना कर रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर इन पाकिस्तान। अभी तक जहन अब्बास के अलावा किसी भी सादरन पंजाब के बैट्समैन ने इनको हाथ से नहीं इनका मुताला किया। इससे मुश्किल पेश आती है जब आप क्रीज में खड़े खड़े फिर खेलने चले जाते हैं, ज़्यादा आपको बैकफुट से खेलना पड़ता है। जी अच्छा दिफाई स्ट्रोक। उस्मान सलाउद्दीन अच्छी बैटिंग की उन्होंने पहले इनिंग में। रीड उनसे भी पूरी तरह नहीं हो रहे थे लेकिन फिर भी वो अच्छा मैनेज कर रहे थे। एक अच्छा बॉल और अच्छा खेले। ये बड़ी प्रेशर बॉलिंग होती है इस टाइम, बिल्कुल जगह पे कर रहे हैं और कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। और आखिरी बॉल है मेरे ख्याल से ओवर का, इसके बाद बैट लाइट हो जानी है जो सूरत हाल नज़र आ रही है। उमर सिद्दीक जो हैं ये क्या हम नाइट वॉचमैन चाहते हैं, क्योंकि अली उस्मान ने पैड किए हुए हैं। फिर विकेट गेंद थी, बमुश्किल अपने पैड को बचा सके शारून। प्रोबिंग लाइन और लेंथ अबरार अहमद की काबिल तारीफ बॉलिंग 77 पर 3। क्या फास्ट बॉलर को यहाँ गेंद करने की अंपायर इजाज़त देंगे, क्योंकि दिन जो है वो ढल के बहुत नीचे चला गया है मार्गला की पहाड़ियों। यहाँ अब लाइट काफ़ी मेरे ख्याल से इट्स नॉट प्लेएबल और बैट्समैनों से डेफिनेटली पूछना चाहिए। और मेरे ख्याल से इट्स बीन कॉल ऑफ। तो आज का दिन 77 पे 3 खिलाड़ी आउट साउदर्न पंजाब और ATF साउदर्न पंजाब 174 रन से लीड कर रही है। ये मैच जो है बड़े दिलचस्प मोड़ पे आ गया है। अंपायर जो हैं वो आज की रीडिंग देखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये फिर कल के लिए पैमाना हो जाएगा। इस रीडिंग तक अगर नौबत आएगी तो उसके बाद ये खेल जारी नहीं रख सकेंगे। अभी 2 दिन बाकी हैं इस मैच के। 174 रन की बर्तरी है, 7 विकेटें बाकी हैं। पलड़ा बाजार भारी लग रहा है, लेकिन सदर्न पंजाब की टीम जो है उसको अभी बहुत मेहनत करना होगी इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। और ये बेहतर सेशन रहा, इसमें 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 2 विकेटें गुलाम मुदस्सिर ने हासिल की अपने पहले ही 2 ओवर्स में, और फिर कुछ रन देकर एक शिकार किया अबरार अहमद ने। यहाँ जैन अब्बास 48 रन के साथ नॉट आउट हैं। यूसुफ बाबर जो है वो एक पहले खिलाड़ी आउट हुआ, फिर उसके बाद उस्मान सलाउद्दीन और सलमान अली आगा 3 विकेट्स ली। सिंध की टीम ने 1 इब्रार ने आउट किया और 2 मुदस्सिर ने। उमर सिद्दीक अभी आना बाकी हैं, वो लेटर ऑन आएंगे। बॉलिंग कार्ड मीर हमजा 4 और 23 रन, कोई विकेट नहीं। मोहम्मद उमर ऑलमोस्ट 5 ओवर्स 8 रन, कोई विकेट नहीं। और गुलाम मुदस्सिर जो है वो 6 ओवरों में 17 रन दे के 2 खिलाड़ियों को आउट किया और इब्रार ने 1 विकेट हासिल की 29 रन दे के 5 ओवर्स में। जैन अब्बास काफ़ी खुलकर खेलते हुए नज़र आ रहे थे। अच्छे पुल शॉट उनने लगाए। उनके साथ यूसुफ बाबर मौजूद थे, जिन्होंने ये स्कोर कट करने की अच्छी कोशिश नहीं की। जैन अब्बास एक एंड से रन बनाते रहे, लेकिन इसी स्विंगर पर अपना दामन नहीं बचा सके उस्मान सलाउद्दीन। उसके बाद आगा ने अच्छी इब्तिदा की। जैन अब्बास ने छक्का लगाया मिस्ट्री स्पिनर को। सलमान अली आगा भी खुलकर खेलना चाह रहे थे। स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, लेकिन इस मैच की दोनों इनिंग्स में ये बोल्ड हुए। गेंद नीचे भी रह गई। सलमान अली आगा जो हैं आउट होने वाले तीसरे और आखिरी बैट्समैन थे। चौथी विकेट लेने के भी करीब आ गए थे, लेकिन एक माइनर सा आउटसाइड एज लगा और शाहरून ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपनी पहली बाउंड्री पाई। वो 5 रन पर नॉट आउट हैं। जैन अब्बास उनके साथ 48 पर हैं। जहाँ मैच समरी ATF साउदर्न पंजाब 278 रन के पहले इनिंग में, सिंध ने जवाब में 181 रन किए और ATF साउदर्न पंजाब 77 पे 3 इस वक्त 174 रन की लीड पे है ATF साउदर्न पंजाब। यहाँ तो 2 दिन की कार्रवाई मुकम्मल हुई पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। कल तीसरा दिन जो है दिलचस्पियों से भरपूर रहेगा और देखना यह है कि ATF सदर्न की टीम कितना बड़ा हदफ सामने रखती है सिंध के। और आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ और शब खैर।